क्या आप ब्लॉग लिखते हैं लेकिन गूगल पर रैंक नहीं करता, या एसईओ कंपनी में ज्वाइन किया है और रैंक मैथ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और सोच रहे हैं कि रैंक मैथ आखिरकार काम कैसे करता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के बारे में बात की है, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, इंस्टॉलेशन से लेकर साइट मैप स्कीमा, टाइटल्स, मेटा, इंडेक्सिंग इश्यूज कैसे सोल्व करें, होम पेज, इमेज और हु कॉमर्स एसईओ तक सब कुछ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है। वीडियो के एंड तक आप रैंक मैथ एक्सपर्ट बन जाएंगे और अपनी अपने क्लाइंट की वेबसाइट को आसानी से रैंक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रैंक मैथ एसईओ की ये पूरी सीरीज। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और रैंक मैथ सर्च करके इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है। तो जैसे ही आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ईजी पे क्लिक करें या फिर आप एडवांस पे क्लिक करें। ईजी उन लोगों के लिए है जिन्हें एसईओ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और एडवांस उनके लिए है जो एसईओ के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं। इसके अलावा ये कस्टम मोड है, ये अब इन्होंने प्रो में डाल दिया है। पहले आप इसके अंदर भी रैंक मैथ को इंस्टॉल कर सकते थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ईजी की बजाय एडवांस पे क्लिक करने वाले हैं ताकि हम देख सकें कि हमने क्या क्या रैंक मैथ की सेटिंग्स की हैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट विजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट विजिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी वेबसाइट क्या है। क्या आप एक पर्सनल ब्लॉग रन कर रहे हैं या फिर आप किसी बिजनेस के लिए रैंक मैथ को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आप अपने खुद के ब्लॉग पे काम कर रहे हैं तो आप पर्सनल ब्लॉग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप स्मॉल बिजनेस साइट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ई कॉमर्स स्टोर के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप वेब शॉप का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे तो बिजनेस टाइप में हमें ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो आप वहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप किसी ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑटो बॉडी या ऑटो डीलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक पर्सनल ब्लॉग है। ठीक है, उसके बाद आपको वेबसाइट का नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर वेबसाइट का अल्टरनेट नेम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि शाउट एंड राइस को मैं शॉर्ट में SNR भी कह सकता हूँ। तो कोई भी वेबसाइट का शॉर्ट नेम है वो यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आपको पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर करना है। ये किसके लिए है, ये गूगल नॉलेज पैनल के लिए है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन लिखता हूँ, तो यहाँ पर जब मैंने ये लिखा तो आप देखेंगे कि साइड में एक पैनल आ जाएगा जिसमें अबाउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो विकिपीडिया के थ्रू आ गई है। साथ ही उनके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो साइड में जो एक बार आता है उसको हम नॉलेज पैनल बोलते हैं। यहाँ पर आप किसी और कंपनी का नाम भी एंटर कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ, तो यहाँ पर जब मैंने एप्पल पे क्लिक किया तो ये देखेंगे कि ये साइड में जो है आपका नॉलेज पैनल आ गया। तो नॉलेज पैनल में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपकी नॉलेज पैनल में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये लोगो आ रखा है, तो ये लोगो हमारा कैसे आएगा, जो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं शाउट एंड राइज ही लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर अपना नेम भी एंटर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लोगो अपलोड करना है। देखिए ये लोगो गूगल के लिए है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक लोगो अपलोड किया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, तो यहाँ पर भी आप एक इमेज को अपलोड कर दें। ये इमेज क्या है, सपोज़ मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट या अपने पेज के लिए कोई इमेज सेट नहीं की है या अपलोड नहीं की है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी इमेज आपने यहाँ पर अपलोड करी होगी वही आपकी जहाँ पे भी आप उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं वो आ जाएगी। यानी एक बैकअप इमेज की तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर भी आप कोई भी इमेज को यहाँ पर जो है वो अपलोड करके रख सकते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर ये अपनी इमेज को
यूज़ कर लेता हूँ। तो जहाँ पर अगर मेरी कोई इमेज अपलोड नहीं होगी तो वहाँ पर ये इमेज काम करेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने गूगल अकाउंट को रैंक मैथ के साथ कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इसके फ़ायदे जो बताए गए हैं कनेक्ट करने के क्या क्या हैं। एक तो आप सर्च कंसोल की जो अगर आपने गूगल सर्च कंसोल का सेटअप किया हुआ है तो आप यहाँ पर एक ही क्लिक में उसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनालिटिक्स का जो है वो भी कंफर्म कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स ईजिली सेटअप गूगल एनालिटिक्स विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन। हमें क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने के लिए भी एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसमें हमें एनालिटिक्स का कोड एंटर करना पड़ता है। तो वो स्टेप भी यहाँ पर स्किप हो जाएगा अगर आप अपने रैंक मैथ को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली सबमिट साइट मैप टू गूगल सर्च कंसोल। तो ये क्या करेगा, आपका जो साइट मैप है उसको जनरेट करके जीएससी को सबमिट कर देगा, यानी गूगल सर्च कंसोल को सबमिट कर देगा। आपको मैनुअली वो काम नहीं करना पड़ेगा। फ्री कीवर्ड सजेशन व्हेन एंटरिंग अ फोकस कीवर्ड। जब आप फोकस कीवर्ड को एंटर करेंगे तो साथ में ये आपको सजेशन भी देगा। यूज़ आवर रिवोल्यूशनरी एसईओ एनालाइजर टू स्कैन योर वेबसाइट। तो ये तो काम करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो ना भी करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस गूगल अकाउंट पे आप अपना गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल सेटअप करने वाले हैं और गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने वाले हैं, उसी अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक अपना गूगल अकाउंट को कनेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैं जीएससी और गूगल एनालिटिक्स 4 सेटअप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो अकाउंट है वो रैंक मैथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बिना भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे ही हमने गूगल अकाउंट को कनेक्ट किया, यहाँ पर आपका गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने किसी भी गूगल सर्च कंसोल में कोई प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया है। तो अगर आपने यहाँ पर ऐड किया होता तो वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाई दी जाती और आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट करना था। सिमिलरली गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी ऐसा ही आपको अकाउंट ऐड करना है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स में ऐड की होगी तो वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। उसके बाद आपको इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड पे क्लिक करना है तो आपका ऑटोमेटिकली जो है जीए का वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइट मैप को अगर आपको इनेबल करना है तो यहाँ पर आपको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो हम इसको इनेबल रखने वाले हैं। इमेजेस को आप साइट मैप में इंक्लूड करने वाले हैं, नहीं करने वाले, तो यहाँ पर हम इसको इनेबल ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट और पेजेस, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने अपने साइट मैप के अंदर रखना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद पब्लिक टेक्सोनोमीज़। तो पब्लिक टेक्सोनोमीज़ में 2 चीज़ें आती हैं मेनली, कैटेगरीज़ और टैग्स। तो कैटेगरीज़ को हम अपने साइट मैप में रखने वाले हैं, इसलिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेक्ट करके रखने वाले हैं। और फिर हम इसको क्या करने वाले हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। इसके बाद ये देखिए नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव। तो इसको जो है हमें इनेबल ही रखना है। एम्प्टी कैटेगरी और टैग का क्या मतलब है कि सपोज़ आपने अपनी वेबसाइट पर एक कैटेगरी बना दी लेकिन आपने उस कैटेगरी में कोई भी डेटा नहीं एंटर किया। मान लो मैंने एक पोस्ट या पेज बनाया लेकिन उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला है और जो कैटेगरी है वो एम्प्टी है, तो उस कैटेगरी में अगर कोई भी पोस्ट या पेज नहीं है तो उसको हमें इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी पेज की तरह से ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हमें सेलेक्ट करके रखना है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो जितने भी आप अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक लगाने वाले हैं वो सभी नो फॉलो हो जाएंगे। तो हम इसको नहीं करने वाले क्योंकि हमें कुछ डू फॉलो लिंक्स भी अपनी वेबसाइट पर चाहिए हैं। ठीक है, और ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, तो इसको आप इनेबल रखें। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करें तो वो एक नई टैब में ओपन हो, ताकि यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट से नई जगह पर मतलब आपकी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको हर जो एक्सटर्नल लिंक है या इंटरनल लिंक भी होता है उसको न्यू टैब में ही ओपन करना रहता है, ताकि वो यूज़र जो है जहाँ पे उसने छोड़ा था वहाँ पे जाके उस कंटेंट को रीड कर सके। इतना होने के बाद हम फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये आपका जो है रैंक मैथ जो है प्लगइन जो है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कंसोल और एनालिटिक्स वाले टैब पर दोबारा जाते हैं और हम चेक करते हैं कि अगर हमने अपना जो वेबसाइट है
वो सर्च कंसोल में डाल दिया है और एनालिटिक्स में भी डाल दिया है, तो क्या हमारे को ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेता हूँ। सर्च कंसोल को ओपन करेंगे। एक बात का ध्यान आपने रखना है कि आपको उसी आईडी से, उसी जीमेल से सर्च कंसोल को ओपन करना है जिसको आपने रैंक मैथ के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब उस ईमेल आईडी से आप कंसोल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी एडिड नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दो तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। या तो आप डोमेन के तरीके से इसको वेरीफाई करें या फिर आप यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यूआरएल प्रीफिक्स वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी तो ऐड हो गई है लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो अभी तक नहीं हुई है, वेरीफाई नहीं हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस पेज को हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं ये सारे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो हमारा हमने रिफ़्रेश किया तो हमारी जो साइट है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी। अभी तक हमने यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया था, हमने सिर्फ क्या किया था, हमने अपनी वेबसाइट का नेम एंटर किया था। तो यहाँ देखिए ये आपकी वेबसाइट जो है आपकी विजिबल हो गई है यहाँ पे। तो एक बार हम इसको टेस्ट कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए आपकी वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई आपकी वेबसाइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डन करने वाले हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स में भी अपनी इस वेबसाइट का नेम डालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अकाउंट का नेम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए अपना नेम एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी का नेम हम रखने वाले हैं शाउट एंड राइस, और ये बाद में सेटिंग्स हम करते रहेंगे इसकी, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लें। अभी के लिए मैं इसको पीपल एंड सोसाइटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप बेसलाइन रिपोर्ट सेलेक्ट कर लें। इसको हम बाद में डिटेल में कवर करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक बार दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। और इंडिया सेलेक्ट किया, आई एक्सेप्ट, इन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमारी जो है वेब है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो आ जाएगा। तो नेम हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपका नेम आ गया यहाँ पे। स्ट्रीम का नेम यही रख लेते हैं। क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये आपका जो है वो ऐड हो चुका है। अभी आप यहाँ पर क्या करें, एक बार फिर से इसको टेस्ट कनेक्शन करें, ठीक है। और इसको एक बार रिकनेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है अकाउंट का नेम आ चुका है और प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर शाउट एंड राइस आ चुकी है। ओके, तो क्या क्या आप मेज़र करना चाहते हैं वो यहाँ आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी हो चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है एडवांस ऑप्शंस हैं। एडवांस ऑप्शंस में हम क्या करने वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे। रोल मैनेजर, द रोल मैनेजर अलाउ यू टू वर्डप्रेस रोल टू कंट्रोल विच ऑफ योर साइट कैन हैव एडिट और व्यू एक्सेस टू रैंक मैथ सेटिंग। तो अगर आपको किसी और को कुछ इसके कंट्रोल्स आप देना चाहते हैं या आपके किस यूज़र के पास किस तरह के कंट्रोल हों तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सारे कंट्रोल हैं, एडिटर के पास ये कंट्रोल हैं। तो इनको हमें अभी कुछ भी एडिट नहीं करना चाहते हैं, जो भी है हम उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 404 मॉनिटर ये आप यहाँ पर सेटअप कर देंगे तो ये आपकी जितने भी 404 पेजेस हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा और आपको सजेशन देता रहेगा कि ये 404 पेजेस हैं, तो इनको आप किसी भी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्शंस को हमें ऑन रखना है ताकि हम जो 404 पेजेस हैं उनको कहीं और पे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर सकें। तो मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर का काम है पता लगाना कि कौन से 404 पेजेस हैं, और रीडायरेक्शन का काम क्या है, रीडायरेक्ट करना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और स्कीमा मार्कअप यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। देखिए, पोस्ट के लिए आपको आर्टिकल टाइप का स्कीमा सेलेक्ट करना है और आर्टिकल टाइप क्या होगा, ब्लॉग पोस्ट होगा,
ठीक है। और पेजेस के लिए भी आप अलग से स्कीमा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल के लिए आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और किसी और कंटेंट ब्लॉक के लिए आप यहाँ पर स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह का काम कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी सपोज़ रेसिपी की कोई साइट है, तो यहाँ पर आप रेसिपी का कोई स्कीमा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर रेसिपी का स्कीमा है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, तो आपको उसी तरह के स्कीमा पोस्ट और पेजेस के लिए सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। तो ये आपका जो है रैंक मैथ का बेसिक सेटअप हो चुका है। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की डैशबोर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप रैंक मैथ को ओपन कर लेंगे और डैशबोर्ड की सेटिंग्स पर चले जाएंगे। इसके अंदर ये जो सेटिंग्स हैं इन सब को हमें ऑन या ऑफ रखना है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आपने ऑन रखना है और वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आप ऑफ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट एआई के बारे में। तो कंटेंट एआई क्या है? तो ये रैंक मैथ का एक एडवांस फीचर आप इसको कह सकते हैं। अब रैंक मैथ आपको कुछ क्रेडिट्स दे रहा है जिसके थ्रू आप अपना जो कंटेंट है वो एआई के ज़रिए विद इन द वर्डप्रेस एडिटर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर चैट जीपीटी या फिर जेमिनी पर आपको कंटेंट क्रिएट करके उसको यहाँ पर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सीधा इस कंटेंट एआई का यूज़ करके आप कंटेंट जनरेट करेंगे और फिर उसको पोस्ट के फॉर्म में पब्लिश कर देंगे। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें इसको यहाँ से ऑन कर देना है। जब ये सेटिंग ऑन हो जाएगी तब आप इसकी सेटिंग्स पर जाकर इसकी जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा है 404 मोनीटर। तो 404 मोनीटर का मतलब क्या है कि ये जितने भी आपके 404 पेजेस हैं उनका एक रिकॉर्ड रखने वाला है। उनका रिकॉर्ड रखेगा तभी आप उनको रीडायरेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन किया जिसका नाम है शाउट एंड राइस और यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, CSPS लिख दिया, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये पेज जो है हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आ गया, 404। तो अब रैंक मैथ जो है वो इस पेज का जो है रिकॉर्ड रखने वाला है और ये बताने वाला है कि आपकी वेबसाइट पर ऐसा एक पेज है, ठीक है। तो अब अगर ये रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी साइट पे कोई ऐसा पेज भी है या लोग इसको विजिट कर रहे हैं, या फिर ये आपने कहीं पर लिंक किया हो तो भी आपकी साइट पर ऐसा जो है एरर आता रहेगा। तो इसको ऑन करना ज़रूरी है ताकि पता चलता रहे कि कौन से जो पेजेस हैं वो 404 में आ रहे हैं। उसके बाद है ACF का मतलब है एडवांस कस्टम फील्ड। ये वैसे थोड़ा एक एडवांस ही फीचर है, यानी कि अगर आप अपनी थीम में कोई एडवांस कस्टम फील्ड ऐड कर रहे हैं और उसका आपको SEO करना है तो उसके लिए आपको इसे इनेबल या डिसेबल करना है। तो अभी हम कोई भी एडवांस कस्टम फील्ड ऐड नहीं करने वाले हैं और आपकी इसको ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर है वो है AMP। तो AMP को गूगल ने शुरू में बहुत प्रमोट किया था, लेकिन अभी जो है AMP का जो गूगल सपोर्ट जो है AMP का बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो अब AMP होता क्या है, जो लोग AMP के बारे में नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं, ये AMP का मतलब है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं मोस्टली, तो आपको इस तरह से वेबसाइट्स दिखने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अगर आप कर्सर देख पा रहे हो तो ये जो साइन आ रहा है ये AMP का साइन है। तो ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट्स जो है वो AMP को यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी जो नॉर्मल साइट्स हैं, बिजनेस वेबसाइट्स हैं या फिर ब्लॉग हैं या फिर कोई भी अदर साइट्स हैं, वो उसको यूज़ नहीं कर रही हैं। तो अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट्स चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उसको भी रैंक मैथ के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करें तो आपको इस फीचर को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स है। तो एनालिटिक्स क्या काम करेगा, पहले तो इसको हम ऑन या ऑफ रखना है, ठीक है। अब एनालिटिक्स का काम क्या है, एनालिटिक्स का काम है गूगल सर्च कंसोल का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिखाना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गूगल सर्च कंसोल को रैंक मैथ के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को रैंक मैथ के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और आपका GST जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी गूगल सर्च कंसोल का पूरा डेटा
आप इसके अंदर रैंक मैथ के अंदर देख सकते हैं। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तभी वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद है बीबी प्रेस। बीबी प्रेस क्या है? ये एक फोरम का एक प्लगइन है। मतलब अगर आप कोई फोरम वेबसाइट बनाते हैं, जैसे एक बिजनेस वेबसाइट हो सकती है, एक ब्लॉग हो सकता है, एक फोरम हो सकता है, तो फोरम वेबसाइट अगर आपके पास है या आप इसी वेबसाइट पर फोरम का फीचर भी इनेबल करना चाहते हैं किसी सब डोमेन के ऊपर, तो उसको अगर आपने ऑप्टिमाइज़ करना है तो इस सेटिंग को आपने ऑन करना है, ठीक है। तो बीबी प्रेस हो गया। आगे है बड़ी प्रेस। बड़ी प्रेस क्या है? ये जैसे आप कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए वो भी अगर आप इस अपनी जो पुरानी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं और उसका ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको इस फीचर को यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद है इमेज एसईओ। इमेज एसईओ हम सभी लोग करेंगे, बट इसमें आपको इमेज एसईओ को ऑफ रखना है। इमेज एसईओ अगर यहाँ पर आप ऑन कर देते हैं तो ये क्या करने वाला है, ये इमेज का जो ओल्ड टैग है वो ऑटो इंसर्ट कर देगा, बट हम नहीं चाहते कि वो ऑटो इंसर्ट करे। हम क्या चाहते हैं कि हम जो उस इमेज में बेसिकली हो रहा है उसके हिसाब से हम उसका टाइटल और ओल्ड टैग रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इसको ऑन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ओल्ड टैग को इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अभी बिंग और येंडेक्स जैसे जो हमारे सर्च इंजन हैं, उन पर कई बार क्या होता है ना, आपके कुछ पेजेस को इंडेक्स होने में कुछ इश्यूज आते हैं। तो बिंग ने क्या किया, बिंग ने अपना एक प्लगइन निकाला, इंडेक्स के नाम से ही है वो। तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो रैंक मैथ ने खुद से ही एक प्लगइन अपना जो फीचर दे दिया है आपको, जिसका नाम क्या है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो ये जो आपके जितने भी न्यू पेजेस हैं या पोस्ट हैं वो बिंग को और येंडेक्स को सबमिट करता रहेगा। यानी आपको एक्सटर्नल जो बिंग का जो मैंने प्लगइन बताया उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इनेबल करना है। अभी देखिए मैं इसकी सेटिंग्स पे नहीं जा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम उसको डिटेल में हर एक टैब में कवर करने वाले हैं, वो हम इसी सीरीज़ के अंदर डालने वाले हैं। तो ये रैंक मैथ की पूरी सीरीज़ आप देखिएगा, हर एक जो टैब है उसका जो हर एक फीचर है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद है लिंक काउंटर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें आपको पता लगता है कि कितने जो हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट या पेज के इंटरनल लिंक आपके बने हुए हैं और कितने उसके एक्सटर्नल लिंक हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसको आपने क्या रखना है, ऑन रखना है। लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ये वेबसाइट जो है कोई बिजनेस वेबसाइट है, किसी लोकल एरिया को कवर कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें लोकल एसईओ फीचर को इनेबल रखना है। लेकिन अगर आपका ये कोई ब्लॉग है तो आप इस फीचर को क्या रख सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं। लोकल एसईओ में होने क्या वाला है, लोकल एसईओ में हम एड्रेस डालते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर डालते हैं, लोकेशन, नॉलेज ग्राफ के लिए डाटा डालते हैं। तो वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो तभी इनेबल होंगे जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे। तो लोकल एसईओ का भी एक वीडियो हम बनाने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको इसको ऑन तब रखना है जब आपकी वेबसाइट लोकल है, लोकल बिजनेस है, तो आपको इसको क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है। न्यूज़ साइट मैप। तो जो लोग न्यूज़ वेबसाइट रन करते हैं उनको इसका जो प्रो फीचर जो है बाय करना पड़ेगा। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ साइट नहीं है आपकी तो इसको इनेबल करने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि न्यूज़ का साइट मैप अलग से जनरेट करता है, बट वो आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने इसका प्रो बाय किया है। सिमिलरली पॉडकास्ट है। तो पॉडकास्ट के अंदर भी अगर आपको आप पॉडकास्ट जनरेट करते हैं, लगातार अपनी वेबसाइट पे पॉडकास्ट को डालते हैं, तो उसको इनेबल करने के लिए, उसकी सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आपको इसका प्रो फीचर बाय करना होगा। तो अभी हम इन दोनों पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीडायरेक्शंस। अभी देखिए हमने एक 404 मॉनिटर कवर किया, तो उसमें क्या था, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पेजेस हैं जो 404 में आ रहे हैं। अब उनको कैसे रीडायरेक्ट करना है और किस पेज पे रीडायरेक्ट करना है, वो फीचर आप कहाँ ऑन करेंगे, रीडायरेक्शन टैब में ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप उसको ऑन कर देंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जब ये ऑफ रहेगा तो इसकी सेटिंग जो है डिसेबल हो जाएंगी। तो इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोकल एसईओ स्कीमा हो सकता है, ठीक है। वो आपका कोई, अगर आप रेसिपीज़ कवर करते हैं तो रेसिपी का स्कीमा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा हो सकता है, पर्सन का स्कीमा हो सकता है। तो बहुत डिफरेंट टाइप के स्कीमास हैं।
अब ये डिपेंड करता है कि रैंक मैथ में कितने स्कीमास कवर हो रहे हैं, या फिर योस्ट में कितने स्कीमास कवर हो रहे हैं, या फिर जो स्कीमास उनमें नहीं भी हैं तो उनको आप एक्सटर्नली भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी सारे स्कीमास हैं, आपको एक्सटर्नल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस फीचर को इनेबल करेंगे तो आपका जो स्कीमा के जो ऑप्शंस हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा रेसिपी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये आप ये रेटिंग्स देख रहे हैं ये स्कीमा के थ्रू ही आती है। इसी को स्कीमा बोलते हैं या रिच स्निपेट भी बोल देते हैं। तो इनको ये अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको इस स्कीमा वाले फीचर को क्या रखना है, इनेबल रखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का स्कीमा दिखाना चाहते हैं, वो भी हम कवर करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद है रोल मैनेजर। तो रोल मैनेजर का काम क्या है, ये आप अपने जो आपने जैसे कि आप एडमिन हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑथर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, तो उनके लिए कौन कौन से फीचर आप उनको देना चाहते हैं रैंक मैथ के, तो वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको एनालिटिक्स नहीं दिखाना चाहते हैं, सपोज़ आपका कोई राइटर है, आप नहीं चाहते कि उस पर आप उसको दिखाएं कि आप कितना जो ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आप यहाँ से एडिट करके इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसईओ एनालाइज़र। तो एसईओ एनालाइज़र का काम क्या है, ये आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। जो आप जब भी आप कोई भी एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपके साइड बार में जो है सारी जो ऑप्शंस आ जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कितना स्कोर कवर हो गया है बेसिकली। तो हम मैक्सिमम स्कोर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो 28 प्लस डिफरेंट टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि आपका जो है उस पेज का जो कितना ऑप्टिमाइज़ हो चुका है और उसका क्या स्कोर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है साइट मैप। तो साइट मैप तो हमें जनरेट करना है। साइट मैप जनरेट करेंगे तभी हम साइट मैप को सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें क्या रखना है, ऑन रखना है। इसके बाद है वीडियो साइट मैप। तो ये फीचर जो है वो प्रो में आता है। अगर आप अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोज़ डालते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो साइट मैप को इनेबल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है गूगल वेब स्टोरीज़। तो ये वाला फीचर जो है वो इनेबल नहीं कर पाएंगे आप, ये तभी इनेबल कर पाएंगे जब आपने गूगल वेब स्टोरीज़ का प्लगइन अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया होगा। तो जैसे आप वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन इनेबल डिसेबल का जो है ये एक्टिव हो जाएगा। अभी देखिए ये एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर आपको इसको एक्टिव या डीएक्टिवेट तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एक्टिवेट करना है तो गूगल वेब स्टोरीज़ का जो प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं WooCommerce की। तो अगर आपने ये जो वर्डप्रेस है इसके ऊपर आप WooCommerce को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में WooCommerce की हेल्प से, तो आप इस फीचर को इनेबल या डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट है, इनेबल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने WooCommerce को इंस्टॉल किया तो ये फीचर भी आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपको देखना है कि किसे आपको ऑन करना है और किसे आपको ऑफ रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। रैंक मैथ की जनरल सेटिंग पे जाने के लिए सबसे पहले आप रैंक मैथ में जाएंगे, उसके बाद जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लिंक्स का। फर्स्ट सेटिंग है स्ट्रिप कैटेगरी बेस। अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो भी कैटेगरी आपने बनाई है वो आपकी पोस्ट या आपकी यूआरएल जो पोस्ट यूआरएल है उससे रिमूव हो जाएगी। पर इस सेटिंग को छेड़ने से पहले आप ये देख लें कि आपने जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो क्या रखा हुआ है, उसी स्ट्रक्चर को ही आप मेन माने और इस ऑप्शन को आप डिसेबल ही रहने दें। वो ऑप्शन आपको कहाँ पर चेक करना है वो पहले देख लेते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और परमालिंक पे इसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर परमालिंक को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने यूआरएल का स्ट्रक्चर है, परमालिंक का जो स्ट्रक्चर है वो पोस्ट नेम रखा हुआ है, यानी उसमें पहले से ही कैटेगरी नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कैटेगरी का नेम रखा है फिर पोस्ट रखा है और इस फीचर को आप इनेबल कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, कैटेगरी को रिमूव कर देगा। तो इसको आपने देख लेना है कि आप कैटेगरी को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, और यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है आपने वर्डप्रेस की सेटिंग में क्या रखा हुआ है। इसके बाद है रीडायरेक्ट अटैचमेंट। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई इमेज अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो उसका एक आर्काइव बन जाता है। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो जो इमेज है वो आपकी उस पोस्ट के अंदर ही दिखाई दे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये एक पोस्ट है, ये मैंने ओपन की हुई है, ये एक डमी पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज आ रही है। अब इस इमेज को जब मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि WP कंटेंट अपलोड और फिर वो आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है।
यानी ये इमेज जो है हमारी अलग से इसका एक यूआरएल क्रिएट हो रहा है, ये एक कॉमन आर्काइव में नहीं जा रही, ये रिडायरेक्ट हो रही है। तो अगर आप, हमें क्या करना है एसईओ के पर्पस के लिए, हम क्या करते हैं इसको ऑल अटैचमेंट को जो है उसी के लिए एक अलग जो पेज बना है उस पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में इस तरह से समझना है कि आप जो भी रीडायरेक्ट अटैचमेंट है, चाहे वो इमेज है चाहे वो पीडीएफ है, उसको आपने रीडायरेक्ट करना है, यानी इस फीचर को आप क्या रखेंगे, इनेबल रखेंगे। इसके बाद है रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट। अब मान लीजिए कोई ऐसी अटैचमेंट है जिसका कोई भी पेरेंट पोस्ट नहीं है, पेरेंट यूआरएल नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, एक किसी भी, हम मान लीजिए हमने यहाँ पर होम पेज डाला हुआ है, तो ये करेगा उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, तो अगर आप सभी जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं उनको नो फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करेंगे तो नो फॉलो हो जाएंगे, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो नो फॉलो हों, कुछ लिंक्स जो हैं हमारे वो फॉलो भी होने चाहिए। नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स, अब कोई एक्सटर्नल इमेज है उसको भी, सभी इमेजेस को हमने नो फॉलो नहीं करना है, तो अगर यहाँ पर आपने सेट कर दिया ऑन, तो जब भी आप इमेज अपलोड करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नो फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें नहीं करना है, हम पोस्ट के अंदर जाकर ही उसको नो फॉलो या डू फॉलो अपनी मर्जी से करने वाले हैं। ठीक है, ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, तो इसको आप इनेबल रख सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। जो भी आप नया लिंक ओपन करेंगे, या इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो न्यू टैब के अंदर ही ओपन होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ब्रेड क्रम्ब। अब ब्रेड क्रम्ब क्या होता है? ब्रेड क्रम्ब का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक पोस्ट बनाई है, उसको मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, तो अब जब मैं उसको होम पेज, जब मैं उस पोस्ट को ओपन करने वाला हूँ तो वो मुझे कैसे दिखाई देगी? सबसे पहले होम आएगा, फिर वो कैटेगरी आएगी, और फिर लास्ट में क्या आएगा, उस पोस्ट का नाम आएगा। अभी यहाँ पर देखिए, अगर सबसे पहले ये फीचर अगर डिसेबल है, ठीक है, पहले आपको क्या चेक करना है? पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं आपकी थीम के अंदर ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन तो नहीं है। अगर थीम का ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन ऑन है तो फिर इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जो है वो थीम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक्सी। ठीक है, तो ब्लॉक्सी थीम के अंदर ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन कहाँ है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉक्सी में अपीयरेंस में गए हम, ठीक है, कस्टमाइज में गए, यहाँ जनरल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब का जो ऑप्शन है इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन जो है ऑन है, यानी कि अभी जो है थीम का जो ब्रेड क्रम्ब है वो ऑन है। वो कैसे है? तो मैं एक बार ये पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये होम आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है और फिर उस पोस्ट का नाम आ रहा है। तो अभी जो ये ब्रेड क्रम्ब दिखाई दे रहा है वो हमारा थीम का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है। ठीक है, अगर आप रैंक मैथ का ब्रेड क्रम्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है वो हर थीम के अंदर अलग अलग मिलेगा। आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हैं उसका ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जनरेट प्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर आप रैंक मैथ का ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना है, पहले हमें इसको डिसेबल करना है। तो इनको तीनों ऑप्शंस को मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो अभी हमने डिसेबल कर दिया है। अब हम इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्ब यहाँ से जो है वो चला गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं रैंक मैथ का ब्रेड क्रम्ब जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं रैंक मैथ पर। पहले क्या करना है आपको, पहले इसको आपने इनेबल कर लेना है। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स हैं, मतलब ब्रेड क्रम्ब के बीच में क्या आना चाहिए, ये वाला साइन आना चाहिए, ये वाला साइन आना चाहिए, होम पेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, होम पेज का लेबल क्या होना चाहिए, होम पेज का लिंक क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स, आर्काइव का फॉर्मेट, तो ये सारे फॉर्मेट बेस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको इस कोड को है प्लेस करना है। अभी देखिए, अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं तो इस कोड को आप कहाँ पे पेस्ट करेंगे, template.php फाइल में आप इसको प्लेस कर देंगे। बट क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर थीम एडिटर का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, हमारे पास ये शॉर्ट कोड है, रैंक मैथ ब्रेड क्रम्ब का शॉर्ट कोड। इसको हमने कॉपी कर लिया। सबसे पहले आप इसको सेव कर देंगे,
ठीक है। अब जहाँ पर भी आप ये ब्रेड क्रम्ब देखना चाहते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस पोस्ट को ओपन करना है। जैसे हम इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं तो ये पोस्ट ओपन होगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक शॉर्ट कोड का जो है ब्लॉक लेने वाले हैं। तो शॉर्ट कोड के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप शॉर्ट कोड लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो जो कोड आपने वहाँ से लिया था उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पेज को जो है अपडेट कर देता हूँ और इस पोस्ट को हम ओपन करके देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर वो जो ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब आ रहा था वो नहीं है। तो अभी हमने शॉर्ट कोड यहाँ डाला था, तो यहाँ देखिए हमारा होम आ गया, न्यूज़ जो कैटेगरी है हमारी वो आ गई, उसके बाद जो पोस्ट थी वो आ गई है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स को आपको कहाँ से चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला जो पाइप का साइन है उसको इनेबल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार सेव चेंजेस करता हूँ, ठीक है। और इस पेज को हम क्या करते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो हमने इसको रिफ़्रेश किया, अभी देखिए यहाँ पर पाइप आ गया, ठीक है। तो ये पूरी जो ब्रेड क्रम्ब की सेटिंग्स है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है वेब मास्टर टूल, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो में जो हमने ये कवर किया था कि आपको रैंक मैथ को इंस्टॉल कैसे करना है, तो उस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हमने जीएससी का जो वेरिफिकेशन है वो कर लिया था। लेकिन मान लीजिए कि आपने रैंक मैथ का जो उसकी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपने लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। हम नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि जीमेल आईडी यूज़ करनी पड़ेगी। बट हम यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम मैनुअल तरीके से जीएससी का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो वो अगर आप योस्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी काम आएगा, रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी काम आएगा। वो करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर जीएससी ओपन किया, अभी देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को ऐड किया और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। मैं वैसे ही कोई ABC लिख देता हूँ इसके बाद, ठीक है। और इसको वैसे ये हो जाएगा क्योंकि यूरल प्रीफिक्स है, जितने भी इसके बाद की चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाने वाली हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ABC डॉट सब डोमेन की तरह से ऐड करते हैं एक बार, ठीक है। ये होगा नहीं क्योंकि हम बेसिकली मेन डोमेन पे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसको कर रहा हूँ। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, HTML फाइल वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको HTML टैग वाले ऑप्शन पे जाना है और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये कोड कॉपी करना है, चाहे योस्ट कर रहे हो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है। और इस कोड को कॉपी करने के बाद ये जो गूगल सर्च कंसोल है यहाँ पर जाकर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और बाद में क्या कर देंगे, इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। ये होगा नहीं क्योंकि ये हमारी मेन डोमेन है और वहाँ पर हमने एक जो है क्या डाला है, सब डोमेन डाला है। लेकिन आपको बताने के लिए मैंने किया है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो रखा है, तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन वेरिफिकेशन अगर आपने करना है तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब सिमिलरली ये तो हो गया हमारा गूगल के लिए। बिंग में करेंगे तो वो कोड आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, बाइडू में करेंगे यहाँ करेंगे, येंडेक्स में करेंगे, पिंटरेस्ट में करेंगे। इसके अलावा भी नोटन या फिर कोई और कस्टम टैग्स हैं तो वो सारे आप यहाँ पर एंटर करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के दो तरीके हो गए हैं ना, एक तो आप अपना जो है गूगल का अकाउंट को कनेक्ट कर लें या फिर आप इस तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अदर्स में क्या है, हेडलेस CMS सपोर्ट। तो हेडलेस CMS के अंदर हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हेडलेस CMS में क्या है, आप बैक एंड पे CMS यूज़ कर रहे हैं लेकिन फ्रंट एंड पे आप डाटा को फैच करने के लिए API का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप वो सारे ऑप्शंस को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, बट हमें इसके अंदर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप SEO का स्कोर अपने विजिटर्स को भी दिखाना चाहते हैं तो इसको आप ओपन कर लें, बट ये हम नहीं चाहते हैं। हम बैकएंड पे ही सब डाटा रखना चाहते हैं, ठीक है। RSS बिफोर कंटेंट और RSS आफ्टर कंटेंट अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इन ऑप्शंस के थ्रू ऐड कर सकते हैं, बट वो भी हम नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए इसको अदर्स में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एडिट robot.txt। अब अगर आप robot.txt को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं।
robot.txt डिटेल में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट इस यहाँ पर मैं आपको बता दूं robot.txt का काम क्या है, गूगल के क्रोलर्स को बताना या उनके रोबोट्स को बताना कि किन पेजेस को क्रोल करना है और किन पेजेस को क्रोल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने साइट मैप को ऐड किया हुआ है। अभी ये ऑप्शन नॉट राइटेबल आ रहा है क्योंकि हमने जो है ना इस वेबसाइट को अभी इंडेक्स में नहीं डाला है। वो ऑप्शन कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और फिर रीडिंग में जाना है। रीडिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी को हमने डिस्करेज किया हुआ है, मतलब अभी हम इस साइट को इंडेक्स नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम इस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको डेमो पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया हुआ है, डिस्करेज किया हुआ है। लेकिन आपको जो यहाँ पर ये ऑप्शन एनेबल मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं, साइट मैप को इसके अंदर एंटर कर सकते हैं ताकि जो क्रोलर हैं वो सबसे पहले साइट मैप पे जाएं। और साइट मैप का मतलब क्या होता है, आपकी पूरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं या पोस्ट हैं वो सारी उसको मिल जाएं, ठीक है। उसी तरह से htaccess फाइल है, तो ये फाइल भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी ये नॉट राइटेबल है क्योंकि हमने उसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ब्लॉक्स में क्या है, अगर आपका जैसे मान लो हमने टेबल ऑफ कंटेंट का एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है या टेबल ऑफ कंटेंट हमने डाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर टाइटल पे क्या आएगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स भी लिख सकता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट भी लिख सकता हूँ। अब वहाँ उसमें जो लिस्ट आ रही है वो नंबर्ड लिस्ट आए, 1 2 3 4 आए, या अनऑर्डर्ड लिस्ट आए या बुलेट फॉर्म में आए, तो वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आए, मान लीजिए मैं H3 को उसमें नहीं रखना चाह रहा, मैंने अपने पेज पे H2 रखा और H3 रखा या H4 रखा, H4 को हम उसमें इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से उसको चेक करके उसको यहाँ से हटा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट AI। कंटेंट AI हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उसका जो कंटेंट AI का जो मतलब पूरी वेबसाइट के लिए जो एक ग्लोबल फीचर है वो सेट होने वाला है। सबसे पहले अगर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमारा जो कंटेंट AI जो लिखने वाला है कंटेंट वो US के हिसाब से लिखने वाला है, ठीक है। टोन यहाँ पर हमने फॉर्मल सेलेक्ट किया तो सभी में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मल आएगी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑडियंस यहाँ सर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस ऑडियंस को एड्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गार्डनर्स हैं, ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट गार्डनिंग पे है तो आप यहाँ पर गार्डनर सेट करके रख दें, क्योंकि जितना भी आपका कंटेंट होगा वो गार्डनर्स के लिए होने वाला है, हेल्थ केयर के लिए, पेरेंट्स के लिए, पेट ओनर्स के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ऑडियंस को पहले से ही। अच्छा, आपकी इंग्लिश कौन सी होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप US के लिए लिख रहे हैं तो आपको US इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया या UK के लिए लिख रहे हैं तो आप UK सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का सा, जैसे कलर या कलर की स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आप कहाँ पे उसको इनेबल करना चाहते हैं, तो पोस्ट और पेजेस पे हम जो है कंटेंट AI को इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 404 मॉनिटर। अब 404 मॉनिटर हम ऐसे तो कई बार कवर कर चुके हैं कि आपका जो है बताएगा आपको कौन से पेजेस जो हैं आपके 404 में हैं। अच्छा, सिंपल और एडवांस में फ़र्क क्या है, एडवांस के अंदर वो आपको रेफरर भी बता देगा, यानी कि आपने किस पेज पे उस 404 का लिंक डाला हुआ है ना। जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपको वो लिंक हटाना पड़ेगा। जब आप वो लिंक हटा देंगे तो बाद में आपको 404 की एरर अपने आप ही रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल और एडवांस है। कितने लोग रखना चाहते हैं, यानी कि कितने पेजेस तक आप रखना चाहते हैं, 100 पेजेस तक का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, 200, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सक्लूड पाथ, आप चाहते हैं कि ये वाला पाथ जो है वो चेक ना करे, उसको छोड़ दे, क्योंकि वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है, खुद से रखा हुआ है, ठीक है, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। इग्नोर क्वेरी पैरामीटर, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क के बाद का जो हिस्सा है उसको वो उसमें नहीं लेगा। तो जैसे आपने मान लीजिए मान लीजिए आप URL पैरामीटर सेट करते हैं कि मेरा जो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो हो सकता है वो भी 404 में चला जाए कभी, तो वो आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसको छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क अगर आ जाता है तो उसके बाद के पैरामीटर्स को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीडायरेक्शंस की सेटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डीबग रीडायरेक्शन, मतलब ये चेक करेगा कि आपका जो रीडायरेक्शन है वो सही है या नहीं है, ठीक है, तो इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फॉल बैक बिहेवियर, तो अगर कोई पेज 404 है तो वहाँ पर वो क्या दिखाएगा। मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पर ये एक पेज ओपन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ABS लिख दिया, ठीक है,
तो अभी क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज आ रहा है, ये 404 आपको जो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं और फिर अब इस पेज को ABS को हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये होम पेज पे चला जा रहा है। तो आप यहाँ पर कोई कस्टम पेज भी बनाकर और वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कस्टम रीडायरेक्शन में, मतलब आप एक अलग से 404 पेज बनाएं और उसका URL यहाँ पर एंटर कर दें। तो जब भी 404 की इशू होगा तो वहाँ पर वो पेज दिखाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी वेबसाइट पर 404 आता है और बोला जाता है कि आप होम पेज पे जा सकते हैं या फिर ये सर्च कर सकते हैं, तो वो आप पेज बनाकर उसका URL यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। रीडायरेक्शन किस टाइप का करना है, परमानेंट रीडायरेक्शन 301 है, टेम्परेरी रीडायरेक्शन 302 है, या फिर इसके अलावा ये भी सारे जो रीडायरेक्शन के टाइप हैं। तो आप यहाँ पर 301 परमानेंट मूव सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट, ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट का काम क्या है, आपको इसमें खुद से रीडायरेक्शन नहीं करना है। ये जब भी आपने किसी पोस्ट का URL चेंज किया तो ये अपने आप से उस पेज को क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कस्टम रीडायरेक्शन में कहीं पर भी आपको ये रीडायरेक्ट करके दे देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सारे चेंजेस को सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग्स है एनालिटिक्स। तो अगर आपकी वेबसाइट GSC में सबमिटेड है तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर जो है डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स GA4 भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है, तो ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका जो अकाउंट आ जाएगा। देन यहाँ से आप उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डेटा स्ट्रीम में आ जाएगा, शाउट एंड राइज जो भी हमने पहले सेलेक्ट किया था। तो एनालिटिक कोड है वो इंस्टॉल्ड है। ये जो फीचर है ये प्रो के फीचर हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, सेव कर दें। इसके बाद जो है एडसेंस वगैरह है ये सारा प्रो का है। ठीक है, डाटाबेस कहाँ तक रखना है, ईमेल की अगर रिपोर्ट अगर आप अपनी ईमेल आईडी पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर दें। ईमेल फ्रिक्वेंसी को आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसको ऑन करके आप जो है ईमेल की रिपोर्ट अपनी ईमेल आईडी पे ले सकते हैं। तो ये हमने जो है जनरल सेटिंग्स को कवर कर लिया है। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की टाइटल और मेटा सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रैंक मैथ SEO को ओपन कर लें और इसकी टाइटल और मेटा सेटिंग्स पे चले जाएं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ग्लोबल मेटा। तो ग्लोबल मेटा के नाम से ही क्लियर है कि ये आपकी पूरी वेबसाइट पर जो भी आप सेटिंग करने वाले हैं उस पर अप्लाई होगा। लेकिन इसमें आपको ये बात समझनी है कि आप किसी भी ऑप्शन को ओवरराइट कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबली हम एक बार एक वैल्यू सेट कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी पोस्ट या पेज में कोई वैल्यू चेंज करनी होगी तो वो हम उस पोस्ट या पेज के अंदर जाके कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो सेटिंग है वो है रोबोट मेटा। तो उसको हमने सबसे पहले इंडेक्स करना है। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट पर जो भी पोस्ट हैं या टेक्सोनोमीज़ हैं या फिर पेजेस हैं उनको आप इंडेक्स करना चाहते हैं। तो कोई भी अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को नो इंडेक्स नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हम वेबसाइट इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो इंडेक्स हो पाए। तो इसके लिए हमें नो इंडेक्स को चेक नहीं करना है, नो इमेज इंडेक्स को भी चेक नहीं करना है, यानी किसी भी ऑप्शन को हमें चेक नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स के ऑप्शन को चेक करना है। अभी इसके अंदर मान लीजिए मैं टैग्स को, मेरे पास टैग्स हैं वेबसाइट के अंदर, उनको मैं नो इंडेक्स करना चाहता हूँ तो वो मैं उस पर्टिकुलर सेटिंग में जाके करूँगा। बट डिफ़ॉल्ट ग्लोबल सेटिंग क्या रहेगी, वो इंडेक्स रहेगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है एडवांस्ड रोबोट्स मेटा। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्निपेट आ रहा है, यहाँ पर -1 एक वैल्यू है, यानी कि फीचर स्निपेट में जो गूगल है आपकी वेबसाइट से कितने कैरेक्टर्स को उठाए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर -1 वैल्यू सेट की हुई है। इसका मतलब है कि गूगल खुद से डिसाइड करेगा कि उसको यूज़र की क्वेरी को फुलफ़िल करने के लिए कितना कंटेंट आपकी वेबसाइट से उठाकर फीचर स्निपेट में डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया तो ये 200 कैरेक्टर्स ही उठाएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि गूगल अपनी मर्जी से ही डेटा उठाए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वीडियो प्रीव्यू। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर कोई वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा, कुछ सेकंड ही वो गूगल अपने स्निपेट में दिखाए, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 कर दिया तो ये 20 सेकंड्स का हिस्सा ही वहाँ पर दिखाएगा। बट यहाँ ये भी हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से हिस्से में हम यूज़र की क्वेरी कंप्लीट हो रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, -1 पे सेट कर देंगे। अब इमेज का प्रीव्यू अगर गूगल को कहीं दिखाना है तो वो किस फॉर्मेट में दिखाए, स्टैंडर्ड में, लार्ज में, या कोई भी प्रीव्यू ना दिखाए। तो ये हम जो है लार्ज सेट रहने देते हैं, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव। अब इसका क्या मतलब है,
अगर आपने कोई कैटेगरी बना दी है अपनी वेबसाइट पे लेकिन उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है तो उसको हम क्या करें, नो इंडेक्स करें। गूगल क्या करे, उसको नो इंडेक्स करे। और टैग के साथ भी ऐसा ही है, आपने कोई टैग बना के छोड़ दिया लेकिन उसको कोई भी पोस्ट असाइन नहीं की है तो उसको भी ये क्या करेगा, नो इंडेक्स कर देगा, क्योंकि उसको इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो थिन कंटेंट आएगा। थिन कंटेंट के बाद सॉफ्ट 404 की एरर आपको जो गूगल सर्च कंसोल में दिखाई देगी, इसीलिए इसको हम क्या रखते हैं, नो इंडेक्स ही रहने देते हैं, यानी इस सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करने वाले। सेपरेटर कैरेक्टर, तो यहाँ पर जो है डैश लगा हुआ है, यानी आपकी जो पोस्ट का टाइटल और उसके बाद अगर कुछ भी कंटेंट आप डाल रहे हैं तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो कैरेक्टर यूज़ किया जाएगा वो ये डैश यूज़ किया जाएगा। आप पाइप भी यूज़ कर सकते हैं बट इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। कैपिटलाइज टाइटल्स, तो ये इसका क्या मतलब है, जो भी आप टाइटल अपनी वेबसाइट के किसी भी पोस्ट या पेज को दे रहे हैं उसको कैपिटलाइज करना, उसके हर वर्ड को क्या करना, कैपिटल कर देना। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कोई प्रपोजिशन है तो उसको हम कैपिटल में नहीं लिखना चाहते तो वो हमारी मर्जी है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसको हम मैनुअली हर पेज या पोस्ट के लिए सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ओपन ग्राफ थंबनेल। तो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये हमने जब गूगल को रैंक मैथ को इंस्टॉल किया था तो वहाँ पर हमने इसको सेट किया था। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई इमेज सेट की हुई है और किसी पर्टिकुलर पेज या पोस्ट पर आपने कोई इमेज नहीं लगाई है तो ये क्या करेगा, रैंक मैथ इस इमेज को बैकअप इमेज की तरह से यूज़ करेगा और वहाँ पर इसको दिखा देगा। ठीक है, तो ये ओपन ग्राफ थंबनेल हमने सेट कर लेनी है। अगला जो ऑप्शन है वो है ट्विटर कार्ड टाइप। तो यहाँ पर क्या है, समरी कार्ड विद लार्ज इमेज, यानी कि जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसकी कुछ समरी और बड़ी इमेज दिखाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसे CTR बढ़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्विटर ओपन किया है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज आ रही है, ठीक है, और इमेज के साथ समरी आनी चाहिए, पर हम ये रैंक मैथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये आपको समझना है। तो इमेज आ रही है और यहाँ पर साथ में उसकी थोड़ी सी क्या है, समरी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप इसको ये ऑप्शन सेट करते हैं तो ये आएगा। अगर आप समरी कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो इमेज नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर समरी कार्ड विद लार्ज इमेज करते हैं और इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लोकल SEO। अब लोकल SEO के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं, मान लीजिए किसी आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर उस डॉक्टर का नाम है, उस डॉक्टर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो पर्सन आएगा। अगर उसके क्लिनिक के लिए बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, वेबसाइट का नेम आ जाएगा वेबसाइट नेम में, और अल्टरनेट नेम में आप उसका शॉर्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लीजिए उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑफिशियल नेम है, मान लीजिए जैसे इसका नाम शाउट एंड राइज है और यहाँ पर उसका कोई ऑफिशियल नेम है तो वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे शाउट एंड राइज इंक लिख देते हैं या लिमिटेड लिख देते हैं तो वो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका लोगो है। अब लोगो आपको अपनी वेबसाइट का जो भी आप लोगो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डालें। इन्होंने साइज़ जो है 112 पिक्सल दिया है, स्क्वायर में दिया है, बट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये भी अच्छा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका URL। तो आपकी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर लोकल SEO के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमने डैशबोर्ड की सेटिंग्स की थी तो उसके अंदर हमने लोकल SEO वाले ऑप्शन को ऑन नहीं किया था। जब तक ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा तब तक इसके अंदर बहुत ही कम सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। तो आपको करना क्या है, अगर आप लोकल SEO किसी लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो इसको आपको टर्न ऑन करना ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक बार इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गए हैं। अब यहाँ देखिए ईमेल का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अगर आप किसी लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट ईमेल डाल लें, और उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस। ये वही चीज़ें होंगी जो आपने गूगल माई बिजनेस के अंदर डाली होंगी। तो आपका जो गूगल माई बिजनेस में एड्रेस है सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पर करना है। गूगल GMB जो है गूगल माई बिजनेस, अगर आपको नहीं पता तो एक बार के लिए आप उसको स्किप कर सकते हैं। वो लोकल SEO का पार्ट है, यानी अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करवाना। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि GMB के अंदर जो भी आपने डिटेल डाली है यानी वही सेम डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए जो एक्चुअल एड्रेस आपके बिजनेस का है। उसके बाद अगर आपने अबाउट अस पेज बना रखा है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अबाउट अस पेज को लिंक कर देना है। तो हमने अबाउट अस पेज बनाया है तो हमारा अबाउट अस पेज आ गया। और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट अस पेज है तो कॉन्टैक्ट लिख कर उसको सर्च कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पेज भी है तो हमने कॉन्टैक्ट अस पेज को भी यहाँ पर
जो है वो है एंटर कर दिया। अभी देखेंगे कि ये जो सेटिंग्स हैं ये पर्सन के लिए हैं। अब अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन पे सेट करता हूँ तो फिर इसकी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अभी यहाँ पर देखिए ये सेटिंग्स एड्रेस के अलावा हमारे पास एड्रेस फॉर्मेट आ गया है। तो एड्रेस फॉर्मेट सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, लोकेलिटी, रीजन, पोस्टल कोड, ये शॉर्ट कोड्स हैं तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बिजनेस टाइप आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बात की थी कि अगर हम किसी क्लिनिक के लिए बना रहे हैं, वो डेंटल हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकता है, किसी भी तरह का क्लिनिक हो सकता है, तो हमें यहाँ पर देखना रहेगा कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं मेडिकल क्लिनिक। तो यहाँ पर देखिए मेडिकल क्लिनिक का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो बिजनेस टाइप हमारा डिफाइंड हो गया। ओपनिंग आवर्स का फॉर्मेट आप 12 आवर्स रख सकते हैं, 24 आवर्स रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 9 to 5 जैसे ये हमने लिखा हुआ है तो ये भी वही होना चाहिए जो आप GMB में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो संडे को आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे तक ओपन रहेगा, संडे रिमूव हो जाएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पर आप कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं और यहाँ पर आप उस फॉर्मेट में आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है। इसके अलावा कोई और नंबर भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे डिफरेंट जो नंबर्स हैं, जैसे बिलिंग से रिलेटेड अगर आप नंबर डालना चाहते हैं, सेल्स से रिलेटेड आप नंबर डालना चाहते हैं, तो वो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके या ऐड न्यू करके उसको ऐड कर सकते हैं। प्राइस रेंज, अगर ये यहाँ पर एक जनरल सा फार्मूला है, अगर आपको आपका प्राइस जो है वो लोअर रेंज में आते हैं तो आप सिंगल डॉलर यूज़ कर लें, अगर मिड रेंज में है तो डबल यूज़ कर लें, और हायर वैल्यू के अगर आपका जो प्रोडक्ट्स हैं तो ट्रिपल जो है डॉलर का साइन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लीगल नेम, आपके बिजनेस को जो भी लीगल नेम है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अंदर ये यूज़ होने वाला है तो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पर लिमिटेड एंटर किया था, ठीक है, या फिर इंक हम यूज़ किया था, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज हम कर चुके हैं। गूगल मैप API एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये GMB से ही रिलेटेड है। जब GMB आप करेंगे तो वो आप वहाँ से GMB जो गूगल मैप का API ले सकते हैं। नेक्स्ट है जियो कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, तो वो कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम गूगल मैप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी लोकेशन जैसे आप सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिल्ली लिखा तो ये जो हमें दिल्ली लोकेशन दिखा रहा है। अब कोई भी लोकेशन हो सकती है, आपको बस क्या करना है, आपको ये जो लोकेशन के बाद @ लिखा हुआ है उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ से कॉपी करना है। ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इनको कॉपी करने के बाद आप यहाँ वापस आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन है तो ये हमारा लोकल SEO कवर हो गया। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा सोशल मेटा। सोशल मेटा में पहला जो ऑप्शन है वो है फेसबुक पेज का URL। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है, ये पेज का URL है। तो फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल होगी, उस प्रोफाइल में आप कुछ पेजेस बना सकते हैं, तो वो जो आप पेज बनाएंगे उसका URL आपको यहाँ पर रखना है, जैसे facebook.com रैंक मैथ। अब ये जो रैंक मैथ जो प्लगइन है ये उसके लिए हमने इसका एक पेज बना रखा था। ऑथरशिप का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल का जो URL है वो रखना है। जैसे ये जक, यहाँ पे इन्होंने जक लिखा हुआ है, तो ये जक मान लो कोई पर्सन है, उनका जो मान लो ये रैंक मैथ है, तो उनका जो प्रोफाइल का URL है वो हमारा ऑथरशिप के अंदर आएगा, ठीक है। तो एडमिन की यूज़र ID, ऐप और ये फेसबुक सीक्रेट, ये अभी हमको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। ट्विटर यूज़र नेम का क्या मतलब है कि जो भी आपकी कंपनी के नेम से या अगर आप पर्सन के लिए बना रहे हैं तो उनका जो ट्विटर का जो हैंडल है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और एडिशनल प्रोफाइल में क्या डालेंगे, जैसे कोई और भी इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स आप डालना चाहें, जैसे लिंक्डइन का है या फिर कोई और इंस्टा का है, तो वो आप एक लाइन में इंस्टा का डाल दें, एक में जो है आप लिंक्डइन का डाल दें, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा कहाँ पे होने वाला है, जैसे इसका फ़ायदा ये है कि ये एक अथॉरिटी आपकी डिफ़ाइन करता है कि ये जेन्युइन पर्सन है या जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है जो EEAT में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सोशल मेटा के जो हमारे सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। इसके बाद है होम पेज की सेटिंग। तो होम पेज की सेटिंग में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमने एक होम पेज डिसाइड किया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो उसके लिए अगर हमें कोई भी चीज़ एंटर करनी है तो वो हम उस पर्टिकुलर पेज पे जाके एंटर कर सकते हैं।
यानी जो भी आपने होम पेज बनाया है वहाँ पर भी जो रैंक मैथ के ऑप्शन होंगे वहाँ पर जाकर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सब कुछ जो है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथर। तो ऑथर का आर्काइव, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑथर आर्काइव। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑथर हैं या दो ज़्यादा ऑथर हैं तो आप इसको इनेबल करें। अगर एक ही ऑथर है वही सब कुछ लिख रहा है तो इसको इनेबल करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको देखना है कि अगर ऑथर ज़्यादा हैं तो आप इसको इनेबल करके रखें, और अगर ऑथर नहीं है, एक ही सिंगल ऑथर सब कुछ कर रहा है, तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ऑथर का जो यूआरएल है वो कैसे आएगा, ऑथर / उसके बाद उस ऑथर का नेम आ जाएगा। ठीक है, ऑथर रोबोट मेटा। तो यहाँ पर ये हमें ये ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो नीचे के जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। तो हमें इसको क्या करना है, इनेबल रखना है। अब इसको हमें इंडेक्स करना है या नो इंडेक्स करना है। देखिए, ऑथर आर्काइव को इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी यूज़र सर्च करने वाला है, वो अगर कोई पेज सर्च कर रहा है या पोस्ट सर्च कर रहा है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर ऑथर के बारे में सर्च करने वाला है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको हमें नो इंडेक्स ही रखना है। मतलब ऑथर के आर्काइव को इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसको बनाने का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई विजिटर है और वो किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहा है, तो उसको उस ऑथर के बारे में और आर्टिकल सर्च करने हैं, तो वो वहाँ पर क्लिक करके देख सकता है, बट उसको इंडेक्स हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हमने नो इंडेक्स किया है, यानी कि हमने जो ग्लोबल सेटिंग में सेट किया था उसको हम यहाँ पर ओवरराइट कर रहे हैं। ऑथर एडवांस रोबोट्स, तो इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले ही नो इंडेक्स कर दिया है, तो यहाँ से कुछ भी वो गूगल जो है डेटा को नहीं उठाएगा। बाकी इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, ऑथर आर्काइव का टाइटल। अब जो ऑथर आर्काइव बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इनेबल किया है तो ऑथर आर्काइव बनेगी। ठीक है, तो उसका जो है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका सबसे पहले नेम आएगा, जैसे एडमिन है। ठीक है, फिर एक सेपरेटर आएगा, जैसे ये डैश का साइन आ रहा है। फिर साइट का नेम आएगा, जो हमने साइट का नेम यहाँ पर सेट किया है। वेबसाइट का नेम हमने कई बार सेट कर चुके हैं, शाउट एंड राइज। ठीक है, और फिर पेज। तो अगर उसके दो पेजेस तक उसने कंटेंट लिखा हुआ है, 3 पेजेस लिखे हैं, मतलब 10 एक पेज पे आ रहे हैं, 10 दूसरे पेज पे आ रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, पेज 2 ऑफ 4, यानी परसेंटेज पेज। अगर 1 है तो पेज 1 आ जाएगा। तो इसका ज़्यादा कोई इशू नहीं है क्योंकि हम इसको इंडेक्स ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे और इंटरनल यूज़ के लिए और यूज़र को नेविगेट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, ऑथर आर्काइव डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्लैक एनहांस शेयरिंग, तो ये आप इसको डिसेबल कर दें अगर स्लैक का हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हमारे। ऐड एसईओ कंट्रोल, इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें उसको इंडेक्स ही नहीं करवाना, तो एसईओ कंट्रोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इसको क्या कर दें, सेव चेंजेस कर दें। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है मिसलेनियस पेजेस। तो मिसलेनियस पेजेस में क्या क्या आ रहा है, डेट आर्काइव। तो डेट आर्काइव को आप इनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल रखना चाहते हैं, मतलब आप क्या डेट के हिसाब से, जैसे आपने इस पर्टिकुलर डे पे कुछ भी किया तो उसको वहाँ पे उस डेट के नाम से स्टोर करना है, तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। 404 का टाइटल। अब 404 जो आपकी वेबसाइट पे पेजेस बनेंगे या आएंगे या कहीं से आपने कोई लिंक रिमूव कर दिया तो उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। तो उसके टाइटल में देखिए सबसे पहले आएगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, फिर सेपरेटर आएगा, फिर और आपकी साइट का नाम आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, विजिट अदर पेज या दिस इज़ 404 पेज, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल सेटिंग इसकी एक तरह से है। सर्च रिजल्ट टाइटल। तो अगर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उस सर्च बार में कोई कुछ सर्च करता है तो उस पेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो उस पेज का टाइटल कैसे होगा, सर्च क्वेरी आएगी पहले, फिर पेज आएगा, फिर सेपरेटर आएगा और फिर साइट का नाम आएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये दिखाई दे रहा है। अब नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट, तो इसको हमें नो इंडेक्स ही करना है क्योंकि कितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे आके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो उनको हम इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसका वो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, तो उसको हमें क्या करना है, नो इंडेक्स करना है। नो इंडेक्स सब पेजेस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपने 100 ब्लॉग लिख रखे हैं अपनी वेबसाइट पर या 100 पेजेस हैं, तो हर मान लीजिए पहले पेज का फॉर्मेट क्या होगा, पेज 1, दूसरे पेज के यूआरएल में क्या आएगा, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, तो वो पेजेस बन जाते हैं, उनको पेजिनेशन बोलते हैं। उन पेजेस को भी इंडेक्स कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक ही पेज पे 10-10 चीज़ें आ रही हैं। तो अगर कोई सर्च भी करेगा
तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट को या पेज को सर्च करना चाह रहा है, उन सब पेजेस को सर्च नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम जो सब पेजेस हैं उनको भी क्या कर देंगे, नो इंडेक्स कर देंगे। नो इंडेक्स पेजिनेटेड सिंगल पेज। अब ये क्या है, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी पोस्ट लिखी, उसके आपने पेजेस बना दिए। पेज मान ली एक ही पोस्ट में 5000 वर्ड्स हैं, तो 1000 वर्ड्स एक पेज पे, 1000 दूसरे पे, 1000 तीसरे पे, तो उसको भी हमें क्या है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पेजेस को इंडेक्स करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे आजकल हम ऐसा फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करते, हम एक ही पेज पे पूरा का पूरा जो पोस्ट या कवर करते हैं, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है, उसको भी हम यहाँ पर क्या सेट कर सकते हैं, नो इंडेक्स सेट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, सेव चेंजेस करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे कवर हो गए। अब है हमारा पोस्ट टाइप। पोस्ट वाले ऑप्शन में आते हैं सबसे पहले सिंगल पोस्ट टाइटल। तो सिंगल पोस्ट अगर जो भी आप अपने वेबसाइट पे बनाने वाले हैं उसका टाइटल क्या होने वाला है, तो उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल, परसेंटेज टाइटल, सेपरेटर और साइट का नेम। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वैसे हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को जब भी हम लिखेंगे तो उसका टाइटल हम खुद से डिसाइड करके लिखने वाले हैं। तो अगर आप मान लीजिए बाय चांस आप लिखना भूल जाते हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी पोस्ट का जो H1 टैग होगा, यानी कि जो मेन टाइटल होगा सबसे जो ऊपर हमने लगाया है, उसको उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर लगाएगा और साइट का नाम लगा के वो आपका जो है मेटा टाइटल बना देगा। तो अगर आप बाय चांस ये आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख लें, बाकी बेटर यही होता है कि आप पर्टिकुलर पोस्ट में जाएं और वहाँ पर उसका टाइटल जो है डिसाइड करें। हर पोस्ट के नाम के साथ हर पोस्ट के टाइटल में वेबसाइट का नेम डालना भी सही नहीं होता है, लेकिन ये तब काम आएगा जब आप कोई पोस्ट का मेटा टाइटल लगाना भूल जाते हैं या किसी पेज का मेटा टाइटल क्रिएट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एक्सर्प्ट होगा, यानी कि वहाँ से कुछ डेटा उठाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर उठा रहा है, वी एट शाउट एंड राइज हैव बीन ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा वहाँ से उठा लिया है इसने अपने आप से, और उसको क्या है पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है, आप उस पर्टिकुलर पोस्ट या पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद से बनाएं, इसको अपने आप से उठाने के लिए मजबूर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्कीमा टाइप। तो स्कीमा टाइप यहाँ पर हम जो जिस भी तरह का आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। डिफ़ॉल्ट हम आर्टिकल रख लेते हैं सभी के लिए, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन। अब ये जो स्कीमा है, इस स्कीमा की सेटिंग है, स्कीमा की जो हेडलाइन है वो कैसी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो हेडलाइन में जो टाइटल है वो ये टाइटल जो पूरा जो एसईओ टाइटल है हमारा, उसको यहाँ पर इसने जो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप क्या साइट का नेम उसके अंदर रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप सिर्फ टाइटल भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एसईओ टाइटल की बजाय टाइटल भी रख सकता हूँ, या फिर आप इसका ये अगर आप इसको मैनुअली चेंज करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो जो भी उसका पोस्ट टाइटल बनेगा यानी एसईओ टाइटल बनेगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो जो पहले की सेटिंग है वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एसईओ डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डिसाइड की है, यानी कि ये जो डिस्क्रिप्शन हमने बनाई है इसको उठाने वाला है, तो ये ठीक है, एसईओ डिस्क्रिप्शन ही आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका आर्टिकल टाइप है वो किस तरह का है, तो हमने यहाँ पर स्कीमा में आर्टिकल सेलेक्ट किया, तो आर्टिकल टाइप में भी हम आर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी कोई न्यूज़ साइट है तो आप न्यूज़ आर्टिकल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कोई ब्लॉग है तो ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर कोई ये आर्टिकल उसके लिए है जो बिज़नेस वगैरह को कोई अगर साइट बना रहे हैं तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट आर्टिकल रख सकते हैं। पोस्ट रोबोट मेटा। तो पोस्ट का जो रोबोट मेटा है उसकी सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें हमने ऑलरेडी जो है वो हमने किया हुआ है, हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने ऑन ही रखा हुआ है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चेंज करेंगे भी तो भी यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है, तो वो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लिंक सजेशंस। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पिलर पेज है, मतलब आप ये आपको बोलेगा कि आप इसको पिलर पेज सेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, यानी ऐसा पेज जिससे आप दूसरे पेजेस को इसको लिंक करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट लिखा 5000 वर्ड्स का, और मैं कुछ छोटे छोटे पोस्ट लिखता हूँ 1000 वर्ड्स के, उन 1000 वर्ड्स के पोस्ट को मुझे लिंक करना है पिलर पेज से, तो वहाँ पर मुझे ये सजेशन दे देगा कि आपका जो इससे रिलेटेड एक पिलर कंटेंट है तो उसको आप लिंक कर दें। तो उस सजेशन को ऑन करने के लिए हमें इस सेटिंग को क्या करना है, ऑन करना है। लिंक सजेशन टाइटल्स। अब लिंक सजेशन किसके बेस पे करेगा, उसके टाइटल के बेस पे करे या फोकस कीवर्ड के बेस पे करे। तो अभी यहाँ पर टाइटल रहने देते हैं, टाइटल में फोकस कीवर्ड हम डालते ही हैं, तो टाइटल से हमारा क्लियर हो जाएगा
कि हमें जो लिंक सजेशन है वो टाइटल के बेसिस पे चाहिए। उसके बाद प्राइमरी टैक्सोनॉमी किसको रखना है, तो टैक्सोनॉमीज़ में मेनली दो चीज़ें आती हैं, कैटेगरीज आते हैं और टैग्स आते हैं। फ़िलहाल के लिए यही है, अगर आप कुछ अलग से ऐड करते हैं तो वो टैक्सोनॉमीज़ में ऐड हो जाएगा, बट फ़िलहाल यहाँ पर हमें क्या करना है, कैटेगरीज़ रखना है। तो स्लैक इन्हांस शेयरिंग, अगर कोई स्लैक यूज़ कर रहा है तो इसको ऑफ ऑन कर दें, मर्जी है आपकी ये। एसईओ कंट्रोल, ठीक है, हम इसको ऑन रखना चाहते हैं। बल्क एडिटिंग, तो इसको हम, बल्क एडिटिंग का मतलब है कि कई बार आप काफ़ी सारे पोस्ट को एडिट इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उसको आप ऑन रखें। कस्टम फील्ड, तो अगर आपने कस्टम फील्ड कुछ ऐड की है तो उसका जो नेम है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको, ताकि ये आपको उसके बेसिस पे भी सजेशन देता रहेगा कि आपको एसईओ के अंदर और क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, तो इन सारे चेंजेस को भी हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अगली जो सेटिंग्स है वो है पेजेस की। पेजेस की जो सेटिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पोस्ट के अंदर सेट किया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सिंगल पेज का टाइटल ये देखिए उसी तरह से है, डिस्क्रिप्शन है, स्कीमा टाइप है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल टाइप है, ठीक है, लिंक सजेशन किसके बेसिस पे करेगा, तो ये सारी सेटिंग्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो हमारी पोस्ट के अंदर थी। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है अटैचमेंट। तो अगर आपने अटैचमेंट को ऑन किया हुआ है तो ये आपका जो ये ऑप्शंस आपको इनेबल नहीं होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अटैचमेंट को कहाँ पे रीडायरेक्ट किया हुआ था। उसके लिए आपको इसकी जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन है रीडायरेक्ट अटैचमेंट। तो अगर ये आपका ऑप्शन ऑन है तो ये वाली सेटिंग्स आपको जो है दिखाई नहीं देंगी, तो इसको हमने ऑन ही रखना है और इन सेटिंग्स को हमने कुछ भी इसके साथ नहीं करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंटेंट ब्लॉक्स। तो ये क्योंकि हम ब्लॉक सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कंटेंट ब्लॉक का ऑप्शन आता है। तो उसमें क्या करना है, वो भी आपका जो पोस्ट टाइटल की तरह से ही आप यहाँ पर सब कुछ वही चीज़ें हैं जैसे जो पोस्ट के अंदर है, जो पेजेस के अंदर है, सेम वही सेटिंग्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप इसमें कोई भी थीम के अंदर कुछ नया फीचर ऐड करते हैं तो वो पोस्ट टाइप में या पोस्ट के इसके अंदर ऐड होता जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर हू कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब आप हू कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट्स के नाम से। अब प्रोडक्ट्स के लिए भी वही सारी सेटिंग्स आपको देखनी है कि क्या आप उसके टाइटल को कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या रखना चाहते हैं, वो उसका स्कीमा क्या सेट करना चाहते हैं। जैसे प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट का स्कीमा हम यहाँ पर क्या सेट करेंगे, हम यहाँ पर उसका स्कीमा प्रोडक्ट सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमने हू कॉमर्स को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो जो टैब है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे है हमारी टैक्सोनॉमीज़। तो दो टैक्सोनॉमीज़ हैं हमारे पास, कैटेगरीज़ हैं और टैग हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैटेगरीज़ को हमें इंडेक्स करना है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो कैटेगरी का जो टाइटल है वो ये होगा। ठीक है, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्म आएगा, ठीक है, जैसे उसका नेम आ जाएगा और सेपरेटर आ जाएगा और साइट का नेम आ जाएगा। कैटेगरी आर्काइव का डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, इसका जो ये जो कैटेगरी आर्काइव रोबोट मेटा में इंडेक्स होना चाहिए। तो कैटेगरी जो हमारी है वो क्या होनी चाहिए, इंडेक्स होनी चाहिए। तो इसको आप ऑन करेंगे और इसको क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। लास्ट ऑप्शन है रिमूव स्निपेट डाटा। अगर आप स्कीमा का डेटा जो कैटेगरी से रिमूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल करके कर सकते हैं, बट इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। लास्ट ऑप्शन जो है इसमें है वो है टैग्स। तो टैग्स के लिए आपको इस सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी है उसको रहने दें। बस यहाँ पर इस ऑप्शन को आपने ध्यान से देख लेना है। पहली बात, ये टैग आर्काइव रोबोट मेटा ऑन होना चाहिए और नो इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे टैग्स भी जो हैं वो इंडेक्स हों। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब आप कैटेगरीज़ में भी और टैग्स में भी उन्हीं पोस्ट को बार बार डाल देते हैं तो वो हमारा जो है डुप्लीकेट कंटेंट का इशू हो जाता है। बार बार वही कंटेंट अलग अलग आर्काइव्स में दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ऑथर आर्काइव को भी डिसेबल रखते हैं और टैग्स को भी क्या रखते हैं, नो इंडेक्स। ये चेंजेस करने के बाद इसको भी आप रहने दें एज इट इज़ और इसको सेव चेंजेस कर दें। आई होप आपको टाइटल एंड मेटा की पूरी सेटिंग समझ में आ गई होगी। आप यही सारी सेटिंग्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पहले हम अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको रैंक मैथ में साइट मैप सेटिंग में जाना है। साइट मैप की सेटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइट मैप जो है वो दो तरह का होता है। वन इज़ HTML साइट मैप, अदर इज़ XML साइट मैप। तो पहले हम HTML और XML साइट मैप के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो HTML साइट मैप में होता क्या है, देखिए HTML साइट मैप जो है वो ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है।
जबकि XML साइट मैप क्या होता है, इट इज़ मेड फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन के जो क्रॉलर और बोट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अब HTML साइट मैप के और क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो HTML साइट मैप के क्या क्या फ़ायदे हैं? टू ऑर्गेनाइज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किस साइट मैप का यूज़ करेंगे? HTML साइट मैप का यूज़ करेंगे। हेल्प सर्च इंजन फाइंड योर कंटेंट क्विकली एंड ईजिली। मैंने ये बोला कि ये स्पेशली ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्रॉलर के बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो ये सर्च इंजन के क्रॉलर के भी काम आता है ताकि उनको कंटेंट जो है क्विकली और इजीली मिल जाए। तीसरा है इंटरनल लिंक्स। जब आप अपने सारे पेजेस को एक जगह पे रख देते हैं तो आप उनमें क्या क्रिएट कर देते हैं? एक इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर देते हैं, यानी उन सभी पेजेस को एक पेज से लिंक कर देते हैं। लास्ट है इम्प्रूव नेविगेशन। तो एक जगह पर जब आप सारे पेजेस को लाएंगे तो उसका नेविगेशन भी क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ HTML साइट मैप होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम XML साइट मैप के जो फायदे हैं वो देख लेते हैं। इम्प्रूव क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सेशन। जब आप अपना XML साइट मैप सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो आप गूगल के क्रॉलर्स को अच्छे से अपनी वेबसाइट को क्रॉल करने का एक मौका देते हैं, जिससे आपके पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो सकें। प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज डेट इट वाज लास्ट मॉडिफाइड एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ अपडेशन। जब हम XML साइट मैप देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर साइट मैप का जो पेज है उसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसमें डेट कब चेंज हुई है या फिर उसको कब कब अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं? हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर न्यू पेजेस। अब जब भी आप कोई नया पेज क्रिएट करते हैं तो वो आपके साइट मैप में इंसर्ट हो जाता है, जिससे गूगल के लिए आसानी हो जाती है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा नया पेज जो है आपने क्रिएट किया है। तो HTML और XML साइट मैप के अंदर अभी हमने सिर्फ डिफरेंस देखा है। जब आप इसको लाइव देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि HTML साइट मैप का क्या फंक्शन है और XML साइट मैप का क्या फंक्शन है। लेकिन उससे पहले हम इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप जनरल पे जाएंगे तो पहली जो सेटिंग है उसका नाम है लिंक पर साइट मैप, यानी एक साइट मैप के अंदर आपने कितने लिंक्स रखने हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर 200 पेजेस हैं या 400 पेजेस हैं, तो 400 पेजेस में जो पहला जो एक साइट मैप बनेगा पेज के लिए उसमें 200 लिंक्स होंगे। दूसरा जो पेज के लिए बनेगा उसमें फिर 200 होंगे, यानी 200 से ज़्यादा जो है लिंक्स एक साइट मैप में नहीं होंगे। इमेजेस इन साइट मैप। तो अब साइट मैप का जो URL है उसके अंदर इमेज की इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। इसके लिए पहले मैं आपको साइट मैप दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी जो शाउट एंड राइस है इसका साइट मैप है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट, पेज और कैटेगरी, 3 साइट मैप हमने बना रखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमें डेट और फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि कब इसको लास्ट मॉडिफाई किया गया था। तो अब हम क्या करते हैं, पोस्ट साइट मैप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर इमेजेस, साइट मैप के अंदर ये पोस्ट है, इमेजेस कितनी है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये इमेजेस की इन्फॉर्मेशन जो हम बात कर रहे थे, इमेजेस इन साइट मैप, तो ये वो चीज़ है कि आपके साइट मैप में कितनी इमेज है एक पोस्ट के अंदर, वो भी आना चाहिए। तो उस सेटिंग को आप कहाँ से ऑन करेंगे? यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड, आपका जो साइट मैप है उसको लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। अगली क्या सेटिंग है इसके अंदर? नेक्स्ट है इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस। तो फीचर्ड इमेजेस को हम साइट मैप में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। एक्सक्लूड पोस्ट, अब अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आप साइट मैप से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस पोस्ट का ID डालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ID आपको कहाँ से लेना है। तो ये मैंने वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर लिया। अब हम इसमें पोस्ट पे चले जाते हैं और इस पोस्ट को एडिट करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट इज़ इक्वल टू ये जो नंबर है ये उसका ID है। मान लीजिए मैं इस पोस्ट को साइट मैप में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा और ये एक्सक्लूड पोस्ट में वो जो ID है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई और ID भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कोमा लगाकर वो दूसरी ID भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। एक्सक्लूड टर्म्स, अब अगर आप टेक्सोनोमीज हमने बताया था आपकी लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैटेगरीज और टैग्स होते हैं, तो अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो उनकी ID भी क्या है आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है HTML साइट मैप। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे। जब आपने इसको इनेबल कर दिया तो आपका जो साइट मैप है वो क्रिएट हो जाएगा।
अब जो HTML साइट मैप है उसको हम किसी पेज पर रखते हैं। तो उसका पेज बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से शॉर्ट कोड कॉपी कर लें या फिर आप इसमें सीधा डायरेक्टली उसका पेज बना दें। आपको बस पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उस पेज का नाम यहाँ पर देंगे तो ऑटोमेटिकली पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं शॉर्ट कोड वाला मेथड आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट कोड वाले मेथड में हम शॉर्ट कोड पे क्लिक करेंगे और ये जो शॉर्ट कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और इस पेज का नाम रख देते हैं HTML साइट मैप। अब वो जो शॉर्ट कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले शॉर्ट कोड का ब्लॉक ले लेंगे और अब हमने यहाँ पर शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पेज को पब्लिश कर दे रहा हूँ। तो इस पेज को पब्लिश करने के बाद इस पेज को हम व्यू कर लेते हैं। ओके, तो अभी तक ये देखिए इनेबल नहीं हुआ है, तो हमने इसको सेव नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, सेव करना है। तो जब आप इसको सेव कर देंगे फिर आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ये अपने आप से जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट था उसका पूरा जो है साइट मैप क्रिएट हो गया। ठीक है, पेजेस आ गए यहाँ पर, कंटेंट ब्लॉक में कैटेगरी में जो भी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो सारा जो कंटेंट था वो अपने आप से ही यहाँ पर HTML साइट मैप में क्रिएट हो जाएगा। जब आप किसी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं तो कई बार हमें एरर आती है कि HTML साइट मैप मिसिंग है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से HTML साइट मैप क्रिएट करेंगे और ये जो लिंक है इसको आप फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद HTML साइट मैप की और क्या क्या सेटिंग्स हैं, आप सॉर्ट बाय पब्लिश डेट, यानी कि जो यहाँ पर डेटा आएगा वो पब्लिश डेट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। डेट्स को शो करना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते, जैसे यहाँ पर साथ में डेट आ रही है तो वो आप डेट की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइटम के टाइटल दिखाने हैं, ये SEO टाइटल दिखाने हैं। अब आइटम का टाइटल क्या है, जो हम पेज पोस्ट क्रिएट करने के टाइम पे सबसे टॉप पे जो H1 टैग डालते हैं वो आइटम का टाइटल है। अगर आप SEO टाइटल क्रिएट कर चुके हैं तो वो आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर SEO टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा HTML साइट मैप हो गया। अब इसके अंदर जो मोस्टली जो सेटिंग्स हैं वो सारी XML साइट मैप के बारे में ही हैं। तो HTML साइट मैप की जो भी सेटिंग्स थी वो सारी यहीं पर हैं। तो अब XML साइट मैप के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पोस्ट टाइप, सबसे पहले पोस्ट, तो क्या अब आपकी जो पोस्ट हैं उनको आप XML साइट मैप में रखना चाहते हैं तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो URL है ये आपकी पोस्ट साइट मैप का है। हमारे पास जो साइट मैप में और क्या क्या चीज़ें हैं, पोस्ट है, पेज है, कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट की सेटिंग्स है वो यहाँ से करेंगे, जैसे कि क्या इसको साइट मैप में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब आप साइट मैप को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो पोस्ट यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इनेबल करना है। क्या हम इसको HTML साइट मैप में रखना चाहते हैं तो अगर आपने कोई कस्टम फील्ड बनाया है तो उसका नाम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो वो भी साइट मैप में जो है ऐड हो जाएगा। इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। इसके बाद है पेजेस। पेजेस के अंदर देखिए पेज का साइट मैप क्रिएट हो गया है, इसको साइट मैप में इंक्लूड करना है। ठीक है, HTML में करना है और कस्टम फील्ड, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। अब बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट जो है वो हम ऑलरेडी रीडायरेक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है तो हमें इसको डिसेबल करना होगा। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स है ये हमारी वर्क नहीं करेंगी। जब आप इसको डिसेबल करेंगे तो ही ये वर्क करेंगी, तो इसको हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, कंटेंट ब्लॉक, तो ये डिपेंड करता है आपकी थीम के ऊपर। जैसे कि हम इसमें ब्लॉक से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक आया हुआ है। अगर आप WooCommerce यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो उनको भी अगर आपने साइट मैप पे इंक्लूड करना है तो उसको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। बट हम कंटेंट ब्लॉक को नहीं करना चाहते और HTML साइट मैप भी इनको इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की टेक्सोनोमीज़ हैं, कैटेगरीज और टैग्स। जो लास्ट वीडियो में हमने टाइटल एंड मेटा किया था उसमें हमने देखा था कि कैटेगरीज और टैग में से किसको इंडेक्स करना है और किसको इंडेक्स नहीं करना है। सेम वही सेटिंग हमने साइट मैप के अंदर भी लगानी है। जैसे कि कैटेगरीज़, तो कैटेगरीज़ को हम क्या करेंगे, हम साइट मैप में इंक्लूड करेंगे। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। जब आप इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक बार, पोस्ट, पेज और कैटेगरी, ये तीन चीज़ें हमारी हैं जो साइट मैप में होने वाली हैं। ठीक है,
तो हमने इसको क्या कर देना है, इंक्लूडिंग साइट मैप या HTML में होना चाहिए। एम्प्टी टर्म्स जो हैं अगर वो खाली हैं कैटेगरीज तो उसको हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैटेगरी साइट मैप की पूरी सेटिंग्स हैं। अब टैग्स को क्योंकि हमने नो इंडेक्स किया हुआ है तो उसको साइट मैप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यह इस जो ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कैटेगरीज़ को आपने इनेबल करना है और टैग्स को आपने इनेबल नहीं करना है। तो इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है जी। अब हमने HTML साइट मैप को कैसे ऐड करना है वो तो हमने देख लिया है, ठीक है। आप एक पेज क्रिएट करेंगे और उस पर शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे, लेकिन XML साइट मैप को जो कि क्रोलर्स के लिए बना है उसको गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करेंगे। तो क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी हो गई है कि गूगल जो XML साइट मैप है वो तो बनाया ही हमने गूगल के लिए है, तो अगर गूगल के लिए बनाया है तो गूगल सर्च कंसोल में उसको सबमिट करने का फ़ायदा है। वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो जाएगी, बट उसमें कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप साइट मैप क्रिएट करें और फिर उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दें। तो आपका साइट मैप जो है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपका साइट मैप आ जाएगा। साइट मैप जो है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको लिंक एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं और गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर साइट मैप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें साइट मैप जो है वो ऑलरेडी सबमिटेड है। तो वो कैसे सबमिटेड है, जब हमने इंस्टॉलेशन किया था तो हमने रैंक मैथ के साथ अपने जीमेल अकाउंट को जिस पर हमने GSC इंस्टॉल करना था उसको कनेक्ट किया था, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली हो चुका है। बट अगर बाई चांस आपका साइट मैप सबमिट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उस URL को पेस्ट कर देंगे और ये आगे वाले हिस्से को रिमूव करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका साइट मैप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि साइट मैप में कुछ एरर आ जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको साइट मैप को ओपन कर लेना है। जैसे कि ये साइट मैप है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। कई बार क्या होता है कुछ पेज स्क्रॉल नहीं होते या सक्सेस जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ सक्सेस लिखा हुआ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से सबमिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो साइट मैप जो है अब आपका सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो सबमिट हो चुका है, सक्सेस आ गया है। कब सबमिट हुआ है, 7 मई को। अब इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर 3 तरह के साइट मैप हैं, कैटेगरी, पेज और पोस्ट। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि कैटेगरी और पोस्ट में जो है वो ब्लैंक आ रहा है, तो इसमें कोई URLs है नहीं, और पेजेस में है तो वो यहाँ पर सक्सेस हो गया। जब आप नई कैटेगरीज़ या नया कुछ पोस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है, सक्सेस आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी साइट मैप की सेटिंग्स को आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइट मैप क्या होता है, उसको कैसे इंसर्ट करना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंक मैथ SEO पे जाना है और इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए इस टूल का नाम है इंडेक्स नाउ API, ठीक है। अब रैंक मैथ जो है वो इसको यूज़ कर रहा है, उसने अपने जो फीचर्स में इसको एम्बेड किया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए गूगल क्या करता है, वो अपने क्रोलर्स को आपकी वेबसाइट पर भेजता है। तो बार बार गूगल को क्या करना पड़ता है, वेबसाइट अपने क्रोलर्स को भेजना पड़ता है, जिसके लिए गूगल क्या करता है, एक क्रोल बजट डिसाइड करता है कि कब कब इस वेबसाइट पे मुझे जाना है। जैसे कि अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो वो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करती है, तो गूगल के क्रोलर्स को बहुत बार उस साइट पे जाना पड़ता है। या फिर आप जैसे कोई नई वेबसाइट बना रहे हैं, आप वीकली पोस्ट करते हैं, तो अब गूगल को पता चल जाता है कि ये बंदा वीकली पोस्ट करता है, तो मैं वीक में एक बार इसके जो वेबसाइट है उस पर मैं अपना क्रोलर को भेज दूंगा। तो उसके लिए वो एक बजट बना लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है आप गूगल को बता दे रहे हैं कि मैं इस दिन पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ इस दिन तो एटलीस्ट आपने क्रोलर्स को भेजो ताकि मेरा जो नया पेज है वो जल्दी इंडेक्स हो जाए, ठीक है। अब उस जो टेक्निक में समस्या क्या है, उस टेक्निक में समस्या ये है कि कभी कभी हम ज़्यादा पोस्ट करते हैं, कभी कभी हम पोस्ट नहीं करते, तो क्रोलर्स को क्या है बार बार आना पड़ता है, और न्यूज़ वेबसाइट के केस में तो आना ही पड़ता है बार बार। तो क्रोल बजट जो है वो एक बहुत ही मतलब गूगल के लिए एक क्या कह सकते हैं कि हेडेक टाइप सिस्टम है।
लेकिन गूगल तो इसको हैंडल कर लेता है क्योंकि गूगल के पास बहुत उसके लिए फंड्स है, बहुत कुछ है। लेकिन जो दूसरे सर्च इंजन हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या बिंग की बात कर लें, येंडेक्स की बात कर लें, उन सर्च इंजन के पास इतना वो नहीं है, बैकअप नहीं है कि वो अपने जो क्रोलिंग को बार बार कर सकें। तो क्रोल बजट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडेक्स नाउ एपीआई डाल दिया। अब इंडेक्स नाउ एपीआई क्या करता है, ये क्या करता है, जब भी आप कोई नया पोस्ट क्रिएट करते हैं या पेज क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो रैंक मैथ में जो ये फीचर है इसका, वो उस पेज को या पोस्ट को उन सर्च इंजन्स को सबमिट कर देगा। तो यानी कि उनके क्रोलर्स को नहीं आना पड़ेगा, हम खुद से इनिशिएटिव लेके क्या करने वाले हैं, उनको हम अपना पेज या अपना जो पेज या पोस्ट है वो सबमिट कर देने वाले हैं। तो ये सभी सर्च इंजन गूगल के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो दूसरे सर्च इंजन है वो धीरे धीरे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट और येंडेक्स जो हैं वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है, आपको क्या करना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे जाना है। और अगर आपने कोई नया पेज क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर उसका जो यूआरएल है वो डालेंगे और सबमिट यूआरएल कर देंगे। मतलब आप इस बात के लिए वेट नहीं करना चाहते कि ये अपने आप सबमिट करे, आप खुद से भी क्रिएट करते हैं और खुद से क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो आप एक बार में 10,000 तक यूआरएल जो है वो इसमें इंडेक्सिंग के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, बिंग में पहले काफ़ी टाइम से ये इशू आ रहा था, तो उसका भी ये क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है जी, अब हम जाते हैं सेटिंग्स पे। अब हम किन किन चीज़ों को जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट है और पेज है, तो यही चीज़ें मीडिया और कंटेंट ब्लॉग को हम नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब नया जब पोस्ट क्रिएट करेंगे, नई जब पेज क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके अंदर एपीआई की है और एपीआई की लोकेशन है, तो ये एपीआई की वजह से ही सबमिशन हो रहा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाया है, वैसे ही आपको बिंग और येंडेक्स में भी अपनी वेबसाइट को क्या करना है, वेरीफाई करवा लेना है। जब वो काम हो जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट और पेजेस जब भी आप नया कुछ पब्लिश करेंगे वो सबमिट कर देगा। तो एपीआई की अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अभी ऐसा जिसका कहीं यूज़ नहीं करना है, और एपीआई की लोकेशन का भी कोई यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, सेव चेंजेस कर देना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर हू कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स का भी एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर दें ताकि आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाए, उन सर्च इंजन में भी सबमिट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देने वाले हैं, सेव चेंजेस कर देने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें क्या बताएगा कि जो भी आपने नई चीज़ पब्लिश की थी, जैसे हम देखिए HTML साइट में आपको हमने पब्लिश किया, ठीक है, 17 मिनट्स, ठीक है, पहले हमने किया था, तो ये क्या है, मैनुअल और ऑटो दोनों दिखा रहा है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्या किया, ऑटो पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो अपने आप से सबमिट कर दिया। अब हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो मैनुअल में हमने कोई भी जो है यूआरएल सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। ऑटो में क्या कर रहा था, जैसे ही हमने पब्लिश किया इसने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो हमारा काम बैकएंड पे हो गया है। ठीक है जी, तो ये थी इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अगला जो ऑप्शन है वो है रोल मैनेजर। ठीक है, वैसे हम इसको कवर कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको इसको बता देता हूँ रोल मैनेजर का काम क्या है। देखिए, ये जितनी भी सेटिंग्स आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इन सेटिंग्स का एक्सेस किसको देना है, कितना देना है, वो इसके अंदर आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास आप देखेंगे सारी सेटिंग्स है, जैसे कि साइट मैप सेटिंग यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे साइट मैप सेटिंग। तो मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर से मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मेरे पास ये साइट मैप सेटिंग का एक्सेस है। अब अगर आप एडिटर की बात करें तो उसमें देखिए ये जो चेकबॉक्स है वो अनचेक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बंदा, अगर मैंने एडिटर से लॉगिन करूँगा तो उसके पास साइट मैप की सेटिंग एक्सेसिबल नहीं होगी। अगर आप इसको देना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अलग अलग रोल बने हुए हैं, जैसे एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है, कस्टमर है और शॉप मैनेजर है। तो ये सारे जो रोल हैं आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कौन सी सेटिंग आप रैंक मैथ की देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, हम सिर्फ रैंक मैथ की सेटिंग की बात कर रहे हैं, हम पूरे वर्डप्रेस के अंदर कुछ और डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसमें। तो ये सेटिंग्स किसके पास कितनी एक्सेसिबल होंगी वो आप सभी यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो जो आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इंस्टेंट इंडेक्सिंग और रोल मैनेजर इसके अंदर कवर कर लिया है। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के 404 मॉनिटर के बारे में। रैंक मैथ के 404 मॉनिटर का काम क्या है, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट पर जितने भी 404 पेजेस हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है।
साथ ही आपको ये भी बताता है कि ये जो 404 पेज है वो कहाँ से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसका लिंक कहीं पर रखा है तो वो भी आपको बताएगा कि वो कहाँ से है। हो सकता है आपने उसको कहीं इंटरनल लिंक किया हो, या फिर कहीं सोशल मीडिया पर शेयर किया हो, या फिर किसी दूसरी वेबसाइट के ओनर ने आपके उस पेज को लिंक किया हो। 404 जनरेट कैसे होता है? कई बार क्या होता है कि हम कोई पेज या पोस्ट को पब्लिश करने के बाद उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वो जो यूआरएल है उसका लिंक अगर किसी के पास है तो वो बंदा उस लिंक के थ्रू वहाँ पहुँच जाता है और हमारा जो वेबसाइट पर 404 की एरर्स आनी शुरू हो जाती हैं। जनरली क्या होता है कि 404 एरर्स हम गूगल सर्च कंसोल में देखते हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल में एक पूरी सीरीज़ लाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ पर अगर आपको 404 एरर्स देखनी हो और उन्हें सोल्व करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंक मैथ एसईओ पर जाना है और 404 मॉनिटर पर क्लिक कर देना है। जब आप 404 मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, 404 एरर्स हैं। यहाँ पर URI लिखा हुआ है, तो URI और URL सेम ही मान लीजिए आप। URL है जो URI का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो कंफ्यूजिंग होगा। उसके बाद है रेफरर अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर किसी पेज पर इसका लिंक है तो हमें वो रेफरर लिंक कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो रेफरर का मतलब है कि कहाँ से वो लिंक क्लिक हो रहा है। उसके बाद यूज़र एजेंट यानी कि वो किसका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेस टाइम, तो ये किस वक्त पे किसने उसको क्लिक किया था। अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ क्या ये 404 आ रहा है, तो ये पेज जो है ओपन हो रहा है यानी कि, लेकिन यहाँ पर 404 में दिखा रहा है। तो हो सकता है ये कैशे का इशू हो, कैशे का ही इशू होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इनकॉग्निटो में ओपन करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इनकॉग्निटो में ओपन किया। देखिए 404 पेज है। ठीक है, वो हमारे ब्राउज़र के कैशे में वो सेव है, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास ये क्या आ गया, 404 पेज यहाँ पर आ चुका है। कई बार क्या हो सकता है कि ये जो रेफरर यहाँ पर दिखा रहा है ये आपको दिखाई ना दे। ऐसा किस लिए होगा मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर सेटिंग्स देख रहे हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप 404 की सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल और एडवांस दो ऑप्शन हैं। अगर आप सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं तो वो जो रेफरर है वो वहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी हम इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए रेफरर नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, हिट्स आ रहा है, कितनी बार वो क्लिक हुआ है। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं, एडवांस कर देते हैं तो रेफरर वहाँ पे आएगा। इसके अलावा और क्या क्या सेटिंग्स हैं, लॉग लिमिट यानी कि एक पेज पे जो है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी दिखाए, तो वो अभी हमारे पास कितनी दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है। तो इसको आप कितना भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूड पाथ। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पाथ को ट्रैक नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो URL को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, एग्जैक्ट, कंटेन्स, स्टार्ट विद, एंड विद या रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एंटर करने का मतलब क्या है, सिर्फ उसकी ट्रैकिंग को हम बंद करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है इग्नोर क्वेरी पैरामीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कहीं पर URL के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो उसको क्या करें, ट्रैक ना करें। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट पे मैं गया, यहाँ पर एक सर्च बार है। ठीक है, अब इस सर्च बार में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने सपोज़ मैंने लिख दिया पेन लिख दिया, मान लो मैंने। ठीक है, पेन से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेरी आ रही है, सपोज़ मैंने यहाँ पे मान लिया एवेंजर लिख दिया। स्पेलिंग पे भी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाया। लेकिन आप URL के अंदर देखेंगे क्वेश्चन मार्क S = एवेंजर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पे आके कुछ सर्च करेगा तो वहाँ पर भी एक इस तरह का URL जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी तो बहुत सी क्वेरीज हो सकती हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, क्योंकि सर्च करने वाला तो कुछ भी सर्च करेगा। तो ऐसे अगर URLs को आप यहाँ पे ट्रैक नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, टर्न ऑन टू इग्नोर। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो वो उन सबको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो उनको भी ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ये URL है। अब हम इसका रेफरर कैसे चेक करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर URL को मैं यहाँ पर एक पोस्ट में इंसर्ट कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और यहाँ पर मैं लिंक कर ले रहा हूँ उस URL को। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, अपडेट किया।
अब इसको मैं इनकॉग्निटो में ही ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, ठीक है। अब देखिए मैंने किया क्या है, बेसिकली मैंने जो 404 का यूआरएल था उसको यहाँ लिंक कर दिया है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या रेफरर में ये पर्टिकुलर यूआरएल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये वो 404 पेज ओपन हो गया। अब हम जाके मॉनिटर में चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया, रेफरर आ गया, यानी कि ये उस पेज पे हमें पता चल गया कि ये इस पेज पे जो है ना 404 पे एरर आ रही है, इस पेज की वजह से आ रही है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब हम जाएंगे वापस उस पोस्ट के अंदर, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे और इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो मतलब आपने इस एरर को सोल्व कर लिया है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर लोग में तो आ जाएगा लेकिन आगे से वो एरर आपके पास नहीं आएगी। तो इस तरह से 404 मॉनिटर में आप क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की रीडायरेक्शन सेटिंग के बारे में, किस तरह से आप एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं और रीडायरेक्शन कौन कौन से टाइप की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक मैथ की रीडायरेक्शन सेटिंग पे जाने के लिए आप सबसे पहले रैंक मैथ पे चले जाएं और रीडायरेक्शंस पे क्लिक करें। ये जो सेटिंग है वो योस्ट एसईओ प्लगइन में नहीं है। जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा रीडायरेक्शन के लिए, लेकिन रैंक मैथ के अंदर ये फैसिलिटी इनबिल्ट है। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं रीडायरेक्शन काम कैसे करता है। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रीडायरेक्शन की सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको सोर्स यूआरएल एंटर करना है और यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन यूआरएल एंटर करना है। सोर्स यूआरएल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं ताकि आप गलती ना करें। सोर्स यूआरएल के अंदर देखिए सबसे पहले है एग्जैक्ट, देन कंटेन, स्टार्ट विद, एंड विद और रेजेक्स। ये पूरी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जैक्ट के बारे में। जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट, उसका क्या मतलब है। ये 404 पेज है मान लीजिए आपका, जिसके अंदर अगर हम इस पेज को ओपन करेंगे तो ये 404 एरर देगा, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट मैथ में यानी सोर्स यूआरएल में आपको क्या एंटर करना है, दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 2। अगर आप चाहते हैं कि रीडायरेक्शन एग्जैक्टली वही हो जो आपका 404 पेज है, इसके अलावा कोई और पेज ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट यूआरएल एंटर करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम उस यूआरएल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको इनकॉग्निटो में ओपन किया है क्योंकि वो पेज वहाँ पर सेव हो गया है। तो अब हमें इस यूआरएल को रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, रीडायरेक्शन में जाएंगे और सोर्स यूआरएल के अंदर क्या एंटर करेंगे, ओनली दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 2, यानी कि सिर्फ ये वाला जो यूआरएल का पार्ट है इसको एंटर करेंगे। जब आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट सिलेक्ट करेंगे। और डेस्टिनेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि डेस्टिनेशन यूआरएल में आप पूरा यूआरएल एंटर करेंगे, जबकि सोर्स यूआरएल के अंदर आप यूआरएल का ये वाला हिस्सा एंटर कर सकते हैं। तो अब हमने ये सेटिंग कर दी है, बाकी की सेटिंग हम बाद में देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऐड रीडायरेक्शन कर देते हैं। अब हमने रीडायरेक्शन कर दिया है। अब हम इस पेज को एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए ये पेज कहाँ चला गया, होम पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। तो आई होप आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो इसका टाइप है रीडायरेक्शन का, उस पर चलते हैं, जो कि क्या है, कंटेन्स। मैं उसी यूआरएल को ले रहा हूँ, दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 2। अब यहाँ पर इस यूआरएल के अंदर टेस्ट नाम का एक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। और अगर हमें कंटेन्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हमें टेस्ट कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ टेस्ट पोस्ट या 2 में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी टेस्ट जो यूज़ करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टेस्ट। उससे पहले हम जो पहले से रीडायरेक्शन किया हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसी यूआरएल को टेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये वही ओपन हो रहा है। हम रीडायरेक्शन में फिर से रीडायरेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर हम टेस्ट वर्ड यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, कंटेन्स। तो उसका फ़ायदा क्या है, देखो कंटेन्स का, जितने भी यूआरएल हों आपके पास, अगर उनमें कहीं ना कहीं टेस्ट
आ रहा है और आपने उन यूआरएल को रिमूव कर दिया है तो क्या होगा, वो रीडायरेक्ट होगा। अगर रिमूव नहीं भी किया है तो भी रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंटेंट्स या दूसरी जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना है। एग्जैक्ट वाला बिल्कुल सही मेथड है, उसको यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें आपको बहुत सारे यूआरएल्स रिमूव करने पड़ रहे हैं और उन सब में कोई ना कोई कॉमन वर्ड आ रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट करता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड रीडायरेक्शन करेंगे और हम इसको टेस्ट करते हैं रिफ़्रेश करके। तो ये देखिए होम पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कंटेन्स, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट सेटिंग भी हम इसके अंदर चेक कर लें। और इसको एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी रिफ़्रेश करने पे भी रीडायरेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने रीडायरेक्शन रिमूव कर दिया है। अच्छा, तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो क्या है, स्टार्ट्स विद, ठीक है। तो अब हम इसको कवर करते हैं। स्टार्ट विद का मतलब है जैसे ये आपका यूआरएल है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, दिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास कुछ ऐसे यूआरएल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड से शुरू हो रहे हैं और आप उन सब यूआरएल्स को क्या है, रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्ट्स विद। तो मान लीजिए यहाँ पर दिस वर्ड लिखा हुआ है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। तो वर्ड क्या है हमारा, दिस, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार्ट्स विद, ठीक है। और रीडायरेक्ट इसको हमने कहाँ करना है, इसको हमने होम पेज पे करना है और ऐड रीडायरेक्शन कर देना है, ठीक है। तो ये हमने रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है स्टार्ट्स विद। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उस पेज को रिफ़्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश किया, होम पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो 3 हमारे कवर हो चुके हैं। एक बार मैं इसको फिर से ट्रैश में डाल देता हूँ ताकि हम इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड विद। तो एंड विद में क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, आपका जिस वर्ड जिस या नंबर पे वो एंड हो रहा है उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे यूआरएल्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड पे वो एंड हो रहा है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड विद। तो यहाँ पर 2 आ रहा था, तो अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एंड्स विद करेंगे और इसको क्या करेंगे, होम पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे और ऐड रीडायरेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, एंड्स विद लिखा आ रहा है साथ में। इसको हम चेक कर लेते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो 3 कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका रेजेक्स। इसका मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये जो है वो बिल्कुल ध्यान से यूज़ करने वाला है। ऊपर वाले 2-3 में गलती हुई तो चल सकता है, मतलब ज़्यादा यूआरएल इफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन इसमें अगर गलती हुई तो सारे के सारे यूआरएल कहीं और रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले ये होता क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन, मान लीजिए मेरे पास एक 404 पेज है जिसका ये यूआरएल है, मेंटेनेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करता हूँ तो ये जितने भी यूआरएल एम से शुरू हो रहे हैं और ई से एंड हो रहे हैं वो सारे के सारे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करूँगा। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, रेजेक्स। और पेज की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पेज क्या है हमारा, ये हमारा पेज है। तो अभी देखिए ये 404 आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब हमें इसको उस एक्सप्रेशन का यूज़ करके रीडायरेक्ट करना है। तो ये हमारा पेज हो गया, इसको हमने चेक कर लिया। अब हम जाते हैं वापस और इसको हमने रीडायरेक्ट कहाँ करना है, होम पेज पे, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, 404 आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड रीडायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब इसमें इस एक्सप्रेशन को अगर आपने चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, मतलब कहाँ पे वो काम कैसे कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसका सिंटेक्स सही है या नहीं है वो चेक करना हो तो ये एक वेबसाइट है, इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करती है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे और इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अभी कोई इसमें इशू नहीं है। अगर इसमें एरर होती तो यहाँ पर एरर दिखा देता, ठीक है।
लेकिन ये मैंने जनरेट कहाँ से किया, अब ये एक क्वेश्चन है। मैं कोडिंग नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि किस तरह का सिंटेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर किस तरह का सिंटेक्स यूज़ होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी या जेमिनी में से कोई एआई टूल का यूज़ किया और उसको बोला कि मैं एम से शुरू होने वाले और ई से एंड होने वाले जो यूआरएल्स हैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड दे दो। तो उन्होंने मुझे ये जनरेट करके दे दिया। ठीक है, आप भी इसी तरह से किसी भी एआई टूल की हेल्प से वो कोड जनरेट करवा सकते हैं। अपने आप से कुछ भी मत लिखिएगा और उसको फिर एक बार चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सारे के सारे जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस थे वो सारे कवर कर लिए। तो इनको ध्यान से करना है, मतलब अगर आपने गलत किया तो सारे यूआरएल कहीं भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपका कोई यूआरएल आपके ऐसे हैं जो आपने अपर केस लेटर में लिखे हुए हैं या किसी और फॉर्मेट में लिखे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि वो केस को कंसीडर ना करें, मान लीजिए टी बड़ा है, एच बड़ा है, उसको कंसीडर ना करें, उसको स्मॉल में ही माने, तो यहाँ पर आप इग्नोर केस को चेक कर देंगे। वैसे जितने भी यूआरएल वर्डप्रेस में बनते हैं वो सारे स्मॉल केस में ही बनते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई और यूज़ कर रहे हैं, कोई अगर आ रहा है ऐसा जिसमें बड़ा है, तो वो आप इसको सेलेक्ट करके उसको हटा सकते हैं, मतलब उन सबको वो स्मॉल केस में ही कंसीडर करेगा। अब ऐड अनदर का मतलब क्या है, मान लीजिए 2 यूआरएल हैं, दोनों ही 404 हैं और दोनों को मैं एक पर्टिकुलर जगह पे भेजना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले केस में क्या किया, मेंटेनेंस वाले को भी होम पेज पे भेज दिया और दूसरे को भी भेज दिया, तो उन दोनों को मैं एक ही उसमें ऐड करके भी कर सकता था। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर करके जितने भी यूआरएल हैं उसको अगर एक ही डेस्टिनेशन पे भेजना है तो इस ऐड मोर अनदर का जो यूज़ कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है डेस्टिनेशन यूआरएल। डेस्टिनेशन यूआरएल में आप अपनी वेबसाइट का कोई पेज भी डाल सकते हैं और दूसरी किसी वेबसाइट का यूआरएल भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यूआरएल एंटर करना है, आपको HTTPS के साथ ही एंटर करना है। जबकि ऊपर वाले केसेस में क्या था, हमने सिर्फ जो स्लैश के बाद का जो ऑप्शन था वो सभी यूज़ किए थे, जो वर्ड्स थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। डेस्टिनेशन यूआरएल में आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट यूआरएल एंटर करेंगे। अब इसके बाद है रीडायरेक्शन के टाइप्स, इनको हम देख लेते हैं ये क्या है। देखिए 3 तरह के रीडायरेक्शन है मेनली इसके अंदर जो बताए गए हैं, इसके अलावा भी होते हैं तो, बट वो हमें नहीं करनी है। 301 रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है हम गूगल को बता रहे हैं कि ये पेज परमानेंटली मूव हो चुका है, अब दोबारा से वो पेज नहीं आने वाला, हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव ही कर दिया, बिल्कुल ठीक है, डिलीट कर दिया, हटा दिया। तो अगर ऐसा कोई है तो उसके अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना है, 301 सेलेक्ट करना है। ठीक है, 302 का मतलब है कि यूआरएल जो है वो रिमूव परमानेंटली नहीं हुआ है, बाद में फिर से वापस आकर उस यूआरएल पे जा सकते हैं। ठीक है, 307 भी जो है वो 302 की तरह से ही काम करता है, बट इसको हम क्या है, इमरजेंसी रीडायरेक्ट की तरह से यूज़ करते हैं। व्हेन अ प्राइमरी सर्वर इज डाउन, अगर कोई सर्वर प्राइमरी डाउन हो जाता है तो मेनली आप 301 और 302 को यूज़ करें। ज़्यादातर जो लोग हैं रीडायरेक्शन में इन 2 का ही यूज़ करते हैं। 307 भी है बट ये 2 ही यूज़ होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग के अंदर। तो या तो आप इन तीनों में से कुछ सेलेक्ट करेंगे या फिर आप ये दोनों ऑप्शन में से कुछ सेलेक्ट करेंगे। अब ये मेंटेनेंस कोड है, इनको कब यूज़ करते हैं, तो इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जिस यूआरएल पे हमने रीडायरेक्ट करना है वो यूआरएल रेडी ना हो। मान लीजिए आपका वो यूआरएल आपने तैयार नहीं किया है, ठीक है, आपको नहीं पता कहाँ रिडायरेक्ट करना है, तो उन केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी 2 कोड हैं। 401 का मतलब है कि अगर आपने वो कंटेंट डिलीट कर दिया है, अगर वो कंटेंट डिलीटेड है तो आप किसका यूज़ करेंगे, 410 का। अगर आपका वो कंटेंट किसी लीगल रीज़न की वजह से आपने उसको हटाया है तो आप 451 कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की सेटिंग्स देख लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। उसके बाद क्या कर देंगे आप, ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आई होप आपको रीडायरेक्शन की पूरी सेटिंग जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। हम बात करने वाले हैं एसईओ एनालाइज़र के बारे में। ये रैंक मैथ का ही एक टूल है और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में जितनी भी एरर्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उन एरर्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसईओ एनालाइज़र पर जाने के लिए सबसे पहले आप रैंक मैथ एसईओ पे जाएंगे। उसके बाद आपको एसईओ एनालाइज़र पर क्लिक करना है।
जब आप एसईओ एनालाइज़र पर पहली बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनालाइज योर वेबसाइट। क्योंकि हम ये पहले एक बार कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर रीस्टार्ट एसईओ एनालाइज़र का ऑप्शन आ रहा है। तो एक बार जब हम इसको टेस्ट कर लेंगे तो हमारे सामने हमारी वेबसाइट की जितनी भी एरर्स होंगी वो सभी आ जाएंगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इन एरर्स को सोल्व कैसे करना है। देखिए, ये जो एरर्स हैं इनको देखने के लिए हमें बहुत से ऑडिट टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि एरएफ हो गया, सैमरश हो गया। हालांकि वो कुछ एडवांस लेवल की एरर्स आपको बताएंगे, बट जो बेसिक लेवल की एरर्स हैं वो बिना किसी टूल के आप सिर्फ रैंक मैथ फ्री के साथ ही सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वो एरर्स हो सकती हैं। सबसे पहले है जैसे ऑटोमेटिक अपडेट। तो आप ऑटोमेटिक अपडेट्स को अगर इनेबल कर देंगे तो आपका जो रैंक मैथ है वो अपने आप से अपडेट होता रहेगा। अब अपडेट क्यों करना चाहिए हमें ऑटो अपडेट्स को इसलिए इनेबल करना चाहिए क्योंकि जो हैकर्स होते हैं अगर वो आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा प्लगइन ढूंढ लेते हैं जो अपडेटेड नहीं है और काफ़ी ओल्ड है तो उनके लिए वेबसाइट को हैक करना आसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी हैकिंग को रोकने के लिए आपको हमेशा अपना वर्डप्रेस और अपने प्लगइन्स हैं उनको अपडेट करते रहना चाहिए। तो आजकल सभी प्लगइन्स में ये ऑप्शन आने लगा है कि आप उनको ऑटो अपडेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसके अंदर बेसिक एसईओ में कॉमन वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारे होम पेज पे रैंक मैथ फाइंड आउट कर पा रहा है। ठीक है, तो इनके साथ कुछ इशू नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आप कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिनको होम पेज पर देखना चाहते हैं। अगर आपने वो डिसाइड किया है तो मेक श्योर वो इस लिस्ट में हों। नेक्स्ट है एसईओ डिस्क्रिप्शन। तो इसको हमारे पेज पर जो है एक मेटा डिस्क्रिप्शन मिल गई है जो कि ये है। ठीक है, तो ये टिक यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये ओके है, मतलब आपके पेज में मेटा डिस्क्रिप्शन है और वो सही है, आपको उसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है H1 हेडिंग। तो अब यहाँ पर देखिए एरर क्या है, क्रॉस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब एरर है टू मैनी H1 टैग्स फाउंड ऑन योर होम पेज फॉर द बेस्ट एसईओ रिजल्ट्स देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 H1 टैग ऑन ईच होम पेज। तो मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ। इस पे ये बोल रहा है कि ये जो सारे जो हमारे पास हेडिंग्स हैं ये H1 में है, जबकि क्या होना चाहिए, एक ही H1 होना चाहिए, बाकी आप H2, H3, H4 कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जैसे ये बोल रहा है, मान लीजिए एक हेडिंग है, ठीक है, फुल सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक H1 हेडिंग होगी, एक तो होनी ही चाहिए। उसके बाद क्या है, मेमोरेबल वेबसाइट्स दैट सेल। तो ये दूसरी है। देखिए, अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये H1 है, कैसे पता चलेगा। एक तो आप इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्पेक्ट करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि इस पर कौन सा टैग लगा है। तो ये है वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर H1 आ रहा है। जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर H1 दिख जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि ये मूव कर रहा है तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ, एसईओ सर्विस दैट ड्राइव रिजल्ट। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, एक बार हम इसको इंस्पेक्ट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी हेडिंग्स क्या हैं, इस स्लाइडर के अंदर आ रही हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही H1 हो और बाकी सभी क्या हो, H2 हो। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट है H2 हेडिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टिक लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे पेज पे ये वाले जो टैग्स हैं ये H2 में, ये सारी H2 हेडिंग्स हैं। तो ये हमारा ओके है, इसमें हमें कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज एल्ट एट्रीब्यूट। तो जितनी भी इमेजेस हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं उन सब का ओल्ड टैग होना चाहिए। तो मान लीजिए मुझे वो इमेज फाइंड आउट करनी है जिसका ओल्ड टैग नहीं है। तो ये सारी हैं, इसमें से मैं कोई एक इमेज उठा लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको उठाता हूँ, इस इमेज को, सोर्स के बाद आपको ये मिलेगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। मैं बस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कौन सी इमेज हम ओपन कर रहे हैं। तो ये इमेज है, ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं होम पेज पे। तो यहाँ पर ओके, ये है वो इमेज, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ ओल्ड टैग नहीं लगा होगा। यहाँ पर इसके बाद विड्थ है, हाइट है, और सोर्स यहाँ है, विड्थ है और हाइट है। ओल्ड टैग होता तो हमें इसके साथ दिखाई देता। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन इमेजेस पे ओल्ड टैग लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कीवर्ड इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन।
तो जितने भी कॉमन कीवर्ड्स ये दिखाएगा आपको, ये यहाँ पर इसने दिखाए हुए हैं, ये कीवर्ड्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नहीं हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये कॉमन कीवर्ड्स हमारे टाइटल में हों। लिंक्स रेशो, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनल लिंक्स 5 है, एक्सटर्नल लिंक 1 है। तो वैसे तो इसमें कोई फिक्स रेशो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, यानी होम पेज के हिसाब से ये बहुत कम है। इंटरनल लिंक्स ज़्यादा होने चाहिए, 20-22 हो सकते हैं। तो 20-22 अगर इंटरनल लिंक है, 1-2-4 एक्सटर्नल लिंक हैं तो वो चलेगा, लेकिन इंटरनल लिंक्स अगर 5 हैं तो यहाँ पर एरर आएगी। तो इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। एसईओ टाइटल, तो आपने एसईओ टाइटल रखा हुआ है जो कि ये है, और इसकी जो लेंथ है वो 19 कैरेक्टर है। तो ये ठीक है, कम है वैसे, लेकिन ज़्यादा हो सकती थी, बट आपने एसईओ टाइटल रखा है तो इसलिए ये हमें क्या दिखा रहा है, ओके का साइन दे रहा है। ठीक है, टैगलाइन आपने डिफाइन की हुई है, ये भी ओके है। ब्लॉग पब्लिक, अब देखिए ये जो है ना, सर्च इंजन्स कांट सी योर वेबसाइट, इसका मतलब क्या है, हमने अभी जो है ना अपनी वेबसाइट को नो इंडेक्स किया हुआ है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप रीडिंग, अगर आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में है, आप काम कर रहे हैं, तो रीडिंग में जाके सर्च इंजन विजिबिलिटी वाले ऑप्शन को अगर चेक कर देंगे तो वो क्या रहेगा, नो इंडेक्स रहेगा। मतलब अभी हमने क्या किया है, इसको पब्लिक नहीं किया है। नेक्स्ट है परमालिंक का स्ट्रक्चर, आपने ये परमालिंक का स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है तो ये सही है। फोकस कीवर्ड, तो यहाँ पर हमने किसी भी पेज के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी फोकस कीवर्ड डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने इसको नो इंडेक्स में रखा हुआ है। तो हमने कोई भी फोकस कीवर्ड डिफाइन नहीं किया कि हम इसके लिए रैंक करना चाह रहे हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको हर पेज और हर पोस्ट के लिए एक फोकस कीवर्ड डिफाइन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट टाइटल मिसिंग फोकस कीवर्ड, तो ये चेक है। फोकस कीवर्ड अपीयर इन द टाइटल ऑफ पब्लिक पोस्ट, पब्लिश्ड पोस्ट वेयर इट इज़ सेट, तो जहाँ पे सेट है वहाँ पे कह रहा है कि टाइटल में है, तो सेट मतलब कीवर्ड है ही नहीं तो सेट कैसे होगा, तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक का मतलब इसलिए बोल रहा है कि ये इसलिए इसने को चेक किया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या है, मोबाइल का स्नैपशॉट है, तो ये ठीक है, मोबाइल का स्नैपशॉट। कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग क्या होता है, कैनोनिकल टैग का मतलब है अगर आपके दो सिमिलर यूआरएल हैं तो आपने उसको दूसरे यूआरएल को कैनोनिकल बताना होता है, यानी जो मेन यूआरएल है आपको कैनोनिकल में वो डालना होता है। तो अभी के लिए इसके अंदर कोई ऐसे कैनोनिकल की इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको नो इंडेक्स किया हुआ है तो इस वजह से इसको दिखा रहा है ये। अदरवाइज़ आपके केस में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी पेज को ओपन कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक पेज ओपन किया, ठीक है, इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। पेज ओपन करने के बाद आप रैंक मैथ की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको कैनोनिकल यूआरएल मिलेगा। तो यहाँ पर आप वो यूआरएल एंटर कर देंगे। अगर ये ब्लैंक होगा तो यहाँ पर आप वो यूआरएल एंटर कर देंगे। ठीक है, मोबाइल के केस में भी तो ये हमारा मोबाइल वाला इशू जो है इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो इंडेक्स मेटा, तो ये मेटा, ये जो एरर है ये वही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमने इसको नो इंडेक्स किया हुआ है, तो आपके केस में ये एरर नहीं आएगी। www कैनोनिकलाइजेशन, तो हमारे जो दोनों यूआरएल हैं, भले ही वो www वर्जन हो या नॉन www वर्जन हो, वो दोनों एक ही यूआरएल पे जा रहे हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है। अगर वो दोनों अलग अलग यूआरएल पे जा रहे हैं तो गूगल उनको अलग अलग कंसिडर करेगा। ओपन ग्राफ मेटा, तो ये अगर आप रैंक मैथ इंस्टॉल करते हैं और उसमें ओपन ग्राफ मेटा की सेटिंग आती है, उसको चेक करते हैं तो आपके वेबसाइट पे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को कहीं पर शेयर करेंगे तो वो इमेज के साथ शेयर होगा। ठीक है, तो मेक श्योर ये ऑप्शन चेक होना चाहिए। robot.txt, तो हमारी वेबसाइट पे robot.txt है। ठीक है, स्कीमा मेटा डाटा, तो ये जब हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस किया था तो हमने स्कीमा डाटा को भी ओके किया था। आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। सर्च कंसोल, तो हमने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ लिंक किया हुआ है, ये भी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। साइट मैप, तो हमारी वेबसाइट पे एक साइट मैप भी है। ठीक है, इमेज हेडर एक्सपायर, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सभी के सभी कैशे प्लगइन से रिलेटेड हैं। तो मैंने जो है इस पे एक कैशे प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है WP फास्टेस्ट कैशे। तो आप कोई भी कैशे प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा। अब ये रिस्पॉन्स टाइम है तो ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जिस पे हम कभी आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ
किसी एक चीज़ का मैटर नहीं है, आपकी होस्टिंग पे भी ये डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कितनी आप इमेजेस किस तरह की अपलोड कर रहे हैं। बहुत हैवी इमेजेस तो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो अभी के हिसाब से इसकी स्पीड थोड़ी कम है जो हमें मैनेज करनी होगी। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने मैनेज कर रखी हैं विद द हेल्प ऑफ दिस WP फास्टेस्ट कैशे। अगर आप इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी के कंसर्न्स। ठीक है, तो विजिबल प्लगइन थीम विजिबिलिटी क्या है? 2 प्लगइन ऐसे हैं जो पब्लिकली विजिबल हैं। पब्लिकली विजिबल होने का नुकसान वैसे नहीं है, बट अगर कोई आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहता है तो उनको पता रहेगा कि कौन से प्लगइन आपके पास हैं। ठीक है, तो ये प्लगइन्स का फीचर है। वो प्लगइन के अंदर ऐसी ऑप्शंस नहीं हैं कि वो उसको हाइड करें, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप अलग से अगर कुछ करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके इन प्लगइन्स को हाइड कर दे। तो ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, उनको इंस्टॉल करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएंगे। या फिर कोई और दूसरा सिक्योरिटी प्लगइन जैसे वर्डफेंस वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, थीम विजिबिलिटी, तो ये जो थीम है वो पब्लिकली विजिबल नहीं है, तो ये थीम का मतलब फ़ीचर है, प्रो फीचर है ये, जिसकी वजह से कोई बता नहीं सकता कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी थीम इंस्टॉल्ड है। डायरेक्टरी लिस्टिंग सीम्स टू बी डिसेबल, तो डायरेक्टरी लिस्टिंग का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है ना डायरेक्टरी की फॉर्म में नहीं है, ये जिस तरह से होनी चाहिए वैसे है, तो ये फीचर भी क्या है हमारा ओके है। सिक्योर कनेक्शन, तो हमने इस पर HTTPS इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, होस्टिंगर से हमने इसको होस्टिंग को बाय कर रखा है, तो अगर आप वो भी बाय करना चाहें तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे जितनी भी जो एरर्स हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के एक और फीचर स्टेटस और टूल्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर रैंक मैथ के अलावा कोई और SEO प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो ये टूल आपको हेल्प करेगा उस सारे SEO प्लगइन की जो सेटिंग्स हैं उसको रैंक मैथ में इंपोर्ट करने में। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पर भी रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो आप उस रैंक मैथ की पूरी सेटिंग्स भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो फीचर्स। स्टेटस एंड टूल पे जाने के लिए सबसे पहले आप रैंक मैथ पे जाएंगे और स्टेटस एंड टूल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला जो टैब है उसमें वर्जन कंट्रोल मिल जाएगा। अभी जो है हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं 1.0.218, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। कई बार क्या होता है कि किसी लेटेस्ट वर्जन के अंदर कोई बग आ जाता है जिसकी वजह से हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है चलती नहीं है या उसमें कुछ एरर आ जाती है। तो अगर ऐसा कोई केस है और उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें रैंक मैथ का या किसी भी प्लगइन का कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ कर लेना होता है ताकि वो बग जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हम प्रीवियस वर्जन को यूज़ करते रहें। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए आप किसी पुराने रैंक मैथ की वर्जन पर यहाँ से रोल बैक कर सकते हैं। आपको बस इसको सेलेक्ट करना है और इस वर्जन को इंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट है बीटा ऑप्ट इन, तो इस फीचर को आप ऑफ ही रहने दें क्योंकि रैंक मैथ भी यही रिकमेंड करता है कि अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो इस फीचर को आपको ऑन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑटो अपडेट, तो ये इसको आप ऑन कर लें यहाँ से, साथ में अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को भी ऑन कर लें। इसका क्या फ़ायदा होता है, मान लीजिए अगर आपने रैंक मैथ को अपडेट नहीं किया है तो क्या हो सकता है, कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। प्लगइन को अपडेट नहीं करने से हैकर्स के लिए वेबसाइट को हैक करना आसान हो जाता है। तो जब आप ऑटो अपडेट कर देंगे तो आपको मैनुअली बार बार जाकर इसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अपडेट नोटिफिकेशन का आप ईमेल अपनी ईमेल पे रिसीव करना चाहते हैं तो इसको भी आप ऑन कर दें और उसके बाद सेव चेंजेस कर दें। नेक्स्ट जो टैब है वो है डाटाबेस टूल्स। तो डाटाबेस टूल क्या काम करते हैं देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है फ्लश SEO एनालाइजर डेटा। तो SEO एनालाइजर के पूरे डेटा को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्या करना है, क्लियर SEO एनालाइजर। अब SEO एनालाइजर का डेटा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास SEO एनालाइजर का डेटा है यहाँ पर, ये देखिए, ये हमें बता रहा है कि हमारी वेबसाइट का SEO स्कोर क्या है। ये पूरे डेटा को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्टेटस एंड टूल पे जाना है और इसको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। तो ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अभी मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है और अब फिर से अब इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, रिमूव रैंक मैथ ट्रांजिएंट्स।
कई बार क्या होता है कि कुछ डेटा कैशे की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर आप उस डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव ट्रांजिएंट्स कर देंगे। इसमें आपको फिक्र कुछ नहीं करना है क्योंकि इससे कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ जो डेटा कैशे की फॉर्म में सेव हुआ है वही रिमूव होगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिएंट्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है पर्ज एनालिटिक्स डेटा। तो यहाँ पर देखेंगे एनालिटिक्स के अंदर भी कुछ डेटा आ रहा होगा। अगर उस डेटा को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्लियर कैशे पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं क्योंकि ये साइट अभी लाइव नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप इस पूरे डेटा को भी बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से आप क्लियर कैशे कर देंगे तो वो डेटा भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और नए स्टैट्स आने फिर से शुरू हो जाएंगे। रीबिल्ड इंडेक्स फॉर एनालिटिक्स। तो इसका यूज़ कब करना है, कई बार क्या होगा कि एनालिटिक्स के अंदर कुछ पोस्ट या पेजेस का डेटा नहीं आ रहा होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, उसके इंडेक्स को रीबिल्ड करना है ताकि वो डेटा भी हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रीबिल्ड हो जाएगा। क्लियर 404 लॉग। तो 404 मॉनिटर के अंदर हमको जाना है। वहाँ पर अगर हमारे पास कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या कर सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पर कोई डेटा है नहीं। अगर कुछ डेटा होता तो हम उस डेटा को पूरी तरह से यहाँ से क्या कर सकते थे, क्लियर 404 लॉग पे क्लिक करके क्लियर कर सकते थे। तो मैं ये एक बार क्लियर कर चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है रिक्रिएट मिसिंग डेटाबेस टेबल्स। तो अगर आपका डेटाबेस कुछ सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डाटाबेस टेबल को रिक्रिएट कर सकते हैं। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है। फिक्स एनालिटिक्स टेबल कोलेशंस। कई बार क्या होता है, एनालिटिक डाटाबेस के टेबल और कॉलम जो हैं वो मैच नहीं करते, जिसकी वजह से डाटाबेस की कुछ एरर आ सकती हैं। उनको फिक्स करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। डिलीट इंटरनल लिंक्स डेटा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल लिंक का डेटा होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। उसके लिए आपको क्या करना है, आप पोस्ट पे जाएंगे और पोस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 तरह के लिंक्स हमें दिखाई देंगे। पहला क्या है, इंटरनल लिंक्स, यानी कि इस पोस्ट के अंदर कितने इंटरनल लिंक मैंने यूज़ किए हुए हैं और कितनी पोस्ट को मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। दूसरा है एक्सटर्नल लिंक्स, मेरे इस पेज से बाहर आउट ऑफ द वेबसाइट कितने लिंक्स जा रहे हैं, ठीक है। इनकमिंग लिंक्स, मेरी इसी वेबसाइट के अंदर मेरी दूसरी पोस्ट या पेजेस से कितने लिंक मेरी इस पोस्ट पे आ रहे हैं। तो वो पूरा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उसका इंटरनल लिंक क्रिएट भी कर देंगे तो वो यहाँ पे अपडेट नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट इंटरनल लिंक डेटा वाले बटन पे क्लिक करना है। इसको डिलीट करने से कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई लिंक लगाया भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट जो हैं वो ड्राफ्ट में ही है। तो ये क्लियर हो चुका है, अभी मतलब फ्रेश हो चुका है। अभी जो है लेटेस्ट डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर दैट इज़ डिलीट रीडायरेक्शन रूल्स। तो रीडायरेक्शंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि रीडायरेक्शन कैसे करना है। तो जो रूल आपने रीडायरेक्शन में सेट किया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रीडायरेक्शंस के अंदर किस तरह से हमने जो रूल सेट किए थे। अभी यहाँ पर हमने डिलीट कर चुके हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करके वो रूल आप क्रिएट करेंगे। लेकिन आप पूरे उस रूल्स को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिलीट रीडायरेक्शंस पे क्लिक करना है, जिससे वो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टैब है वो है सिस्टम टूल्स। तो सिस्टम टूल्स के अंदर हम चले जाते हैं। ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देगा। जिस तरह से आप जो रैंक मैथ का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्जन है, डाटाबेस वर्जन ये है। इसके अलावा आप अपना वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, थीम कौन सी यूज़ कर रहे हैं और उसका वर्जन क्या है। तो ये पूरा डेटा जो है आपके पूरे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप इसके सिस्टम इन्फो में जाके चेक कर सकते हैं। एरर लॉग, तो एरर लॉग अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कब कब क्या क्या एरर आई है तो वो सारा डेटा जो है यहाँ पर एरर लॉग के अंदर आपको मिल जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने इस वेबसाइट पर पहले कोई और प्लगइन यूज़ किया है, मान लीजिए मैंने इस पर योस्ट यूज़ किया होता, तो अदर प्लगइन्स के अंदर मेरे को यहाँ पर वो पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाता और उस पूरे डेटा को मैं यहाँ पर रैंक मैथ के अंदर भी क्या कर सकता था, इंपोर्ट कर सकता था। बट क्योंकि इस पर हम कोई प्लगइन पहले यूज़ नहीं कर रहे थे
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नो प्लगइन डिटेक्टेड विद इम्पोर्टेबल डेटा। ठीक है, उसके अलावा ये 2 सेटिंग्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आप क्या चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस रैंक मैथ में जो मैंने सेटिंग्स की हैं वही सेटिंग्स मैं अपनी किसी दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट के रैंक मैथ पर लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, ये सब कुछ चेक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर दीजिएगा और उस वेबसाइट पे जाके इंपोर्ट सेटिंग में जाइएगा और इस फाइल को चूज़ करके इसको क्या कर दीजिएगा, इंपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट है सेटिंग्स बैकअप। अब मान लीजिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने एक बार इसकी सेटिंग कर दी, लेकिन मैं कुछ सेटिंग्स को चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि चेंज करने के बाद एसईओ पर क्या डिफरेंस पड़ता है। तो ऐसा अगर कोई केस है तो आप क्या करेंगे, आप इसका एक बैकअप क्रिएट कर लेंगे, फिर उन सेटिंग्स को जो आप करना चाहते हैं कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे वो सेटिंग्स नहीं चाहिए और पुरानी सेटिंग्स को रीस्टोर करना है, तो यहाँ से जो आपने बैकअप लिया है उसको आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं इसके अंदर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आई होप आपको स्टेटस एंड टूल्स की सारी सेटिंग्स क्लियर हो गई होंगी। अब आपको कंटेंट लिखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रैंक मैथ के अंदर से ही कंटेंट लिख सकते हैं। साथ ही आप उसको डायरेक्टली अपनी पोस्ट के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप उसके कंटेंट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट के अंदर भी एआई फीचर का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको रैंक मैथ का प्रो वर्जन खरीदने की ज़रूरत है और ना ही कंटेंट एआई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रैंक मैथ अब आपको दे रहा है 750 क्रेडिट मंथली फ्री। 750 क्रेडिट्स का मतलब है कि आप 1 क्रेडिट का यूज़ करके 1 वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कंटेंट एआई फीचर कैसे काम करता है। इस एआई फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको रैंक मैथ पे जाना है और कंटेंट एआई पे क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और उसके बाद कंटेंट एआई को यहाँ से ऑन कर लेंगे। हो सकता है आपके डैशबोर्ड में ये ऑफ आ रहा हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर कंटेंट एआई दिखाई नहीं देगा। तो इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पर कंटेंट एआई फीचर दिखाई दे जाएगा। इसको ऑन करने के बाद आप मेक श्योर करें कि आपने अपना जीमेल अकाउंट रैंक मैथ के साथ कनेक्ट किया हो। अगर आपने रैंक मैथ पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप rankmath.com पे जाएंगे और माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और आप इन तीनों में से किसी मेथड से भी या फिर अपने नेम और ईमेल से भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसी जीमेल अकाउंट से रजिस्टर करें जिस पर आपने GSC और GA4 को कनेक्ट किया है। तो रैंक मैथ को कनेक्ट करने के बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं कंटेंट एआई फीचर पर। तो अगर आपका अकाउंट कनेक्टेड है तभी आपको हर महीने 750 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं, जिनसे आप 750 वर्ड्स हर मंथ लिख सकते हैं। जैसे आप कंटेंट एआई पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी इसमें फीचर्स हैं वो सभी दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एसईओ के बेसिस पे, ब्लॉग, मार्केटिंग, ई कॉमर्स या मिसलेनियस। तो जैसे मैं एसईओ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं। टॉपिक रिसर्च, यानी आप किसी भी टॉपिक के लिए रिसर्च कर सकते हैं। एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ मेटा, तो ये सभी आप जनरेट कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में करने वाले हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग। तो अगर आपको कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है और उसके लिए कंटेंट रेडी करना है तो आइडिया से लेकर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, टाइटल, पैराग्राफ, सभी चीज़ें जो हैं आप इन टूल्स की हेल्प से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो अगर आपको कोई फेसबुक पोस्ट लिखनी है, ट्वीट का रिप्लाई करना है, इंस्टा का कैप्शन बनाना है या फिर कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें करनी है तो वो सभी आप मार्केटिंग एंड सेल्स टैब में जाकर कर सकते हैं। इसके बाद आप ई कॉमर्स में अगर आपको कुछ भी यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी टूल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम कंटेंट लिख कह सकते हैं। उसके लिए आपको कंटेंट एडिटर पे जाना है और ये आपका एडिटर है। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपको क्या लिखना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टोन सेलेक्ट करनी है। तो जनरली तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मल सेलेक्टेड है। इसके अलावा आप कैजुअल, कन्वर्सेशनल, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, तो ये सारी टोन्स जो हैं वो सेलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोकस कीवर्ड एंटर करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल
मार्केटिंग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लेंथ डिसाइड करनी है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। तो ये सभी डिसाइड करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी आपने कमांड दी है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये कंटेंट इसने लिख दिया है। तो अगर आप लॉन्ग सेलेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट इतने वर्ड का कंटेंट जो है आपके लिए लिखा जाएगा। अब यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन है देखिए, राइट का ऑप्शन यूज़ किया हमने। अब हम AI टूल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वही ऑप्शंस में से जो हमने शुरू में देखे थे। जैसे कि SEO के लिए यूज़ करना है, मान लीजिए मुझे SEO टाइटल जनरेट करना है, तो मैं SEO टाइटल पे क्लिक करूँगा और मुझे अपनी पोस्ट का टाइटल यहाँ पर एंटर करना है। तो मान लीजिए मेरी पोस्ट का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। फोकस कीवर्ड ये है। इसके बारे में अगर आप कुछ ब्रीफ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी जो है हमारी SEO टाइटल्स आ गए हैं। अब इनको आप डायरेक्टली क्या है इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसके बाद मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लिखना है तो मैं मार्केटिंग इन सेल्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जैसे ईमेल या फिर कुछ और जनरेट करना है, किसी फेसबुक पोस्ट का डाटा लिखना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ब्लॉग से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिखना है, किसी ब्लॉग का आउटलाइन जनरेट करना है, तो यहाँ पर आप टॉपिक लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। मेन पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फोकस कीवर्ड, टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमें क्या देने वाला है, ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन देने वाला है। तो ये हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा। और यहाँ पर हम किस तरह से AI का यूज़ कर सकते हैं, आपको डबल स्लैश करना है। डबल स्लैश जब आप क्लिक करेंगे तो ये AI का जो टैब है वो आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद आपको वो उसके लिए एक पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। इसी तरह से आप डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, की कंपोनेंट्स, सारा जो जितने भी इसकी सब हेडिंग्स हैं उनके लिए डेटा जनरेट कर सकते हैं और एक पूरी ब्लॉग पोस्ट रेडी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, आप उन्हीं कमांड्स का यूज़ करेंगे जो आप वर्डप्रेस एडिटर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फेसबुक एड्स और यहाँ हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम एड्स। यहाँ हम लिख देते हैं, ये टेबल जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है तो ये देख लीजिएगा, वीकली मतलब कुछ भी हम एक तरह से, मैं आपको जैसे एक डेमो दे रहा हूँ। तो यानी कि जितने भी वर्डप्रेस के जो एडिटर के जो टूल्स हैं वो सभी के सभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इमेज पे क्लिक करूँगा और फिर हम यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी से जाके मान लीजिए इस इमेज को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने इमेज को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पोस्ट को जो हमने यहाँ पर जनरेट की है उससे डायरेक्टली एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा और ये क्या है, हमारी नई पोस्ट क्रिएट हो गई जिसके अंदर आपने जो कंटेंट रेडी किया वो भी होगा और जो भी आपने टेबल या जो भी कुछ क्रिएट किया है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब आप कंटेंट एडिटर में तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसको यूज़ करना हो तो यहाँ भी आपको सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है। आपको बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देनी है और उसके बाद आपको टोन सेलेक्ट करना है, फोकस कीवर्ड, लेंथ और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देना है। एडिटर के अंदर अगर इसको कहीं यूज़ करना हो तो वही आप डबल क्लिक करेंगे और ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको वैसे ही कमांड लिखनी है या फिर आप इन सब में से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी पोस्ट के लिए आपको SEO टाइटल और SEO डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, तो आपको क्या करेंगे, आप रैंक मैथ पे जाएंगे और रैंक मैथ में इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप इसी पोस्ट का SEO टाइटल
जनरेट विद एआई करके जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका टाइटल जनरेट हो गया और डिस्क्रिप्शन भी जनरेट हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो या तो आप डायरेक्टली पोस्ट के अंदर जाकर और यहाँ से एआई का फीचर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कंटेंट एआई में जाके भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई और एआई अपना वर्डप्रेस का जो फीचर इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिस्ट इंसर्ट की, ठीक है, तो ये तो सही हो जा रही है। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया, तो ये देखिए ये पूरा जो है वो स्केल नीचे तक नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से आ जा रहा है। तो इसकी बजाय जब मैं यहाँ पे इधर इसको इसकी हेल्प से जनरेट करते हैं, तो यहाँ तो हमारा जो नॉर्मल एडिटर है वही काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए सही तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका एआई भी सही काम करेगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर पीपीसी के लिए कुछ अगर जनरेट करना है, तो डबल क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन टू पीपीसी, ठीक है। तो ये कर देंगे और जनरेट हो जाएगा इसके बाद। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप ब्लॉग या फिर कोई भी मार्केटिंग का कोई भी जो कंटेंट है वो कंटेंट एआई की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट एआई का फीचर समझ में आया होगा। बस मेक श्योर करें कि आप अपना जीमेल अकाउंट रैंक मैथ से कनेक्ट कर लें, और इसके बाद आपको हर महीने 750 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो उसको आप स्मार्टली यूज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की इमेज एसईओ सेटिंग्स के बारे में। रैंक मैथ की इमेज एसईओ सेटिंग को समझने से पहले हम इमेज एसईओ को समझ लेते हैं। इमेज एसईओ का मतलब क्या है कि आप अपनी इमेज को भी गूगल पर रैंक करवाना चाहते हैं। जैसे कि गूगल पर हम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर गूगल लिखा और मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम इमेजेस को सर्च करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी साइट की इतनी इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस क्यों आई हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इन इमेजेस के अंदर या तो अपनी वेबसाइट का नेम यूज़ किया हुआ है, या फिर क्योंकि ये हमारी साइट से रिलेटेड हैं इसीलिए ये यहाँ पर आ रही है। जैसे फेसबुक पे अगर ये आ रही है तो क्योंकि इस इमेज का नाम ही यही रखा गया होगा। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का नेम और अल्टरनेटिव टेक्स्ट सही से रखते हैं तो आपकी इमेजेस भी रैंक करने लगेंगी, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। अब इमेज एसईओ में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो इमेज का टाइटल और एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके अलावा कैप्शंस और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, बट अभी हम ये कवर करने वाले हैं क्योंकि रैंक मैथ के अंदर ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ की इमेज सेटिंग को आपने कहाँ से ऑन करना है। तो आप रैंक मैथ पे जाएंगे, उसके बाद जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप इमेज एसईओ पे जाएंगे। इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं तो आप इसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। मान लीजिए मैं इसे ऑफ़ कर दे रहा हूँ तो इसकी सेटिंग्स हमें दिखाई नहीं देने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, ऑन करना है। अब हम जाएंगे सेटिंग्स वाले बटन पे। तो जब सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज की जो है सेटिंग्स ओपन हो गई। अभी मैं एक बार इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली है ऐड मिसिंग ओल्ड एट्रीब्यूट। अब ये अगर बटन को मैंने ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, अपने आप से जितनी भी आपने इमेजेस अपलोड करी हैं, अगर वो किसी पोस्ट में दिखाई दे रही हैं, उनके अंदर ओल्ड टैग ऐड कर देगा। और इस बटन का क्या काम है, ये क्या करेगा, टाइटल एट्रीब्यूट ऐड कर देगा। टाइटल क्या होता है, जो आप उसका नेम रखते हैं तो उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर वो नेम को ही एज अ टाइटल कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो पहले ओल्ड टेक्स्ट को समझ लेते हैं, ओल्ड एट्रीब्यूट या ओल्ड टेक्स्ट होता क्या है। तो ये देखिए, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या है, जिस टाइम पे गूगल आपकी वेबसाइट यूज़र को दिखा रहा है, अगर किसी वजह से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो जो टेक्स्ट वहाँ पे दिखाई देगा उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट। तो क्लियर हुआ आपको। मान लीजिए आपकी इमेज किसी वजह से, मान लीजिए आपके पास 3G या 2G नेटवर्क है,
टेक्स्ट तो डिस्प्ले हो जा रहा है लेकिन इमेज लोड लेने टाइम ले रही है या डिस्प्ले ही नहीं हो रही किसी वजह से, नेट बंद हो गया बीच में, तो वहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा आपको, उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्यों हम लगाते हैं, देखिए ये दोनों के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए भी और यूज़र के लिए भी। सर्च इंजन का मतलब क्या है, गूगल को पता चलेगा कि आपकी इमेज किस बारे में है, जिससे वो आपकी इमेज को अच्छे से रैंक करवा सकेगा गूगल पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जब मैंने सर्च किया तो बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गूगल यूज़र को दिखाएगा कि ये इमेज इसी बारे में है, वो कंफर्म होगा तभी गूगल यूज़र को दिखाएगा। तो वो सर्च इंजन के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड टेक्स्ट यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं यूज़र के लिए, तो मैंने आपको बताया कि जब इमेज दिखाई नहीं देने वाली है तो क्या दिखाई देने वाला है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देने वाला है। अब आपकी जो इमेज है उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, तो इमेज का जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे वो ये चीज़ को डिफ़ाइन करे कि उस इमेज में हो क्या रहा है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। अब इसको एक बार यूज़र के पर्सपेक्टिव से दोबारा समझ लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्यों होना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीड मतलब स्क्रीन पे देख नहीं पाते हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस या कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं आइज़ से रिलेटेड, वो रीड नहीं कर पाते हैं स्क्रीन को। तो वो कुछ ऐसे टूल का यूज़ करते हैं जिससे वो स्क्रीन को उन्हें सुनाई देता है, जो भी टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे उन्हें वो सुनाई देता है। ठीक है, तो अगर आपने इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड किया तो वो उसको सुनेंगे, जब वो उसको सुनेंगे तो वो उन्हें समझ में आएगा कि उस इमेज में बेसिकली लिखा क्या हुआ है। यानी आपकी इमेज ऐसा अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको रखना है कि सुनने वाले को उसको पढ़ के बिना देखे समझ में आ जाए कि उसके अंदर इमेज के अंदर क्या दिखाया गया होगा। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक इमेज सेव की है, पहले मैं इस इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस इमेज में देखिए ये गर्ल है, ये जो क्या कर रही है, ये यहाँ पर एक फ़ोन को देख रही है और फ़ोन के अंदर कुछ डिज़ाइंस देख रही है। ये कुछ इमेजेस हैं, ये शायद इंस्टा की इमेजेस हैं और उनको देख रही है। उसके अंदर पेमेंट्स हैं और पहले देखा फिर उसने आई थिंक पेमेंट किया और उसको बाय किया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको बेस्ट तरीके से कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे मतलब बिल्कुल एंड तक तो हम इसको नहीं डिस्क्राइब करेंगे, बट फिर भी जितना हम इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे उतना हमें करना है। तो मैंने जो इसका जो टाइटल रखा, जिसको मैं ओल्ड टेक्स्ट की तरह से यूज़ करूँगा, गर्ल वाचिंग फ़ोन टू एक्सपीरियंस डिज़ाइन। तो फ़ोन को देख रही है डिज़ाइन को देखने के लिए, उसके बाद वो हो सकता है बाय भी करे, पेमेंट पे भी जाए, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। आपको उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो ये होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ज़्यादातर लोग क्या बताने वाले हैं कि सिर्फ आपके अपने कीवर्ड को उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। वो ठीक है, एसईओ के लिए कभी कभी हम उसको यूज़ करते हैं, बट आपको डिस्क्रिप्टिव रखना है। ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी ओल्ड टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने का। अभी हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ में ये कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने ओल्ड टेक्स्ट खुद से डिस्क्राइब नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया आपको खुद ही करना है, लेकिन क्या है कि कई बार मान लो आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, या फिर मतलब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सभी का ओल्ड टेक्स्ट जाके चेंज करें। बहुत सारी इमेजेस हैं, मान लो थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट को आपने करना है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये क्या करेगा, रैंक मैथ अपने आप से ओल्ड एट्रीब्यूट ऐड कर देगा। तब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखिए फॉर्मेट कौन सा लेने वाला है, पहले तो फाइल का नेम। अब जो भी आपने फाइल का नेम इमेज का अपलोड किया होगा, ठीक है, फाइल का इमेज का जो भी आप नाम रखेंगे और अपलोड करेंगे उसको फाइल नेम में लेना है। फिर यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है साइट नेम, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। आप सिर्फ फाइल नेम को भी एज अ ओल्ड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा साइट टाइटल या साइट नेम एक ही बात है, इसको भी ओल्ड टेक्स्ट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टाइटल एट्रीब्यूट। अगर ये भी मिसिंग है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। वर्डप्रेस में आप जो भी इमेजेस अपलोड करने वाले हैं उनका टाइटल होगा, आप जो भी उसको नेम देंगे वही टाइटल के अंदर आपका आ जाएगा। तो अब इसको मैं सेव चेंजेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर मीडिया में जाता हूँ और मीडिया के अंदर मैं कुछ इमेजेस को ओपन करता हूँ। मान लीजिए ये एक इमेज है, ये अभी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, जिसका जो नेम था वो ये था। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ओल्ड टेक्स्ट नहीं दिखाएगा ये,
तो ऑल्ट टेक्स्ट आपको कब दिखाएगा, जो आपने ऑटो इंसर्ट करना है, जब आपका वो पेस्ट या पोस्ट जो है या पेज है आप फ्रंट एंड पे देखेंगे, लाइव उसको देखेंगे। यहाँ पर बैक एंड में आपको कुछ नहीं दिखाने वाला, ठीक है। तो मैं एक बार वो पोस्ट ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने इसको इंसर्ट किया है। तो ये मेरी वो एक पोस्ट है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वो इमेज है। यहाँ देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट की जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये ब्लैंक है। लेकिन मैं अब इस इमेज को पोस्ट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने पोस्ट को ओपन किया। अब यहाँ पर ये जो इमेज आई थी इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए ALT और वो जो हमने रखा था टाइटल जो था उसका, और उसके बाद जो साइट का टाइटल है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब आपको बैक एंड में नहीं दिखेगा, बट लाइव जो साइट होगी वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। अभी मैं इसको आपको लाइव भी दिखाता हूँ। तो इसी में हम क्या करने वाले हैं, हम एक और इमेज जो है वो अपलोड करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाली इमेज अपलोड करता हूँ जिसका जो नेम है वो DM है सिर्फ। इसको ओपन किया और यहाँ पर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं रखते हैं, इसको अपडेट करते हैं और इस पोस्ट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो हमने इस पर कोई ओल्ड टेक्स्ट नहीं लगाया, बट अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ALT यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या आ रहा है, DM और शाउट एंड राइज। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने SEO सेटिंग्स में क्या किया था, फाइल का नेम और साइट का नेम, ठीक है। ये वर्डप्रेस के कुछ आप शॉर्ट कोड्स कह सकते हैं जिनकी हेल्प से ये आ रहा है। तो फाइल का नेम क्या था, DM था, और साइट का नेम क्या था, हमारा जो साइट का जो हम नाम हमने इसमें रखा हुआ है। तो इस तरह से लाइव पे ही आपको ये दिखाई देगा। बट अगेन आई विल रिकमेंड यू कि आप इसकी बजाय क्या यूज़ करें, खुद से अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करें जब आप कर सकते हैं। जब आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसके टाइटल को ही एज अ अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने साइट नेम यूज़ किया, इसकी बजाय अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई फाइल का नेम आ गया, साइट टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, पर ये साइट की डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट का टाइटल यूज़ करना चाहते हैं। कई बार पोस्ट के टाइटल में हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो आप यूज़ करना चाहते हैं। एक्सपर्ट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, URL यूज़ करना चाहते हैं। तो जो भी मोस्ट क्लोज टू आपके कीवर्ड होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पोस्ट का टैग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आइटम आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया और टाइटल हो गया। अब ये हम जो है रैंक मैथ का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ये 2 ऑप्शन ही मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रैंक मैथ अगर आप प्रो यूज़ कर रहे होते तो कौन कौन से चेंजेस आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर सकते थे। तो अगर आपके पास प्रो वर्जन होता तो ओल्ड एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट के अलावा आप कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते थे, इमेज की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते थे, टाइटल का केसिंग, ओल्ड टेक्स्ट का केसिंग यानी स्मॉल में या लार्ज में, डिस्क्रिप्शन का केसिंग और कैप्शन का केसिंग भी चेंज कर सकते थे। इसके अलावा जो एवाटार्स हैं उनका ओल्ड टेक्स्ट भी लगा सकते थे, और किसी ओल्ड को कैप्शन या टाइटल को किसी से रिप्लेस करना है तो वो काम भी इसके अंदर आप कर सकते थे अगर आप रैंक मैथ का प्रो वर्जन यूज़ कर रहे होते। हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में आने वाली इस एरर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग के बारे में। हम देखेंगे कि रैंक मैथ और वर्डप्रेस की कौन सी वो सेटिंग्स हैं जिनसे हम इसको हटा सकते हैं, या फिर इनको हटाने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स में कौन से पेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पेज आ रहा है जिसका नाम है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे ये पेज ओपन हो गया, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि क्या ये नो इंडेक्स है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके व्यू सोर्स में जाएंगे, पेज सोर्स में जाने के बाद आप करेंगे Ctrl+F एंड रोबोट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट क्या लिखा हुआ है, नो फॉलो नो इंडेक्स। तो ये नो इंडेक्स है। अब इसे सोल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स को सोल्व करना है।
सबसे पहले हम साइट मैप सेटिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है इसका हम साइट मैप ओपन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका साइट मैप यहाँ पर ओपन कर लिया। अभी मुझे वो पेज फाइंड आउट करना है जिसके अंदर ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो वो पेज कौन सा है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी साइट मैप में वो पेज है लेकिन वो नो इंडेक्स है। तो अगर देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, इफ़ यू डोंट वांट पेज टू बी इंडेक्स इट शुड नॉट बी इन साइट मैप। अगर आप नहीं चाहते कि आपका पेज क्या हो, इंडेक्स हो, तो वो साइट मैप में भी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारा पेज जो है वो नो इंडेक्स है लेकिन साइट मैप में भी है। मान लीजिए हम इंडेक्स करना चाहते हैं, फिर तो साइट मैप में होना चाहिए, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो और फिर भी वो साइट मैप में आ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमें इसको साइट मैप से भी हटाना होगा अगर हम नहीं चाहते, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, रैंक मैच की सेटिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइट मैप चेक हो गया कि वो साइट मैप में है या नहीं है, अभी वो है, ठीक है। अगर इंडेक्स चाहते हैं तो साइट मैप में होना चाहिए, दैट्स राइट। नेक्स्ट है रैंक मैथ की सेटिंग। अब रैंक मैथ की सेटिंग में जाने से पहले एक चीज़ आप देख लें कि वो जो पेज आप चेक कर रहे हैं क्या वो टैग तो नहीं है, क्योंकि टैग को हम इंडेक्स नहीं करते हैं। ये मैंने आपको पहले काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। क्या वो ऑथर आर्काइव तो नहीं है, अगर ऑथर आर्काइव है तो हम नहीं चाहते कि ऑथर आर्काइव भी इंडेक्स हो, ठीक है। लैंडिंग पेज मेड फॉर मार्केटिंग, क्या कोई ऐसा पेज तो नहीं है जिसको आपने गूगल ऐड चलाने के लिए बनाया था, क्योंकि अगर आपने गूगल ऐड वगैरह चलाने के लिए बनाया था, एसईओ के पर्पज़ से उस पेज को नहीं बनाया है, तो भी आप चाह सकते हैं कि वो पेज इंडेक्स ना हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इंडेक्स भी करवा सकते हैं, बट कुछ केसेस में हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, ठीक है। हम उसको डिलीट कर देंगे, थोड़े दिनों के बाद हम नया लैंडिंग पेज बना लेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए कोई ऐसा पेज है जिसे आप यूज़र को डायरेक्टली नहीं भेजना चाहते। मान लीजिए आपने किसी कोई पेज बनाया, उस पर कोई आपने ई बुक पब्लिश कर दी, तो वो आप डायरेक्टली तो किसी को नहीं उसको गूगल में तो नहीं दिखाना चाहेंगे। उस तरह के पेज या फिर थैंक यू पेज, इन पेजों को भी आप क्या गूगल में नहीं दिखाना चाहते। तो क्या वो पेज इन किसी कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रहा है, ये भी हमको चेक करना है, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग हम चेक कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम जाने वाले हैं रैंक मैथ में। रैंक मैथ में जाने के बाद आपको टाइटल एंड मेटा में जाना है, ठीक है। टाइटल एंड मेटा में जाने के बाद आप देखिए ग्लोबल सेटिंग क्या है, इंडेक्स। तो ग्लोबली सारे पेजेस पोस्ट सब कुछ हमने इंडेक्स किया हुआ है, बट इंडिविजुअली हमें चेक करना है कि वो इंडेक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी नो इंडेक्स आ रहा है लेकिन ग्लोबली हमने इंडेक्स चेक किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज है, तो होम पेज की सेटिंग हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, रीडिंग में जाके। तो ये मैं अभी कवर करूँगा लेकिन इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि वो ऑथर आर्काइव तो नहीं है, अगर ऑथर आर्काइव है तो उसको हम डिसेबल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे नो इंडेक्स है, ये ठीक है, लेकिन हमारा पेज ऑथर आर्काइव नहीं था, वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था। मिसलेनियस पेजेस, कोई डेट आर्काइव जैसे पेजेस हैं, तो हमने तो आर्काइव को ही डिसेबल किया। जब आर्काइव डिसेबल हो जाएगी तो वो इंडेक्स नो इंडेक्स का कोई इशू इसके अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो फिर आप यहाँ पे नो इंडेक्स करेंगे, बट हमने यहाँ पे इसको क्या हुआ है डिसेबल किया हुआ है। पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर आप जाएंगे, पोस्ट हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा वो इंडेक्स या नो इंडेक्स। आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रोबोट मेटा को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने व्यू सोर्स चेक किया था, हमने क्या किया था, रोबोट्स में जाके चेक किया था, मेटा नेम क्या था, रोबोट्स, ठीक है। तो रोबोट्स मेटा को ऑन किया तो ये इंडेक्स है, ये सही है। अब पेजेस को चेक करें कि पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं हमारे, पोस्ट मेटा रोबोट में जाएंगे, इंडेक्स हैं। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट कैटेगरीज़ हमारी क्या हैं, कैटेगरीज़ को चेक करेंगे, इंडेक्स हैं। टैग्स हमारे क्या हैं, टैग्स हमारे देखिए नो इंडेक्स हैं, और टैग्स तो हमारे नो इंडेक्स ही होने चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक मैंने साइट का एग्जांपल लिया जिसमें टैग्स हैं, तो वहाँ पर ये सारे यूआरएल्स आ रहे थे। जैसे आपके पेज इंडेक्सिंग में ये 2 यूआरएल्स आ रहे हैं ना, उसी तरह से ये हमारे यूआरएल आ रहे हैं। तो टैग को भी हम क्या चाहते हैं, नो इंडेक्स, तो उसको हम सोल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब चेक हो गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने रैंक मैथ की सेटिंग चेक कर ली, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अब हमने वर्डप्रेस की सेटिंग चेक करनी है। तो वर्डप्रेस की सेटिंग में क्या होता है, देखिए कई बार जब हम नई साइट बना रहे हैं और वो डेवलपमेंट मोड में है, तो हम उसको वर्डप्रेस में सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, इसको मैं लीव कर दे रहा हूँ, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है।
और यहाँ पर देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो यहाँ पर इसको चेक किया हुआ है। जब ये चेक रहेगा तो आपके जो वेबसाइट का होम पेज और दूसरे मेन पेजेस जो अलग सारे पेजेस हैं वो क्या रहेंगे, नो इंडेक्स रहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, बट अभी मैं इसको इनेबल ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या चेक कर लिया, वर्डप्रेस सेटिंग, तो हमें वो प्रॉब्लम मिल चुकी है। मतलब हमारा ये जो पेज है ये नो इंडेक्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको रीडिंग में जाके डिस्करेज किया हुआ है। हमें रैंक मैथ की दूसरी सेटिंग्स में वो इशू नहीं मिला है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। हमने रैंक मैथ की जो टाइटल एंड मेटा की सेटिंग्स हैं उसमें उस कैटेगरी में जाके उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से भी और होम अपना जो वर्डप्रेस की सेटिंग में से भी आपको वो इशू नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आप उस इंडिविजुअल पेज में जाएंगे बेसिकली, ठीक है। इंडिविजुअल पेज में जाने के बाद वहाँ पर जो रैंक मैथ की सेटिंग है उसको चेक करेंगे। तो वो रैंक मैथ की सेटिंग कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए ये वो पेज था, मेरे बाकी सब जगह से वो उसको मैंने इंडेक्स किया हुआ है मान लीजिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा, रैंक मैथ पे क्लिक करूँगा और इस एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ चेक करूँगा कि वो नो इंडेक्स तो नहीं है। तो ये सब जगह पे आपने चेक करना है। यहाँ पर ये जो एडवांस का फीचर है ना, हो सकता है ये आपके रैंक मैथ में ना आ रहा हो, तो आप मेक श्योर करिएगा कि रैंक मैथ डैशबोर्ड पे जाइएगा और इजी मोड या एडवांस मोड चेक कर लीजिएगा। अगर एडवांस मोड होगा तभी ये यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला है, ये वाली सेटिंग्स। मान लीजिए मैं इसको इजी मोड कर दे रहा हूँ और फिर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो सेटिंग जो है विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको एडवांस मोड करके और फिर इसको यहाँ पर चेक करना है। एक चीज़ और हो सकता है कि आपके रैंक मैथ में ये पूरी जो सेटिंग्स हैं वो ही ना आ रही हो, तो उस टाइम पे आपको क्या मेक श्योर करना है कि टाइटल एंड मेटा में जाना है। तो ये हमारा पेज था, पेज की सेटिंग में आपको ये जो फीचर है ऐड एसईओ कंट्रोल, इसको ऑन रखना है। अगर इसको हमने ऑफ़ कर दिया, एसईओ कंट्रोल को ही ऑफ़ कर दिया, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रैंक मैथ ये भी नहीं आएगा। तो मैं भी ये भी आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ कैसे होगा। तो ये देखिए, ये भी यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। तो अगर आपने इंडिविजुअल पोस्ट या पेज की सेटिंग चेक करनी है तो मेक श्योर करिए कि आपने क्या किया हुआ है, एसईओ कंट्रोल को ऑन किया हुआ है और एडवांस मोड को भी डैशबोर्ड से ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने वर्डप्रेस की सेटिंग चेक कर ली और इंडिविजुअल सेटिंग भी हमने चेक कर ली है। तो इनमें से ही आपको इंडेक्स या नो इंडेक्स का पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और मैंने आपको बोला था शुरू में कि अगर साइट मैप, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पेज इंडेक्स हो, तो साइट मैप में होना चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि वो इंडेक्स हो फिर भी साइट मैप में आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें उस पेज या पोस्ट को साइट मैप से हटाना होगा। ये कब हो सकता है केस, मान लीजिए मार्केटिंग का कोई पेज है आपका या थैंक यू पेज है। अब सभी पेजेस के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, इंडेक्स होना चाहिए, बट यहाँ पर हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, ठीक है। तो अब हमने उसके पेज की इंडिविजुअल सेटिंग में जाके उसको नो इंडेक्स कर दिया। मान लीजिए ये इस पेज को मैं मान लेता हूँ कि मेरा मार्केटिंग वाला पेज था, ये थैंक यू पेज था। तो मैंने क्या किया, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से नो इंडेक्स कर दिया। बट आप देखेंगे कि वो पेज साइट मैप में है। क्यों है साइट मैप में, क्योंकि हमने साइट मैप की सेटिंग में उसको साइट मैप में रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे मैं साइट मैप में गया, साइट मैप में जब हम पेज में जाएंगे तो सारे के सारे पेजेस हमने साइट मैप में रखे हुए हैं। तो उसको एक्सक्लूड कैसे करना है, एक्सक्लूड करने के लिए आप जनरल में जाएंगे और जनरल में जाने के बाद यहाँ पर उस पेज की आईडी डाल देंगे। आईडी कहाँ से मिलती है हमको, जैसे ये 3 नंबर जो है ना, वो उसका आईडी है। तो मान लीजिए मैं उस पेज को नहीं चाह रहा था, तो यहाँ पर मैं उसका आईडी डालूँगा और उसको सेव चेंजेस कर दूँगा। तो ये हमने क्या किया, उसको साइट मैप से हटा दिया। तो आई होप आपको नो इंडेक्स फीचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर पेज या पोस्ट को हमें नो इंडेक्स से नहीं हटाना होता। हम जो देखिए, हम जैसे टैग्स हैं उनको हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो नो इंडेक्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि किन पेजेस को आपने रखना है, किसको आपने हटाना है। लेकिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पेज नो इंडेक्स में आ गया है तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि वो इंडेक्स हो। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की स्कीमा सेटिंग्स के बारे में।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्कीमा होता क्या है। देखिए, स्कीमा एक तरह का कोड होता है जो गूगल को ये बताने के लिए होता है कि आपका वो पेज किस बारे में है। इससे क्या होता है कि आप गूगल को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जो पेज बनाया है उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। मान लीजिए रेसिपी का एक पेज है, तो अगर आप रेसिपी का स्कीमा ऐड करेंगे तो आप गूगल को बताएंगे कि वो रेसिपी को बनाने में कितना टाइम लगता है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम उस कंटेंट में ऐड नहीं कर पाते, तो इन चीज़ों के लिए हमें स्कीमा का इस्तेमाल करना होता है। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने कोई रेटिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप स्कीमा का यूज़ करते हैं। स्कीमा के टाइप कौन कौन से होते हैं उसको समझने के लिए पहले मैं आपको रैंक मैथ का डैशबोर्ड सेटिंग दिखाता हूँ, जहाँ से आप स्कीमा की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे जाना है और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्कीमा या स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा। आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा तो स्कीमा की सेटिंग आपको पोस्ट या पेज में भी दिखाई नहीं देने वाली है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर देते हैं। जब आप इसे ऑन कर देंगे तो फिर आप सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। अब सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप स्कीमा की ग्लोबल सेटिंग पे आ जाएंगे। ग्लोबल सेटिंग का मतलब क्या है कि मैं पूरी वेबसाइट के लिए डिसाइड कर दे रहा हूँ कि मैं जनरली ये स्कीमा यूज़ करता हूँ, बट आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट में जाके उस स्कीमा को चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम उसकी जो ग्लोबल सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्कीमा की सेटिंग्स पे क्लिक किया, मैं टाइटल एंड मेटा के अंदर पोस्ट के ऊपर आ गया हूँ। अब पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपको स्कीमा का टाइप मिलेगा। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आर्टिकल का स्कीमा चाहिए, बुक का चाहिए, कोर्स चाहिए, इवेंट चाहिए, जॉब पोस्टिंग चाहिए या फिर कोई और स्कीमा चाहिए। तो जो भी ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, मान लीजिए हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, या मान लीजिए हमारी रेसिपी की साइट है तो हम यहाँ पर रेसिपी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी ये साइट जो है वो मान लीजिए कोर्सेज़ के बारे में है तो हम यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये स्कीमा की जो सेटिंग्स हैं कि आप उसका हेडलाइन क्या रखना चाहते हैं, तो हम उसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अभी एसईओ का टाइटल रखेंगे और डिस्क्रिप्शन में एसईओ की डिस्क्रिप्शन रखेंगे। यहाँ पर भी 3 सेटिंग्स हैं। आप आर्टिकल के अंदर उसको आर्टिकल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कह सकते हैं या न्यूज़ आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल जनरल पोस्ट होती है, जैसे कोई पेज हो गया। ब्लॉग पोस्ट हो गया, अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लें। और अगर आप न्यूज़ पब्लिश करते हैं तो उसके लिए आप न्यूज़ आर्टिकल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल और ब्लॉग में डिफरेंस समझ लीजिए। आर्टिकल जनरली हम पेजेस के लिए यूज़ करते हैं और ब्लॉग पोस्ट वो कंटेंट होता है जो आप टाइम सेंसिटिव है, जैसे आप लगातार कुछ नए टाइम पे, नई डेट पे, नए जो डे पे कुछ और लिख रहे हैं। तो आर्टिकल पोस्ट या न्यूज़ आर्टिकल, तो न्यूज़ उसके नाम से क्लियर है कि वो न्यूज़ के बारे में है। इसी तरह से आप पेजेस के अंदर जाकर भी स्कीमा का जो है सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है डिफ़ॉल्ट, ग्लोबल, या फिर ग्लोबल कह लें या डिफ़ॉल्ट कह लें। अब हमें अगर स्कीमा को किसी पोस्ट या पेज के लिए डिफ़ाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आप किसी पोस्ट पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट को ओपन किया हुआ है, तो ये मेरी वो एक पोस्ट है। अभी देखिए, इस पोस्ट के अंदर जो स्कीमा की सेटिंग है आपको, उसके लिए आपको रैंक मैथ पे क्लिक करना है और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये स्कीमा का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे आर्टिकल है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसमें क्या किया हुआ है, आर्टिकल को सिलेक्ट किया हुआ है। बट मान लीजिए आपका ये पेज रेसिपीज़ के बारे में है, तो क्या करेंगे, आप इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे कोई और स्कीमा जनरेट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्कीमा जनरेटर पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे मान लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था कि मान लीजिए ये हमारी रेसिपी है, तो मैं यहाँ से क्या, रेसिपी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने रेसिपी सेलेक्ट कर लिया। अब रेसिपी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हेडलाइन में क्या आ रहा है, एसईओ टाइटल। ठीक है, रिव्यू लोकेशन, अब ये जो स्टार की रेटिंग आएगी वो हम कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये स्कीमा जो होता है वो लाइव कैसे दिखाई देता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर केक रेसिपी को सेलेक्ट किया। ठीक है, जब केक रेसिपी को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए
यहाँ पर रेटिंग आ रही है। तो ये जो रेटिंग आ रही है ये स्कीमा की वजह से ही आ रही है। मैं आपको इसको एक लाइव साइट पे दिखाता हूँ। ये एक साइट है, ये मैंने खोल रखी है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी रेटिंग आ रही है, ये भी स्कीमा से आ रही है। ऑथर का नाम आ रहा है, प्रिपरेशन टाइम, कुकिंग टाइम, टोटल टाइम, यील्ड, ये जो भी इसमें सामान लगने वाला है, प्रिंट रेसिपी से। तो ये जो सारा कंटेंट है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये हमने एक तो यूज़र के लिए भी आ गया और एक हमारा गूगल के लिए भी ये आ जाता है। तो गूगल और यूज़र दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसी सेटिंग्स को मैं आपको दिखाता हूँ जो हम खुद सेटिंग कर रहे हैं रेसिपी की। तो रेसिपी के अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर ये देखिए आप, प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे आ चुका है, कुकिंग टाइम आ चुका है, टोटल टाइम आ चुका है, उसका टाइप आ चुका है, ठीक है, कजिन्स और कीवर्ड, यील्ड क्या है। तो ये रेटिंग्स, अब यहाँ पर आप उसकी रेटिंग डिफाइन कर सकते हैं, कितनी रेटिंग देना चाहते हैं, 3, 4, 5, जो यहाँ पर रेटिंग हमें दिखाई दे रही है ये वाली डिफ़ॉल्ट पहले से, ठीक है। और यूज़र भी बाद में इसको ऐड कर सकता है। तो ये जो है, ये स्कीमा का जो ये ऑप्शंस हैं, ये रैंक मैथ आपको दे रहा है। लेकिन आप स्कीमा को कस्टम भी बना सकते हैं, वो हम एसईओ के ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे कि अगर आपके पास रैंक मैथ नहीं है या आपने किसी कस्टम वेबसाइट के लिए स्कीमा जनरेट करना है तो वो खुद से कैसे जनरेट करें। बट अभी हमारे पास रैंक मैथ है तो इसके अंदर ऑलरेडी स्कीमा का ऑप्शन है, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करते जाना है। और यहाँ पर देखिए, रिव्यू लोकेशन का मतलब क्या है कि आप उसको जो ये रेटिंग है वो कहाँ दिखाना चाहते हैं, कंटेंट से अबव दिखाना चाहते हैं या कंटेंट से बिलो दिखाना चाहते हैं, या फिर उसको कहीं पे भी आप अपने कोड को रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कहाँ रख दिया, इसको मैंने अबव कंटेंट रख दिया और रेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4, ठीक है। और अभी इसके अंदर हम और कोई भी चीज़ नहीं डाल रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं। और अब मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इस पेज को जो है चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पोस्ट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये हमारे रेटिंग्स आ चुकी है, रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स। अभी मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू डाली, ज़्यादा वैल्यू डाली नहीं थी। तो मैं अगर इसको पूरा फिल करूँगा तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी हम वैल्यूज़ वहाँ डालेंगे वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का स्कीमा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अभी स्कीमा को एंटर करने के बाद स्कीमा को वैलिडेट करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है कि वो स्कीमा आपकी वेबसाइट पे सही से आया है या नहीं आया है। तो स्कीमा को चेक करने के लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, स्ट्रक्चर्ड डाटा पे, और यहाँ पर क्लिक करके या स्कीमा वैलिडेटर पे क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट के लिए मैं आपको स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर में चेक करके दिखाता हूँ क्योंकि ये साइट लाइव नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम उस यूआरएल को रखेंगे और रन टेस्ट करेंगे। जब हम इसको रन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेसिपी आ जाएगा, यानी कि रेसिपी का स्कीमा हमारा जो है वो आ चुका है। बाकी जो वैल्यूज़ आपने रखी होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल में वो किस तरह से आपका जो कंसीडर कर रहा है उसको अगर हमें देखना है तो आप रिच रिजल्ट पे जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू रिच रिजल्ट टेस्ट पे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी साइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार रेटिंग आ रही है। अब इसका मैं यूआरएल आपको इसमें चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, यूआरएल को पेस्ट किया और टेस्ट रिजल्ट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिव्यू स्निपेट्स, तो ये भी एक हमारा स्कीमा है जो हमने वहाँ पर स्टार रेटिंग लगाई हुई है। तो ये रिव्यू नाम का स्कीमा हमारा वहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा FAQ स्कीमा भी लगा हुआ है, तो ये भी हम अभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका स्कीमा अगर दिखा रहा है तो मतलब आपका स्कीमा जो है वो सही से अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद है FAQ और हाउ टू स्कीमास, ये कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसको अप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पर अपनी पोस्ट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे और इसके बाद FAQ लिख देंगे। तो FAQ स्कीमा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ आंसर ऐड करना है। फिर एक जब यहाँ पर आप कुछ फिल कर देंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बार डेमो एंटर कर रहा हूँ और फिर नया क्वेश्चन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसको अपडेट करेंगे तो साथ में आपका FAQ स्कीमा भी दिखाई देगा, जैसे कि हमारा इसके अंदर FAQ स्कीमा आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि वेबसाइट के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए
अभी यहाँ पर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से अगर मान लो वेबसाइट के नीचे ही क्या है आपके क्वेश्चन भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो उस तरह से अगर आपको स्कीमा लेके आना है तो आपको FAQ स्कीमा यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो चांसेस हैं वो पीपल आल्सो आस्क में आने के भी बढ़ जाते हैं। तो FAQ स्कीमा इस तरह से ऐड करते हैं। अब लास्ट जो है हमारा वो है हाउ टू स्कीमा, उसको कैसे ऐड करेंगे। हाउ टू स्कीमा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हाउ टू बाय रैंक मैथ ये आ जाएगा। यहाँ पर आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। हाउ टू का मतलब क्या है, देखिए इसके अंदर आपको किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने का हाउ टू नहीं करना है। आप मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, जैसे आप कोई लकड़ी का कोई बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आपको बॉक्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए जो स्कीमा यूज़ करते हैं वो आपका हाउ टू स्कीमा है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू मेक वुडन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर हम ड्यूरेशन एंटर कर सकते हैं, कितने टाइम में बनेगा, ठीक है, 3 आवर्स मिनट्स है जो भी इसके अंदर डिफाइन। इसके बाद एंटर स्टेप टाइटल, पहला स्टेप उसकी इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, देन दूसरा स्टेप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाउ टू स्कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्कीमा क्लियर हुआ होगा। हमने बेसिकली हर टाइप का स्कीमा ऐड करने का प्रोसेस देखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करना है और स्कीमा जनरेटर पे जाके जो भी स्कीमा आप ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो प्रो वर्जन में है। देखिए यहाँ पर FAQ और हाउ टू आगे प्रो लिखा हुआ है, वो क्या है कि अगर आपको यहाँ से जनरेट करना है तो उसके लिए आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए। बट FAQ और हाउ टू स्कीमा आप डायरेक्टली यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन से स्कीमा है, बुक स्कीमा है, जॉब पोस्टिंग है, प्रोडक्ट है, रेस्टोरेंट है, सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे स्कीमाज आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप कस्टम स्कीमा यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी रैंक मैथ का जो प्रो वर्जन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको वैलिडेट कैसे करना है। एक तो तरीका है यहाँ पर URL रखने का, इसके अलावा आप कोड को पेस्ट करके भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। कोड का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेज है, तो हम क्या करेंगे, इसके व्यू सोर्स, पेज सोर्स में जाएंगे और इस पूरे कोड को कॉपी करके जो है हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेसिपी का स्कीमा जो है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको लाइव नहीं किया, इसलिए होम पेज को ये पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको स्कीमा, FAQ स्कीमा और स्कीमा वैलिडेटर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की होम पेज सेटिंग के बारे में। देखिए रैंक मैथ की होम पेज सेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। वो कैसे, क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो पाता कि हमारा होम पेज किस तरह का है। बेसिकली जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो 2 तरह के होम पेज होते हैं। पहले मैं आपको दोनों तरह के होम पेज दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। देखिए एक तो होम पेज होता है इस तरह से, जिसको आप एक स्टैटिक पेज बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आपने कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, आपने अलग अलग आइटम्स को जो है उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो होम पेज हो सकता है वो आपका ब्लॉग पेज हो सकता है। अभी देखिए ये ब्लॉग वाला पेज है, बट अगर यहाँ पर ब्लॉग ना हो और इसी जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वही होम पेज पे दिखाई दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ब्लॉग को हमने एज अ होम पेज यूज़ किया हुआ है। तो आपका जो होम पेज है वो 2 तरह का हो गया, एक तो स्टैटिक हो गया और दूसरा ब्लॉग हो गया। तो अभी हम रैंक मैथ की जो होम पेज ऐसी सेटिंग है वो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पेज है वो किस टाइप का है। अब ये जो होम पेज की सेटिंग है ये होती कहाँ है, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चले जाना है और सेटिंग्स के अंदर जाकर रीडिंग में चले जाना है। जब आप रीडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये और होम पेज डिस्प्ले का ये ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप अपनी लेटेस्ट पोस्ट को अपने होम पेज की तरह से दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने क्या बनाना है, होम पेज बनाना है, या फिर आपने पोस्ट का पेज बनाना है। तो यहाँ पर कई बार मतलब गलती होती है, हमें पता नहीं चलता कि होम पेज क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले पेजेस में जाके एक पेज क्रिएट कर लें। वो पेज क्रिएट करने के बाद उसको कोई नाम दे दें, होम नाम दे दें उसको, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का। वहाँ पे आप क्या करें, जिसको पेज को आपने क्रिएट किया था और होम नाम दिया था
उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। और पोस्ट के लिए भी आप एक पेज बना लें जिसका नाम ब्लॉग रख दें, और जहाँ पोस्ट पेज लिखा है वहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लें, ब्लॉग सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आपका होम पेज और ब्लॉग पेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होम पेज है वो ब्लॉग पोस्ट वाला पेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इस पे और इस पे ध्यान देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने लेटेस्ट पोस्ट को होम पेज नहीं सिलेक्ट किया, हमने एक स्टैटिक होम पेज बनाया जिसका नाम था होम। अब इसकी सेटिंग्स कहाँ से होंगी, अब ये देख लेते हैं। इसके लिए देखिए, पहले हम रैंक मैथ की सेटिंग में जाते हैं, और रैंक मैथ की सेटिंग में जाने के बाद आपको टाइटल एंड मेटा में जाना है। जब आप टाइटल एंड मेटा पे जाएंगे, वहाँ पर आपको 4th नंबर पे होम पेज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे योर स्टैटिक पेज इज़ सेट एज फ्रंट पेज। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो फ्रंट पेज है वो एक स्टैटिक पेज है, जिसको आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड, सेटिंग और रीडिंग में जाके, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया है। तो अब अगर इसके लिए आपको एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा करना है, तो आपको उस पेज को खोलना होगा और उसकी सेटिंग के अंदर जाना होगा। तो अभी हम वो देखते हैं कि उसको हमने कैसे डील करना है। फिर हम ब्लॉग पेज वाला भी देखेंगे कि उसको आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके होम पेज की सेटिंग पे जा सकते हैं, या फिर आप क्या करें, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आप जाएं पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद आप होम पेज पे जाएं और यहाँ एडिट पे क्लिक कर दें, और इसको अगर आप यहाँ से भी ओपन करेंगे तो भी यही खुलेगा, मतलब पेज को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इसकी सेटिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये मेरा होम पेज है, ठीक है, आपका कोई भी पेज हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेटिंग आ रहा है, ये जो स्कोर आ रहा है ना 26 में से 100 में से 26 का, ये रैंक मैथ का स्कोर है। इसको हमें बेटर से बेटर बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 100 बनाएं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसको 100 से 100 बनाना है, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। आपको इस तरह से उस पेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि वो नेचुरल लगे। अगर आप स्टफिंग करेंगे कीवर्ड्स की और हर चीज़ जो इसमें रिकमेंडेड की गई है उसको अप्लाई कर देंगे, तो वो आपका पेज ख़राब भी हो सकता है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस का मतलब है आपने जो भी चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं वो नेचुरल लगनी चाहिए। तो अब हम उसी को देखते हैं कि कैसे करना है। तो अभी स्कोर क्या आ रहा है 26, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आइकन रैंक मैथ का है और ये क्या है आपका कंटेंट एआई का, ठीक है। रैंक मैथ पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ये क्या है, प्रीव्यू है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है इस तरह से दिखाई देने वाली है गूगल के अंदर। ऊपर वेबसाइट का नेम, नीचे होम, ये टाइटल आ गया और ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फोकस कीवर्ड देख लेते हैं। तो जब भी आप रैंक मैथ में ऑन पेज एसईओ करेंगे, ये ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ ही है। किसी भी पेज या पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस कीवर्ड एंटर करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पेज को जो रैंक करवाना चाह रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं उस पेज जो कीवर्ड हमने रख लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो अब हमने कीवर्ड डिसाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या क्या आ रही हैं। अभी मैं ज़्यादा कीवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, एक ही कीवर्ड डाल रहा हूँ जिसके लिए हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 4 तरह की रिकमेंडेशन है आपके पास। एक तो बेसिक एसईओ है, ठीक है। दूसरा है एडिशनल, एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, टाइटल कैसा होना चाहिए और कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसी है। सबसे पहले बेसिक एसईओ पे चलते हैं। ये ऑप्शन जो है दिस पोस्ट इज़ पिलर कंटेंट, इसको अभी के लिए छोड़ दें, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि पिलर कंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको एक बेसिक मेन पेज मान लेते हैं, होम पेज है हमारा, ठीक है। तो बेसिक एसईओ में सबसे पहले देखिए फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल। तो टाइटल जो एसईओ टाइटल है उसमें फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, तो या तो आप एडिट स्निपेट पे क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टाइटल है यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। और आगे मैं वेबसाइट का नाम ही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखते रहेंगे कि ये जो ग्रीन हो जाएगा। तो 60 इसकी लिमिट है, 60 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। 60 तक इसको रखना है। परमा लिंक जो है इसको ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि होम पेज का जो परमा लिंक है वो स्लैश के बाद कुछ भी नहीं आता, तो वो ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन अगर कोई और पेज होता है यहाँ पे
तो आपका जो फोकस कीवर्ड था उसी को आप यहाँ पर रख देते। लेकिन क्योंकि ये होम पेज है तो यहाँ पर होम पेज आपको पता है कि होम पेज इतना ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर परमालिंक में कुछ भी एंटर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जो भी इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन है वही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हमारा आ रहा है, तो देखिए इतना करने से ही स्कोर कितना हो गया, 81 हो गया है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होता है वो होता है आपके मेटा टाइटल का, ये एसईओ टाइटल का। जो भी आपका कीवर्ड है अगर वो आपके टाइटल के अंदर आ जा रहा है तो आपका ये स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला जो है फोकस कीवर्ड टाइटल में आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आ गया, हमने देखा था। 10% ऑफ द कंटेंट में, यानी कि जो शुरू का 10% है टॉप में अबव द फोल्ड, वहाँ पे आ रहा है, तो ये पहली लाइन में ही आ रहा है, ठीक है। अंदर भी आ रहा है कंटेंट की, तो वो हमारा अंदर इसके अंदर हमने एंटर किया हुआ है काफ़ी जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है उसकी लेंथ 1000 है, तो 600 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, ये रिकमेंडेशन होती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ लोग इसको हार्ड एंड फास्ट बना लेते हैं। तो ये कितनी होनी चाहिए, अराउंड 600 से अबव होनी चाहिए। तो ये 1000 के करीब है, तो दैट्स वेरी गुड। तो अभी हमने बेसिक्स एसईओ के जो सारी चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एडिशनली आप क्या कर सकते हैं। तो फोकस कीवर्ड आपको हेडिंग्स में डालना है, सब हेडिंग्स में डालना है। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको इसी पेज को एक बार दिखा देता हूँ कि ये पेज हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा H1 हेडिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पर H2 हेडिंग्स कहाँ पे हैं, इसको हमने चेक करना है, ये कौन सी हेडिंग है। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, ये है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे ये H2 है, ठीक है। तो H2 के अंदर अब हम एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ। जब आप H2 में देखेंगे, यहाँ पर H2 के अंदर हमारा जो है वो एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं आ रहा है। तो इसमें रिकमेंडेशन क्या है कि आप जो है आपका जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसको H2 या H3 H4 हेडिंग्स पे डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो और बेटर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई इमेज भी ऐसी ऐड करें जिसका ओल्ड टेक्स्ट आपका क्या हो आपका फोकस कीवर्ड हो। तो इसके अंदर जितनी इमेजेस हैं, मान लीजिए ये इमेजेस हैं या कोई भी इमेजेस हैं, उनका अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप फोकस कीवर्ड रख सकते हैं। इसके लिए आप इमेज एसईओ का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया है कि इमेज का जो ओल्ड टेक्स्ट है वो कैसे रखना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें रिकमेंडेशन तो क्या आ रही है कि फोकस कीवर्ड को रख दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेज किसी और चीज़ की है और आप फोकस कीवर्ड को उसी में डाली जा रहे हैं। तो इमेज के हिसाब से होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से एक इमेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इमेज का ओल्ड टेक्स्ट आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है। अब इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, मतलब 3 बार यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये कीवर्ड पहले यूज़ नहीं किया है, आप कंटेंट एआई का यूज़ करके इसको बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइटल आपका गुड है, ठीक है। कंटेंट की रीडेबिलिटी भी आपकी गुड है। तो हमारा ये स्कोर 80 जो ग्रीन आ गया है वो काफ़ी अच्छा है। और जो इसमें रिकमेंडेशन दी है उनको करके आप 100 कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जैसे ओल्ड टेक्स्ट है तो इसको आप लगा दें, ठीक है। इमेज जो फोकस कीवर्ड की डेंसिटी है अगर नेचुरली बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आप H2 या H3 हेडिंग्स में फोकस कीवर्ड लगा सकते हैं तो वो भी लगा दें, बट ऐसे ना करें कि वो ज़बरदस्ती लगे, ऐसा ना नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो होम पेज की जो पूरी जो एसईओ है वो कर सकते हैं। देखिए अभी हमने इसमें कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया, अभी हमने जनरल पे किया और फोकस कीवर्ड और ये पूरी सेटिंग्स को कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये जो है एडवांस सेटिंग्स, ये हम दूसरी वीडियोस में कर चुके हैं, स्कीमा भी कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी यही सेटिंग ओपन हो जाएगी, स्निपेट वाली। सोशल मीडिया पे आपने किस तरह की इमेज दिखानी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिखाना है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मैनुअली एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका है वही ले लेगा। तो ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट होगा कब, जब आपके पास आपका जो होम पेज है वो स्टैटिक पेज हो, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा होम पेज क्या होना चाहिए, या स्टैटिक है या ब्लॉग है। तो वर्डप्रेस की रीडिंग सेटिंग में हम गए, वहाँ पे हमने देखा कि हमारा होम पेज क्या था, स्टैटिक पेज था। तो फिर हमने उसी पेज पे जाके उसकी जो है रैंक मैथ की सेटिंग कवर की है। अब अगर ये तो पेज हमारा नॉर्मल जो थीम का बिल्डर है उसमें बना हुआ है, लेकिन अगर आपका होम पेज एलिमेंटर या डीवी पेज बिल्डर के अंदर भी बना हो तो भी रैंक मैथ आपको ऑप्शन देता है कि आप उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए
ये एलिमेंटर अगर आपके उस पेज पे एलिमेंटर है तो इस तरह का इंटरफेस आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एसईओ पे क्लिक करना है और एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देना है। जब आप एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन डाल के इसको आप सेव कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एलिमेंटर के लिए हो गया आपका। नेक्स्ट है डीवी के लिए। तो अगर आपका वो पेज बिल्डर डीवी यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए तो वहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इस तरह का आइकन दिखाई देगा, हर जगह पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ये जो है टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है। एडिट स्निपेट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन एंटर कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ों के लिए बताया है, डीवी और एलिमेंटर, और किसी, क्योंकि अब काफ़ी सारे पेज बिल्डर्स आने लगे हैं। तो अगर आपको पता है कि किसी और पेज बिल्डर के लिए भी रैंक मैथ काम करता है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला जो है स्टैटिक होम पेज का कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये आपका होम पेज ब्लॉग वाला होम पेज होता, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हम जाने वाले हैं इसकी रीडिंग वाली सेटिंग में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सेटिंग्स में और मैं करता हूँ रीडिंग में चला जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। अभी हमने इसमें ज़्यादा पोस्ट डाली नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक ही पोस्ट पब्लिश है तो इसलिए एक ही पोस्ट आ रही है, ठीक है। इसके हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ रैंक मैथ की सेटिंग को देखना है कि कैसे करना है। जब हमें क्या कर लिया, अब हमने ब्लॉग पेज बना लिया उसको, तो अब हम कहाँ से इसकी सेटिंग देखेंगे। तो आपको करना क्या है, रैंक मैथ पे जाना है और टाइटल एंड मेटा पे क्लिक करना है, ठीक है। होम पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन इनेबल हो गया। अदरवाइज़ यहाँ क्या आ रहा था, वही ऑप्शन आ रहा था कि होम पेज की एडिट वाली सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए अभी जो इसका फॉर्मेट है वो क्या है कि साइट का नेम है, पेज है, सेपरेटर है और साइट की डिस्क्रिप्शन है। ये साइट का जो नेम आ गया, ये पेज आ गया, ये सेपरेटर आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसको आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और या फिर कुछ फिक्स रखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रख देता हूँ क्योंकि मैं वेरिएबल नहीं चाह रहा हूँ कि बार बार वो पेजेस के नाम से आए और इस तरह से आए, ठीक है। और बाद में क्या हम रख सकते हैं, साइट टाइटल। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं साइट टाइटल और साइट का नेम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी प्री डिफाइंड जो मैंने उसमें रखी है वही यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फेसबुक के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल भी डिसाइड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस करना है। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि अगर आपका ब्लॉग पेज हो तो उसकी सेटिंग आपने किस तरह से करनी है। तो आई होप आपको होम पेज एसईओ सेटिंग क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये ऑन पेज एसईओ ही है। तो रैंक मैथ से ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं ये पूरा कंप्लीट वही है, बस मैंने किसी पोस्ट या पेज की जगह पे होम पेज ले लिया। इतना ही डिफरेंस होता है कि उसका परमालिंक जो है आप पोस्ट या पेज के केस में वही रखते हैं जो फोकस कीवर्ड है। बट अभी क्योंकि होम पेज है तो हमें परमालिंक नहीं रखना है। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की लोकल एसईओ सेटिंग्स के बारे में। रैंक मैथ की लोकल एसईओ सेटिंग को समझने से पहले हमें गूगल माई बिजनेस को समझना होगा, जिसका नाम चेंज होकर गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो चुका है। तो जीएमबी को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोकल एसईओ की जो सेटिंग है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि आपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर क्या सेटिंग की है। हमें ये देखना होगा कि हमने वहाँ पर किस तरह से नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टाइमिंग्स, जो भी कुछ हमने वहाँ पे डाला है वही सेम डाटा हमें रैंक मैथ की जो लोकल एसईओ सेटिंग है उसके अंदर इंसर्ट करना होगा। पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है दिखती कैसे है। उसके लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पर गूगल पे कुछ सर्च किया, जैसे डेंटल क्लिनिक दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये कुछ रिजल्ट्स आ गए, ये टॉप 3 रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये जो आ रहे हैं ये बिजनेसेस के नेम हैं, ये दिखा रहा है कि ये लोकल बिजनेसेस हैं। अभी मैंने दिल्ली सर्च किया, मतलब मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दी है, तो मैंने कंप्लीट दिल्ली सर्च कर लिया, ठीक है। तो मुझे उसके हिसाब से जो गूगल को ठीक लगता है वो ये दिखा रहा है। तो ये जो 3 बिजनेसेस यहाँ पर टॉप पे आ रहे हैं ये क्या हैं, लोकल बिजनेसेस हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, सेटअप किया हुआ है, अपना गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल है उसको सेटअप किया हुआ है।
अब ये इसके बाद जो नीचे ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये हमारे रेगुलर रिज़ल्ट हैं, जो हमारी वेबसाइट जिसको हम रैंकिंग करवाते हैं ये वो रिज़ल्ट हैं। तो टॉप के अंदर अगर आप कोई लोकल बिजनेस सर्च करते हैं, लोकेशन का नाम डाल के सर्च करते हैं, तो जो टॉप के रिज़ल्ट आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गूगल माई बिजनेस से आते हैं। ये थोड़ा इसका इंटरफेस चेंज हो गया, अभी यहाँ पर बिजनेस का नेम आता है और यहाँ पर साइड में क्या आ रहा है, मैप आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो जो बिजनेस इसका नेम हट जाएगा और सिर्फ मैप रह जाएगा। अभी जैसे इसके अंदर ये स्माइल दिल्ली मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मान लीजिए, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे उसका GMB प्रोफाइल ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है, उसका बिजनेस का नेम आ रहा है, रेटिंग्स आ रही हैं, फ़ोटोज़ आ रही हैं, एड्रेस आ रहा है, ओपनिंग आवर्स, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, क्वेश्चन आंसर, पॉपुलर टाइम, समरी और जो लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, और ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट इन्होंने जो जो पोस्ट डाली हुई हैं वो आ रही हैं यहाँ पे, देन उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आ रहा है, और इस तरह से दूसरे रिजल्ट भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं जब क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर मैं इसको बंद कर देता हूँ। पहले आप एक बार इनकी हम वेबसाइट को देख लेते हैं कि इनकी वेबसाइट क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ देखिए ये इनकी वेबसाइट है, ये है dentalclinicdelhi.com, ठीक है। अब जब मैं इस सर्च रिज़ल्ट में नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए dentalclinicdelhi.com के नाम से एक वेबसाइट भी आ रही है। मतलब क्या हुआ कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो रैंक कर ही रहा है, ठीक है, साथ में आपकी वेबसाइट भी रैंक कर रही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इनको हमें बिल्कुल मैच करवाना होता है ताकि हमारी जो GMB है वो रैंक करे। अभी 1 नंबर पे रैंक कर रही है, इसका कारण क्या है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपने GMB के हिसाब से। तो अगर हम दोनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और सेम डेटा दोनों पे रखते हैं तो गूगल के लिए कन्फर्मेशन होता है कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, ठीक है, और उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी रैंकिंग को वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को लोकल पैक या मैप पैक में रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को भी अपने GMB के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो लोकल SEO की सेटिंग रैंक मैथ के अंदर हम कैसे करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रैंक मैथ पे जाना है और मेक श्योर करिए कि आप डैशबोर्ड के अंदर जाएं, और डैशबोर्ड में जाने के बाद लोकल SEO का जो ये ऑप्शन है इसको आपने ऑन कर लेना है। तो ये टर्न ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आप कहाँ आ जाएंगे, टाइटल एंड मेटा के अंदर लोकल SEO के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर वहाँ से आपने ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है जो मैंने GMB में डाली है। मान लीजिए मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, स्माइल दिल्ली का हमने एग्ज़ाम्पल लिया अगर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बिज़नेस का नेम हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी रैंडम कोई भी नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया। मान लीजिए हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं शाउट एंड राइस, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट क्या नाम हो सकता है, जैसे मैं इसका नाम देता हूँ SNR। अगर इसका नाम रखना हो तो S या D रख सकते हैं, या S दिल्ली रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर शाउट एंड राइस प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन भी आपको वही डिस्क्रिप्शन डालनी है जो आपने अपनी GMB प्रोफाइल में एंटर की है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे, अब मैं इसको बिज़नेस को ओपन करता हूँ एक बार फिर से आपके सामने। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर नीचे फ्रॉम करके एक डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो आप ये वाली डिस्क्रिप्शन वहाँ पे एंटर कर सकते हैं ताकि दोनों प्रोफाइल क्या हो जाए, मैच हो जाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है लोगो। तो यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का लोगो अपलोड करना है। कोशिश करिए यही लोगो जो है आप अपनी GMB की प्रोफाइल में भी यूज़ करें। तो अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी एक बार यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी वेबसाइट का जो URL है, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट है मतलब आपकी वेबसाइट का URL। अब यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ठीक है, दैट कुड बी डिस्प्लेड ऑन सर्च इंजन, जो आप गूगल के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर एक बार info@ और ये एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है। देखिए एड्रेस के अंदर ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल सेम एड्रेस यूज़ करें जो हमने अपनी GMB प्रोफाइल में यूज़ कर रखा है। मान लीजिए ये एड्रेस मैं एक बार यहाँ से उठा ले रहा हूँ, ठीक है,
और इसको मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एंटर कर दे रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल लगभग वही एड्रेस हो जो आपने वहाँ पे एंटर किया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट एग्जैक्टली रीज़न मतलब वही जगह होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये एड्रेस जो दिखाएगा किस तरह से, इस तरह से दिखाएगा। तो ये आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप अपना जो एड्रेस है यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये शॉर्ट कोड बनेगा। जो भी आपने एड्रेस यहाँ पे एंटर किया है उसका शॉर्ट कोड क्या है, दिस वन। तो इसको आप मान लीजिए कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाके वहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे तो आपका ये एड्रेस वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस का टाइप क्या है। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि हम, जैसे मान लीजिए हम डेंटल क्लिनिक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ क्लिनिक। तो मेडिकल क्लिनिक है इसके अंदर, तो मेडिकल क्लिनिक हमने सर्च कर लिया। अब ओपनिंग आवर्स का फॉर्मेट मान लीजिए मैंने यहाँ पे 12 कर लिया। अब देखिए ओपनिंग आवर्स, जब भी आप बिजनेस को यहाँ पे ओपन करेंगे GMB में, तो यहाँ पर आपको आवर्स दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए 10 to 7, 10 to 7, 10 to 7। तो यहाँ पर आप क्या एंटर कर सकते हैं, टाइमिंग जो है 10 to 7, ठीक है। इसी तरह से सेम तो संडे को हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है। तो फ़ोन नंबर भी वही एंटर करें जो कि आपने अपनी GMB प्रोफाइल में एंटर किया। जैसे मान लीजिए इन्होंने ये नंबर एंटर किया हुआ है, तो यही सेम नंबर हमें कहाँ एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। आप एक से ज़्यादा नंबर ऐड कर सकते हैं, बट फिर कोशिश करेगा कि आपने यहाँ पे भी वही नंबर ऐड करें आप, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्राइस रेंज। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो किस रेंज का है। यहाँ पर देखिए $3 का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 से लेके 3 तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा है तो $3 यूज़ करें, और चीपेस्ट है तो $1 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए एडिशनल इन्फो। तो यहाँ पर आपको लीगल नेम इंसर्ट करना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड नेम है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा लीगल नेम के अलावा आप अपनी कंपनी का फाउंडिंग डेट भी एंटर कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करके यहाँ पर लीगल नेम कर लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऐड कर लीजिए, ठीक है। साथ ही इसके अलावा आप अपना और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि वैट नंबर या टैक्स ID नंबर, तो वो सब भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट पेज। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये क्लिक करना है और अबाउट लिखेंगे तो अबाउट अस पेज अगर आपने क्रिएट किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आप क्या करें, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट कर लें और फिर उन दोनों को यहाँ पर अबाउट और कॉन्टैक्ट में लिंक कर दें। गूगल मैप API की। तो जब आप GMB प्रोफाइल पे अपना लिस्टिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है और इसमें जो ट्यूटोरियल दिया है उसके थ्रू आपको API की जनरेट करना है। पर ये कब होगा, जब आपका GMB पे आपका जो वेबसाइट जो आपका जो बिज़नेस है वो लिस्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद है आपका जियो कोऑर्डिनेट्स। जियो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो किसी भी बिज़नेस को जियो कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक हयात रेजिडेंसी ओपन किया, तो आप क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, सबसे ऊपर जो है आपके जियो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इनको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आपने इसको ओपन किया है यहाँ पे, जैसे ये मैंने ओपन किया, तो ये यहाँ पर जो है ये भी आपके क्या हैं, जियो कोऑर्डिनेट्स ही हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप जियो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ मैच करनी चाहिए। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं है, वो रैंक मैथ के प्रो वर्जन में ही हैं। जैसे कि रैंक मैथ के प्रो वर्जन में एक आपको जो लोकल एसईओ का स्कीमा भी मिलता है, वो जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उस स्कीमा का यूज़ करके आप किसी भी इंडिविजुअल पेज पे जाके वहाँ पर स्कीमा को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई पोस्ट ओपन कर ली, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक पोस्ट ओपन है, तो मैंने यहाँ पे रैंक मैथ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्कीमा पे क्लिक किया और यहाँ पर स्कीमा जनरेटर पे जाते हैं, तो यहाँ जो लोकल एसईओ का स्कीमा आपको मिलेगा नहीं। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, वो रैंक मैथ के प्रो वर्जन में मिलेगा। इसके अलावा मल्टीपल लोकेशंस की जो सेटिंग है वो यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है,
लेकिन जब आप रैंक मैथ प्रो इंस्टॉल करेंगे तो मल्टीपल जो लोकेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो रैंक मैथ प्रो में लोकल एसईओ के लिए काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं। अगर आप रैंक मैथ प्रो लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्यों ज़रूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट उन वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हैं, क्योंकि अगर आपका कंटेंट 2000 या 3000 वर्ड्स का है और कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रीड आउट करना चाह रहा है तो उसको वो सेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इस केस में वो क्या करेगा, वो आपके पेज को छोड़कर दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा, यानी आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब है। वो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है जिसके लिए वो आपकी उस पर्टिकुलर पेज पे आया है। अगर वो आपका पेज पूरा भी पढ़ना चाह रहा है तो भी अगर आपने उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके नहीं दिया, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना के दिया, तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करना। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट की इम्पोर्टेंस है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट दिखता कैसा है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिखा है जनरेट प्रेस अल्टरनेटिव के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट रैंक मैथ से नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी समय से अभी तक यूज़ कर रहे हैं इस पर, और जो शिफ्ट है उसमें हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए अभी मैं आपको किसी दिन लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से रैंक मैथ से यूज़ से हम रैंक मैथ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट फॉर नाउ आपको टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि होता क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए जितने भी हमारी इस पेज के अंदर, मान लीजिए ये एक H2 टैग है, ये भी H2 टैग है, ये H2 और ये H3। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर देखिए आप, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, जनरेट प्रेस अल्टरनेटिव ओवरव्यू। तो ये हमारा एक H2 टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग जनरेट प्रेस, ठीक है, तो ये हमारा एक और H2 टैग हो गया। उसके बाद ओशन WP एंड ब्लॉक सी, तो ये हमारा ये भी H2 टैग हो गया। तो ये सारे H2 टैग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद H3 H4 ये टैग्स आ सकते हैं। अब इसी चीज़ को, अभी इसको जो हमने लगाया है वो एक प्लगइन की हेल्प से लगाया है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। बट अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका एक तो प्लगइन बच जाएगा जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा स्मूथ चलेगी, उसके ऊपर जो है लोड कम पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने रैंक मैथ इंस्टॉल कर लिया है तो उसकी हेल्प से आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दूसरी वेबसाइट पर एक पेज ओपन कर लेता हूँ, एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और आपको करना क्या है, आप जहाँ पे भी, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस H1 के बाद, इस इमेज के बाद यहाँ पर जो है टेबल ऑफ कंटेंट लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये साइन लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल। तो जैसे ही टेबल का लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है बन चुका है। यहाँ पर देखिए ये H2 टैग आ रहा है, इसके अंदर मैंने एक H3 टैग डाला हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक H2 टैग डाला हुआ है। तो ये हमारा इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट जो है बन गया है। लेकिन अभी जो है ये बहुत ही बुरा लग रहा है, इसको हम सुधारेंगे, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी हम कवर करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इस टेबल ऑफ कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको या तो आपकी जो थीम के अकॉर्डिंग ऊपर यहाँ पर सेटिंग दिखाई देंगी, या फिर यहाँ बिल्कुल टॉप पे आपको सेटिंग्स दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। अभी मान लीजिए इसके अंदर ये बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको नंबर में चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ बिल्कुल, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो और अगर इसके बाद आप मान लीजिए इसको लेफ़्ट या राइट अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये राइट अलाइन हो गया, यहाँ पर हमारा जो कंटेंट आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको नन कर दे रहे हैं। अब ये जो है ना, ये टेक्स्ट जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो पूरे ब्लॉक की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका जो टाइटल का जो रैपर है, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, ये H2 में आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ भी कर सकते हैं, और आप H3 H4 कोई भी सेटिंग आप इसकी कर सकते हैं। पैराग्राफ करके मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सेटिंग्स हैं, यहाँ पर इसका स्टाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, अभी चेंज हो गया है, ठीक है। और अगर आप लिंक का कलर भी इसके साथ ही क्या हो जा रहा है,
चेंज हो जा रहा है। लिंक का कलर भी हमने क्या कर लिया है, जो चेंज हो गया है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लैक हो गया है, ठीक है। अब अगर आप इसके अराउंड एक बैकग्राउंड, इसके जो इसी टेबल ऑफ कंटेंट पे एक बैकग्राउंड का कलर लगाना चाह रहे हैं कोई, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए एक बार यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर ये सेलेक्ट कर लेते हैं लाइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड भी उसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए और क्या क्या ऑप्शन है। मान लीजिए आपको इसमें ये सेटिंग पे हम आए। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट का जो साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, उसके लिए आप जाएंगे इसी पे और ये देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर मैं लार्ज करता हूँ तो ये साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा लाइन हाइट जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, तो ये जो लाइन हाइट है वो कम हो जा रही है। टेक्स्ट का साइज़ हम मीडियम ही रख लेते हैं। अब इसके अंदर पैडिंग है और मार्जिन है। तो पैडिंग और मार्जिन को आप वेरी करके देख सकते हैं कि इस पर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। पैडिंग बेसिकली अंदर से जो है उसका वो गैप बढ़ा देगी और मार्जिन जो है आउटर से उसका गैप इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये टॉप से है और ये लेफ़्ट राइट से है, इसी तरह से मार्जिन भी ये लेफ़्ट राइट से और टॉप से हो रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स पूरी इसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो है मुझे टेबल ऑफ कंटेंट को ही चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस टेबल ऑफ कंटेंट का जो ब्लॉक है उसकी ग्लोबल सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो ग्लोबल सेटिंग में जाने के लिए आप क्या करेंगे, रैंक मैथ पे जाएंगे। रैंक मैथ पे जाने के बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। ये हम देखिए, ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो टाइटल है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर मुझे इसको चेंज करना है, मान लीजिए मैं इसको करता हूँ TOC, तो नेक्स्ट मैं जो भी ऐड करूँगा टेबल ऑफ कंटेंट, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल आएगा वो TOC आएगा। अभी देखिए इसमें एक और ऑप्शन क्या है, नंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी जो डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट आ रही है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, बुलेट पॉइंट्स जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नंबर्ड भी कर सकते हैं। किसी हेडिंग को मुझे एक्सक्लूड करना है तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको एक पोस्ट के अंदर इसको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पोस्ट ओपन कर ली, टेस्ट पोस्ट, ठीक है। और जब हम इस पोस्ट के अंदर जाएंगे उसी तरह से टेबल लिखता हूँ, तो टेबल लिखने के साथ ही टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ आ गया। और यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, TOC आ रहा है, क्योंकि अब हमने ग्लोबल सेटिंग में इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये जो लिस्ट भी देखिए ये नंबर्ड आ रही है, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे नंबर लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी ये वाला जो है इस सेटिंग, इसके अंदर अगर आपको कुछ और चेंज करना है, मान लीजिए इसके अंदर ये जो फर्स्ट लिंक है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसके लिए पहले आपको समझना होगा। पहले हम इसको अपडेट करने के बाद इसको लाइव देख लेते हैं कि है क्या ये। तो अब ये पोस्ट जो है अपडेट हो चुकी है, इस पोस्ट को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इस पोस्ट को यहाँ से ओपन किया, अब यहाँ पर देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारा ये इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। ये थोड़ा लेफ़्ट में चला गया, इसको हम सेंटर लाइन कर लेंगे। लेकिन इसमें जो एक चीज़ समझने वाली है वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं अब उस पेज के उस सेक्शन पे चला जाऊँगा जो वहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे जो साइंस काम कर रही है वो क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि ये आपका ये जो वो टेक्स्ट था जिस पे हमने क्लिक किया था, तो अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ मिल रहा है हैश के बाद, इसको बोलते हैं एंकर लिंक या HTML एंकर, ठीक है। अब यही HTML एंकर जो है आपको, ठीक है, ये देख लीजिए, अभी यही जो सेम HTML एंकर है आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक दिखेगा, उसके बाद आपको एडवांस में जाना है और HTML एंकर में भी आपको वही चीज़ दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है कि आप ये काम मैनुअली भी कर सकते थे। मैनुअली करने के लिए आपको करना क्या था, आपको सिंपली ये मान लीजिए इस टेक्स्ट पे मैं वो एंकर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाऊँगा और यहाँ पर हम लिंक क्लिक करेंगे और ये वही जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ और इस पेज को क्या कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अभी मैंने यहाँ पे लगाया था, है ना। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए मैं यहाँ पे जाके आ जा रहा हूँ अपने आप से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अपने आप से यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो मैनुअली भी बना सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। काफ़ी सारे हमारे पास H2, H3, H4 होते हैं, इसीलिए हमें
डिफ़ॉल्ट जो है टेबल ऑफ कंटेंट बना लेना होता है। बट क्या है कि मान लीजिए कहीं पर आप इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आप कुछ एंकर चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं पूरा का पूरा एंकर नहीं लगाना चाह रहा, तो मैं सिर्फ इस पार्ट को भी वहाँ पे रख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है, और सिर्फ इसको ही HTML एंकर रखता हूँ। और यहाँ पे जाके हम क्या करने वाले हैं, इसको भी डिलीट कर देने वाले हैं। और फिर इसको हम क्या कर देने वाले हैं, ओके कर देने वाले हैं। फिर इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं। अब हमें कहाँ चेक करना है, यहाँ पे जाके चेक करना है। मैंने फिर से क्लिक किया, देखिए हम यहाँ पे आ जा रहे हैं क्योंकि हमने खुद से एंकर चेंज किया है। तो जो भी एंकर होगा वो वहाँ पे जाएगा, इस टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी HTML जो है एंकर रख सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग को चेंज किया है। कहने का मतलब मैंने इसके अंदर ये बैकग्राउंड बनाया है या फिर ये टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज किया है। वो सब हमने यहाँ पर कलर्स में और ये लाइन हाइट वगैरह चेंज करके जो है हमने चेंज किया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको रीयूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप नया क्रिएट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको बार बार वही सेटिंग्स ना करनी पड़े, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसको रीयूजेबल बना लेना है। तो कुछ थीम्स के अंदर ये क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक के नाम से होगा, लेकिन इस थीम के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं को दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पैटर्न का, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिएट पैटर्न पे क्लिक करना है। इसको एक नाम दे देना है TOC, और इसको भी हम क्या नाम दे देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। और इसके बाद आपको इसको क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। तो अब ये टेबल ऑफ कंटेंट का आपका क्या बन चुका है, एक रीयूजेबल ब्लॉक बन चुका है जिसका नाम क्या है, TOC। तो अब मैं एक अलग पोस्ट के अंदर इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक पोस्ट है, ये थोड़ा इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए ये पोस्ट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको वो एंटर कर, ये एक डमी पोस्ट है, इसकी फॉर्मेटिंग में मत जाइए एक बार। अभी हम सिर्फ जो ब्लॉक हमने रीयूजेबल बनाया है उसको यूज़ करके देखना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और फिर आपको ब्राउज़ ऑल पे क्लिक कर देना है। जब ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लॉक पैटर्न या मीडिया मिल जाएगा। दूसरी थीम्स में हो सकता है इसका नाम रीयूजेबल ब्लॉक के नाम से हो। तो पैटर्न में जाना है। अब उसकी कैटेगरी जो है वो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट रखी थी, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको TOC मिल जाएगा, जिसका नाम हमने क्या रखा था, TOC। तो अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, इसने सारे H2s उठा लिए हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग देखिए बिल्कुल सिमिलर है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। एक बार उसकी फॉर्मेटिंग क्रिएट करने के बाद आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको टेबल ऑफ कंटेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी ना सिर्फ इम्पोर्टेंस यूज़र के लिए है बल्कि ये रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो आपने यहाँ पर H2 हेडिंग्स और ये H3 हेडिंग्स डाली है ना, ये डायरेक्टली आपको आपकी जो है रैंक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की WooCommerce सेटिंग के बारे में। इसे WooCommerce या WooCommerce कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए। तो उस सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली WooCommerce की जो सेटिंग्स हैं वो काफ़ी वास्ट हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एक पूरा स्टोर सेटअप करना पड़ता है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी सेटिंग्स करते हैं। बट बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक डमी प्रोडक्ट ऐड किया है जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से आप WooCommerce की जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे जाना है और मेक श्योर करिए कि आप WooCommerce का जो ये ब्लॉक है इसके अंदर इसको जो है आप टर्न ऑन कर दें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने WooCommerce का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो ये सेटिंग का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा। तो मैंने इसको जो है इनेबल कर दिया है। अब जो है हम इसकी सेटिंग्स पे जाने वाले हैं। तो मैंने WooCommerce की जो बेसिक सेटिंग्स है उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रिमूव बेस का। अब पहले हम WooCommerce में किस तरह से आपके जो प्रोडक्ट ऐड होते हैं और आपका जो URL का स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि बेस क्या है या कैटेगरी क्या है या पेरेंट जो स्लग है वो क्या है। तो उसके लिए मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ सेटिंग में और परमालिंक्स में। तो परमालिंक्स में मैंने क्लिक किया तो ये टैब मेरे पास मैंने यहाँ पर जो है ओपन कर ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो परमालिंक स्ट्रक्चर है, ये जो वर्डप्रेस के अंदर हम
पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं ये उसके लिए है। तो जब आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास नीचे ये वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट परमालिंक है, यानी कि वूकॉमर्स पे हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद उसका जो यूआरएल है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है वो सब सेटिंग्स हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए डिफ़ॉल्ट है। अभी यहाँ पर समझ लीजिए ये आपकी वेबसाइट का नेम आ गया, देन उसके अंदर प्रोडक्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा पहले से ही। इसको हम अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हर जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें प्रोडक्ट तो होगा ही होगा और फिर उस प्रोडक्ट का नाम होगा। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डमी प्रोडक्ट जो है वो ऐड किया है, तो मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स भी ओपन कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन है ऑल प्रोडक्ट का, ये वूकॉमर्स में प्रोडक्ट्स के नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड किया था। अब इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए शाउट एंड राइस प्रोडक्ट एंड देन उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल यूआरएल होना चाहिए। यहाँ पर जो है कैलविनेटर 001 ये उस प्रोडक्ट का यूआरएल है। तो अभी यहाँ पर परमालिंक में क्या बोल रहा है, ये प्रोडक्ट आना चाहिए और फिर सैम्पल प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो नेम आना चाहिए। तो ये नेम है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट की जगह पे शॉप भी रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप शॉप के साथ साथ प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो भी रख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कैलविनेटर 001 आ रहा है, तो मैंने ये कैलविनेटर जो है रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी में ऐड किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी में। तो वो भी अगर आप दिखाना चाहते हैं साथ में, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बट अभी हमारा कस्टम बेस सेलेक्ट है और कस्टम बेस के अंदर भी प्रोडक्ट पहले से सेलेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, प्रोडक्ट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इतना समझ लीजिए, अभी आगे करेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। तो ये जो हमारी सेटिंग है इसके अंदर हमें क्या बोला जा रहा है, रिमूव बेस। बेस को अगर हटाना है, ठीक है, तो बेस होता क्या है, बेसिकली बेस का मतलब है शॉप या प्रोडक्ट नाम के जो प्रीफिक्स बाय डिफॉल्ट आपके इसके अंदर आ जाते हैं उनको हमने बेस बोला है। तो इसको मैं आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है या शॉप बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अंदर मैंने एक कैटेगरी बनाई है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस कैटेगरी के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्लोथिंग नाम से एक कैटेगरी बनाई है, उसमें मैंने एक सब कैटेगरी बनाई है मेंस वियर, और फिर मैंने वहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड किया है शर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने शर्ट्स ऐड लिख दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए शर्ट है कोई भी, ठीक है, ये कोई भी ये सब कैटेगरी है, सॉरी, शर्ट्स की। उसके बाद एक प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने पीटर इंग्लैंड ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट क्या ऐड किया हुआ है, पीटर इंग्लैंड की एक शर्ट है जिसका नंबर भी मैंने क्या लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा वूकॉमर्स की सेटिंग में ये बेस को हटाने की बात कर रहा है शॉप या प्रोडक्ट को, तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ से आपका शॉप और प्रोडक्ट उठ जाएगा, बाकी जो यूआरएल है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मान लीजिए पहले क्या था, प्रोडक्ट एसेसरीज एक्शन फिगर एक्मे, ये पूरा था। ठीक है, तो अब जब हम बेस को हटाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट हट जाएगा और बाकी का यूआरएल रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये प्रोडक्ट उठ जाएगा, abc.com/electronics रेफ्रिजरेटर और कैलकुलेटर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिमूव कैटेगरी बेस। अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कैटेगरी बेस को हटाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप हटा सकते हैं। अब प्रोडक्ट कैटेगरी को समझना कैसे ज़रूरी है, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम परमालिंक की उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जब आपने कोई भी कैटेगरी ऐड की तो उस कैटेगरी के आगे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कैटेगरी ऐड की थी, उसके अंदर एक सब कैटेगरी रेफ्रिजरेटर ऐड किया है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के यूआरएल को जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा आ रहा है और उसके बाद उस कैटेगरी का नाम लिखा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसी तरह से मैं इस सब कैटेगरी को भी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सब कैटेगरी का नेम। अब यहाँ पर आप समझिए ये क्या कह रहा है, इसकी जो सेटिंग्स हैं हमारे पास उसमें कह रहा है कि अगर आप कैटेगरी यूआरएल को हटाना चाह रहे हैं, ये कैटेगरी के अंदर की बात कर रहे हैं हम,
तो आप कैटेगरी यूआरएल को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको हटाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपका ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा यूआरएल क्या बन जाएगा कैटेगरी के अंदर, ये कैटेगरी हट जाएगी और क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डैश रेफ्रिजरेटर। तो इसको मैं आपको लाइव ही करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिमूव कैटेगरी बेस को सिलेक्ट कर लिया, इसको सेव किया, ठीक है। जब सेव करेंगे और प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके फिर से मैं उस कैटेगरी को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए अब क्या आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो वर्ड लिखा हुआ था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है रिमूव पेरेंट स्लग। अब पेरेंट स्लग क्या होता है, जो प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा आ रहा है बाय डिफॉल्ट, उसके बाद जो कैटेगरी का नेम आ रहा है उसको कैसे हटाना है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मेरे पास ये एक सब कैटेगरी थी, इसको मैंने ओपन किया तो ये हमारे पास सब कैटेगरी ओपन होगी। अभी यहाँ देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी है, देन मेन कैटेगरी है, देन उसमें सब कैटेगरी है। तो अगर इसको हटाना है इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट स्लग वाला। तो मैंने इसको ओके किया, सेव किया। अब यहाँ देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी और उसके अंदर फिर रेफ्रिजरेटर्स, जबकि पहले हमारा क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, बेसिकली इसने जो हमारा जो मेन कैटेगरी था उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसमें रिमूव जनरेटर टैग। तो ये टैग क्यों हटाना जरूरी है, इससे आपका जो वूकॉमर्स का जो वर्जन है वो हट जाएगा। तो अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑन होगा, अगर ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ऑन करने के बाद जो ये जनरेटर टैग है वो रिमूव हो जाएगा। इसको एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जनरेटर टैग कहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको वेबसाइट को ओपन करना है और इसका व्यू सोर्स ओपन कर लीजिएगा। व्यू सोर्स ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जनरेटर लिखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ वूकॉमर्स का जो वर्जन है वो भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको ऑन कर देंगे तो वूकॉमर्स का जो जनरेटर टैग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब हम एक बार फिर से जनरेटर लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए वूकॉमर्स का जो वर्जन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के लिए है मेनली। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिमूव मार्कअप स्कीमा ऑन आर्काइव पेजेस। तो ये भी रिकमेंड करता है कि जो शॉप आर्काइव के जो पेजेस हैं उनके ऊपर से आप इसको हटा सकते हैं। ब्रांड के अंदर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट टाइप या प्रोडक्ट विजिबिलिटी। तो ब्रांड टाइप अगर आप दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग ब्रांड हैं, तो उनके ऊपर वो अब किस बेसिस उसको आप टैक्सोनॉमीज़ में ऐड करना चाह रहे हैं एक तो, और उस टैक्सोनॉमीज़ का जो स्कीमा है उसको भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का टाइप लेना है, उसकी विजिबिलिटी लेनी है, कैटेगरी लेना है या फिर टैग लेना है। मतलब हमें एक टैक्सोनॉमी ऐड करनी है। जैसे टैक्सोनॉमीज़ क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं और टैग्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी एक और टैक्सोनॉमी हम ऐड कर रहे हैं स्कीमा के अंदर, जो आपका प्रोडक्ट का टाइप हो सकता है या उसकी कैटेगरी या फिर उसका टैग या फिर उसकी विजिबिलिटी भी हो सकती है। तो मैं प्रोडक्ट टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेव चेंजेस कर दे रहा हूँ। तो इतना करने के बाद ये आपकी बेसिक जो वूकॉमर्स की जो सेटिंग है वो हो चुकी है। अब इसके अंदर समझना क्या ज़रूरी है, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये, अब जब भी आप कोई भी वूकॉमर्स स्टोर अगर आप सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आप क्या डिसाइड करेंगे कि वो किस कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वूकॉमर्स का लेक्चर नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसको करना हुआ तो आप कैसे ऐड करेंगे, वूकॉमर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। ये कैटेगरीज डिफरेंट हैं वर्डप्रेस की कैटेगरीज से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज ऐड की और फिर मैंने यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स में गया। जब मैं या ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नया प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट के अंदर भी वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग है जो रैंक मैथ से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे ये मैंने एक डेमो प्रोडक्ट ऐड किया था, ठीक है, जिसका नाम मैंने, मान लीजिए मैंने फ्रिज है उसको मैंने 001 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिक डिटेल इसकी फिल कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली क्या है, वो है आपका ये रैंक मैथ का जो स्कीमा है। यहाँ पर देखिए वूकॉमर्स प्रोडक्ट स्कीमा ये आपका आना चाहिए।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना रैंक इमेज ओपन करेंगे और टाइटल एंड मेटा में जाएंगे। टाइटल एंड मेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट टाइप में ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स। ये जब हमने ये वाला सेक्शन कवर किया था, आप प्लेलिस्ट में ऊपर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट का ये जो ऑप्शन था उस टाइम डिसेबल था क्योंकि हमारे पास वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं था। तो अब यहाँ पर आपको क्या मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर स्कीमा टाइप वूकॉमर्स प्रोडक्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी सेटिंग्स हम कवर करते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि वूकॉमर्स प्रोडक्ट क्या है, ऑन होना चाहिए। तो जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर आपका वूकॉमर्स प्रोडक्ट का स्कीमा भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सिंगल प्रोडक्ट का टाइटल। ये ग्लोबल सेटिंग है बेसिकली, आपको इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप मेनली आप क्या करेंगे, जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट का जो यहाँ पर मेटा है, एडिट स्निपेट में जाके उसको ही एडिट करेंगे। ये हमारा जो स्टोर सेटअप करने का तरीका है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 1000 प्रोडक्ट्स करने हैं और 1 या 2 दिन में करना है, तो उस केस में आप इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का मेटा तो नहीं एडिट कर सकते। तो उस केस में आप यहाँ पर जो ये सेटिंग है, यहाँ पर जाकर एक ग्लोबल मेटा सेट कर सकते हैं। ग्लोबल एसईओ जो टाइटल है वो आ जाएगा, यानी अब आपको इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट पे जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, सेपरेटर आ रहा है, साइट का नेम आ रहा है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट था, ये हमारा प्रोडक्ट, मैंने इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल प्रोडक्ट का पेज है जहाँ पर आप बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम जब मैं ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कैल्विनेटर 001 सेपरेटर साइट का नेम। ठीक है, तो ये कैल्विनेटर 001 क्या था, ये इसका टाइटल है। तो यहाँ पर देखिए आप टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, देन सेपरेटर आ रहा है और फिर साइट का नेम लिखा आ रहा है। तो अगर हमें पूरी साइट के लिए कुछ सेटअप करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि बाय, ठीक है, फ्रॉम, या हमारी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ बाय फ्रॉम। ठीक है, अब उसके बाद टाइटल आ जाएगा बाय फ्रॉम शाउट एंड राइस, क्या वो जो प्रोडक्ट का नेम है, सेपरेटर, और यहाँ पर जो साइट नेम है इसको हम हटा सकते हैं, सेपरेटर भी हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइट नेम की बजाय हम लिख सकते हैं एट चीपर रेट्स या एट 20% ऑफ। तो अब आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा अभी टाइटल क्या बनेगा, बाय फ्रॉम शाउट एंड राइस, देन उसका टाइटल, जैसे यहाँ पर क्या आएगा हमारा कैल्विनेटर 001, बाय फ्रॉम शाउट एंड राइस, कैल्विनेटर 001 सेपरेटर, एंड देन एट 20% ऑफ। ये दोनों चीज़ें फिक्स रहने वाली हैं। ये चीज़ें हैं, ये आपकी, ये टाइटल जो है बेसिकली यही आपका जो है प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होने वाला है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन, ये भी आप सभी के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसी रखेंगे जो हर एक के लिए वैल्यूएबल हो। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये इनका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, आपको देखना रहेगा कि आप किसका बेटर यूज़ करके ऐसी कोई कॉमन टाइटल या डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं जो हर प्रोडक्ट के लिए वैलिड हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसके साथ देख सकते हैं कि क्या है जो सभी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब चेंज होएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट लिखा है तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो ही एक्सपर्ट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट आर्काइव टाइटल। अब जो उस प्रोडक्ट की आर्काइव है, आर्काइव बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये रेफ्रिजरेटर्स था तो ये इसका आर्काइव है। ये रेफ्रिजरेटर की जो कैटेगरी है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, सब कैटेगरी रेफ्रिजरेटर है, तो उसके वो जो आर्काइव है उसका बेसिकली टाइटल क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर आर्काइव्स और फिर सेपरेटर एंड शाउट एंड राइस, तो वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। देन फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, कॉमन डिस्क्रिप्शन, वो लिख सकते हैं। स्कीमा टाइप मैंने बोला यहाँ पे ऑन रखना है, इसको मत छेड़िएगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ही है। ठीक है, लिंक सजेशन टाइटल, तो लिंक सजेशन टाइटल का मतलब क्या है, जब भी आप कहीं पे लिंक सेटअप करेंगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आएगा वो आपके पोस्ट टाइटल के बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पर आप फोकस कीवर्ड के बेसिस पे भी कर सकते हैं और टाइटल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। प्राइमरी टैक्सोनॉमी जो क्या है, वो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, टैग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन टैक्सोनॉमी है। थंबनेल,
ये वही है कि मान लीजिए कोई पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप यहाँ पर एक फिक्स इमेज जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ये स्लैक शेयरिंग इसको ऑफ रख सकते हैं, इसको ऑन रखें। बल्क एडिटिंग इनेबल है, कस्टम फील्ड इसको ऑन रख दें और इसको फिर सेव चेंजेस कर लेते हैं हम। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये हमने हमारे जो प्रोडक्ट की जो सेटिंग है वो कर ली। जब वूकॉमर्स करेंगे तभी ये सेटिंग आएगी। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट टैग्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी तभी इनेबल होगा जब वूकॉमर्स आपने सेटअप किया होगा। तो इनके अंदर कोई भी जो है आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा और इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा। तो ये वूकॉमर्स की सेटिंग थी। थोड़ा हो सकता है कि मैंने जल्दी में बताया हो, तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।